कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। भारत की ग्रामीण आबादी लगभग 70% है। भारत के शहरों का तो विकास हुआ है, लेकिन गांव में विकास दर काफी धीमी रही है। हमारे विशाल देश में कई ग्रामीण समुदाय तुलनात्मक दृष्टि से गरीबी में जीते हैं। गांव में स्कूल, अस्पताल और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भारत के वास्तविक विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास जरूरी है और इस परिवर्तन को लाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा सकती है। इस फिल्म में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनमें विज्ञान के जरिए ग्रामीण भारत की जिंदगी और जीवन शैली में सुधार लाया जा सकता है। विज्ञान में हर समय उच्च स्तरीय अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती। साधारण से आविष्कार भी जीवन में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए हम तेलंगाना से गुजरात और पंजाब से महाराष्ट्र तक पूरे देश की यात्रा करेंगे ताकि हम ये जान सके कि किस प्रकार विज्ञान सबके लिए जरूरी है और ये किस प्रकार पूरे देश को आपस में जोड़ सकता है। हम अपनी यात्रा देश के एक शुष्क क्षेत्र तेलंगाना के नलगोंडा से करते हैं, जहां जीवन की मूलभूत आवश्यकता यानी पानी के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। दूषित पानी पीने के कारण यहां कई लोगों की हड्डियों में भयानक विकृति आ गई है। सवाल यह है कि जीवन का आधार पानी ऐसी विकृति कैसे ला सकता है? इसका जवाब है फ्लोराइड। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई लोग फ्लोरोसिस नामक खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं। इसे पीने से दांतों की समस्या पैदा होती है, जबकि लंबे समय तक इसका सेवन करने से हड्डियों में विकार पैदा हो जाता है। ఏం బాధలు అంటే నీళ్ళ గురించి నీళ్లు తాగితే ఈ కాళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ గుంజుతాయి, పండ్లు పుచ్చిపోతాయి। आखिर इस क्षेत्र में पानी इतना खराब क्यों है? कुछ जानकारों का मानना है कि फ्लोरोसिस का मूल कारण इस क्षेत्र में बोरवेल का अत्यधिक इस्तेमाल है। पहले इस जिले में पानी का मुख्य स्रोत कुएं या झील हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में लोगों ने बोरवेल की खुदाई करना आरंभ कर दिया। ये खुदाई जमीन के भीतर उस स्तर तक जाती है जहां फ्लोरीन की मात्रा अधिक है और ये जिला देश में सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में एक है। మాది మొత్తం ఫ్లోరింగ్ గురించి మోకాళ్ళ నొప్పులు, ఈ నడుము నొప్పులు, ఈ పండ్లకు కందులు వస్తాము, ఈ పండ్లు పుచ్చులు పోతాం, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కువ మాకు। దాని గురించి అబ్బాయికి అట్లా అయింది, ఆ ఫ్లోరింగ్ గురించి। మొదటి సందే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇది దాగినాక కొద్ది రోజులు నడిచినాయి, అది ఏమంతా దాగలే మేము, మొదటి సందే ఇవి। इस समस्या के निदान के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने कम लागत पर भूजल से फ्लोरीन हटाने का संयंत्र विकसित किया है। यह संयंत्र पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस विधि का इस्तेमाल करता है ताकि इसे इंसानों के पीने लायक बनाया जा सके। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है? इसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती है
अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यही रामन प्रभाव का सिद्धांत पूरी दुनिया में अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार बना। इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 एक बार फिर अपनी तमाम गतिविधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मनाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में इस बार थीम के अनुरूप गतिविधियों के साथ वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अवसर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीएसटी के फ्लैगशिप कार्यक्रम इंस्पायर का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 नमन करता है उन तमाम वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों को जिन्होंने हमें विश्व के विज्ञान समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सम्मान करता है उन वैज्ञानिकों और युवा अनुसंधानकर्ताओं का जो देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के साथ ही नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को याद करने का अवसर है। समस्त वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा का अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यही रामन प्रभाव का सिद्धांत पूरी दुनिया में अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार बना। इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 एक बार फिर अपनी तमाम गतिविधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मनाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में इस बार थीम के अनुरूप गतिविधियों के साथ वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं और विज्ञान संचारकों को उनकी पिछले साल की उपलब्धियों और योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अवसर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीएसटी के फ्लैगशिप कार्यक्रम इंस्पायर का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022
नमन करता है उन तमाम वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों को जिन्होंने हमें विश्व के विज्ञान समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सम्मान करता है उन वैज्ञानिकों और युवा अनुसंधानकर्ताओं का जो देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के साथ ही नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को याद करने का अवसर है। समस्त वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा का अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यही रामन प्रभाव का सिद्धांत पूरी दुनिया में अनगिनत वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार बना। इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 एक बार फिर अपनी तमाम गतिविधियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण के साथ मनाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी आयोजन में इस बार थीम के अनुरूप गतिविधियों के साथ वैज्ञानिकों, युवा शोधकर्ताओं और विज्ञान संचारकों को उनकी पिछले साल की उपलब्धियों और योगदान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अवसर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह डीएसटी के फ्लैगशिप कार्यक्रम इंस्पायर का मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके अलावा इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम बिल्डिंग एआई रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 नमन करता है उन तमाम वैज्ञानिकों और उनकी उपलब्धियों को जिन्होंने हमें विश्व के विज्ञान समृद्ध राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया है। सम्मान करता है उन वैज्ञानिकों और युवा अनुसंधानकर्ताओं का जो देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के साथ ही नए भारत के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है। विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को याद करने का अवसर है। समस्त वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिभा का अभिनंदन कर वैज्ञानिक विकास की प्रतिबद्धता को दोहराने का। 28 फरवरी 1928 वो दिन जिसने भारतीय विज्ञान को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिला दी। इसी दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने अपनी खोज से कणों की आणविक और परमाणविक संरचना को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी इस खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जिससे पानी के अणु तो गुजर सकते हैं, लेकिन दूषित पदार्थ जैसे लवण और जीवाणु आदि नहीं गुजर सकते। रिवर्स ऑस्मोसिस की झिल्ली से होकर पानी के गुजरने के लिए उसमें दबाव डाला जाता है, जिससे पानी तो गुजर जाता है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं गुजर पाते। ये परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इस तकनीक में एक ही बार में सभी अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता है। इसका दूसरा फायदा है इसकी कम लागत।
जिसमें प्रति लीटर पानी शुद्ध करने में 7 पैसे से भी कम लागत आती है। These plants have served a purpose like providing safe water for a period of 5 to 10 years. Most of them have been running for 5 to 10 years, and by the time the piped water has reached to remote villages, these plants have been able to intermittently provide the safe drinking water to the local population. IICT की टीम ने तकरीबन 50 गांवों का दौरा किया, जहां संयंत्र लगा। सुप्रभात देवी और सज्जनों, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के समापन और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पावन अवसर पर मैं मानवर्धन कंठ आप सभी गणमान्यों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उत्सव मनाया जाता है। 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी को सर सीवी रामन ने प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी अपनी खोज की घोषणा की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना है, साथ ही जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत अभिगम। नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न सर सीवी रामन का पुण्य स्मरण करते हुए मंचासीन सभी गणमान्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन जी। हमारे बीच उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी, CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे जी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन जी और ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी। आप सबसे निवेदन है कि ऐसी ही तालियों की अनुगूंज हॉल में बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियां सभी माननीय गणमान्यों के लिए। दीप हमारी सभ्यता और संस्कृति की अलौकिकता का प्रतीक है। प्रत्येक मांगलिक कार्य के पूर्व दीप प्रज्वलन की अनूठी परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। मैं सभी गणमान्यों से सविनय निवेदन करूंगा कि दीप की इस रीति को आदर देते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, क्योंकि माननीय मंत्री जी थोड़ा विलंब से हम सबके बीच पधारेंगे, लेकिन उनका आशीष सदैव हमारे साथ रहा है और उनकी अनुमति से ही हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। माननीय गणमान्य, आप सबसे निवेदन है मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। आप सभी गणमान्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के प्रमुख और सलाहकार डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत कर हम सबको कृतार्थ करें।
आदरणीय डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा जी, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। इसको चार्जिंग के लिए लगाने का जुगाड़ है कहीं पे? गुड मॉर्निंग है ना सर। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर के विजय राघवन जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर जी, सेक्रेटरी डीएसटी, डॉक्टर शेखर पांडे जी, सेक्रेटरी डीएसआईआर एंड डीजीसीएसआईआर, डॉक्टर एम रविचंद्रन जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, Dr. Balram Bhargava ji, Secretary, Department of Health Research, Dr. Anurag Agarwal ji, National Science Day Speaker and Director IGIP, my learned colleagues from DST, DVT, Earth Sciences, DSIR, CSIR, Office of Principal Scientific Advisor, Vigyan Prasad. The central attraction of this event, awardees of NSD and their families, media persons, ladies and gentlemen. I really feel honored and privileged to get an opportunity to welcome you all on National Science Day 2022. This is indeed a This is indeed a tribute to the legendary Professor C.V. Raman, a champion of Indian scientific excellence. We celebrate the day with a theme dedicated to the nation, integrated approach in S&T for sustainable future. Government of India designated 28th February as National Science Day in 1986. On this day, Sir C.V. Raman announced the discovery of the Raman effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1930. To commemorate this historic and memorable day, theme-based science communication activities are also carried out all over the country. It's indeed a proud and a unique moment for us, as National Science Day this year also marks the culmination of National Science Week on the theme Vigyan, Sarvatra, Pujyate. That is, science is revered everywhere. I would also like to take this opportunity to congratulate you all on this historic first-time observance of Azadi Ka Amrit Mahotsav by the nation. On this occasion, we recall the immortal heroes of science who united us and helped us become worldwide connected and renowned in the field of science. This, in turn, immensely enhanced the spirit of our independence movement and instilled a sense of self-reliance and self-sufficiency. I extend my warm greetings to you all. I am delighted on continuation of this memorable legacy since 1987, when NCSTC DST conceptualized and initiated the celebrations of the NSD function. The mandate of the NCSTC DST has aided us in achieving the goal of instilling a scientific temper among the masses as enshrined in the Indian Constitution. In fact, NCSTC DST builds on the tradition by establishing creative and cross-disciplinary processes, mechanisms, field models, platforms, and research efforts in science communication and population since then. And confer the awards indebted upon the to selected Honorable awardees. Minister, sir, I am and sure express my the NSD sincere team thanks dedicated for to his the nation acceptance to by your grace kind this self function and your today message and today confer the shall awards go a long upon the way selected to awardees. raise public I am sure awareness, the NSD team understanding and dedicated to the scientific nation thinking by for your India kind to self become and future your ready message and today sustainable shall go a with long way integrated to approach raise and public applications of awareness, science and technology. understanding, and scientific Integration thinking in S&T for India to approach become will also future-ready impact, and will also sustainable impart with integrated Gati approach Shakti and applications of science and technology. Integration in S&T approach will also impart Gati Shakti in enhancing and sustaining the high growth of the economy
crucial for making India Atmanirbhar over the long run. It is our immense pleasure today to have with us Dr. Anurag Agarwal, the National Science Day speaker, on the NSD theme, Integrated Approach in S&T for Sustainable Future. We look forward to you, sir, for significant insights from your address towards sustainable future and benefits to the country. My sincere gratitude is also due to our Secretary, Dr. S. Chandrasekhar, sir, known for his scientific excellence and dedication to the cause of science. We are celebrating the event under his profound guidance, vision and leadership, encouragement and a stimulating environment. I would like to congratulate here all the awardees and extend a warm welcome to them from the core of my heart. I would also take the opportunity to welcome other esteemed guests who have come here despite their busy schedule. I'm equally thankful to varied stakeholders from different parts of the country for being with us for this historic event. I'm delighted to have my colleague from Vigyan Prasar, Dr. Nakul Parashar, Director Vigyan Prasar, and his team joining us with their excellent cooperation and support. And that's how we are here. We are enthused and able to celebrate this mega event. Happy Science Day. Thank you, one and all. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण अरोरा जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्सव है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में देश की समृद्ध विरासत को सहेजने का। इस वैज्ञानिक विरासत को समादर देने के लिए अब मैं निवेदन करता हूं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी से कि वे अपने मूल्यवान विचारों से हम सबको कृतार्थ करें, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। Greetings to all of you on our festival. Also, I would like to greet all the friends who are joining live with us today and celebrating this festival of us. I also would like to welcome our minister who will be joining us very soon. Greetings to all the friends on the dais. Greetings to Principal Scientific Advisor. It's a proud moment for all of us to be part of this important event while we are celebrating India's Science Day. Science, technology, and innovation are essential pillars, and we are proud that we are part of these pillars. Now, at this momentous 75th year, it's the time not only to do a introspection, but also how we are going to plan our future. And this 1 week has given us ample time to debate among all of us to see what is the future of Indian science and technology and how we are going to march towards the 100th year. We know the trajectory of Indian science has been outstanding, and in the last several years, our global rankings have gone up, including in the publications, in patents, in commercialization, number of unicorn companies, and all this has been because of the science and technology interventions. Our government has a goal to further accelerate the pace of discovery, diffusion, and delivery of science-led solutions. The theme for National Science Day 22, as we all know, has been chosen as integrated approach in science and technology for sustainable future. While we are looking for a sustainable future, I think this integrated approach of taking all of us and travel together as one team make this happen. The theme is going to guide us to meet several global and national challenges with the spirit. Ministry of Science and Technology and Earth Sciences cover a very large canvas of R&D from deep ocean to mysteries of universe. Our range encompasses grassroots innovations to top class of scientists. Our activities impact right from a farmer in a remote corner of the country to sophisticated industries such as space. In order to cater such a large canvas of stakeholders, we need to make adequate and sustained investments in scientific research, innovation, and technology development and their effective outreach, which we are doing effectively. This shall build strong comparative advantages which can be leveraged to focus on sectors such as health sector, business, professional services, agriculture, and other things.
Science technology has a critical role to play in creating a roadmap to Atmanirbhar Bharat, which is ready for a sustainable future. India as a nation had to rise above the recent unprecedented crisis caused by the pandemic. While the war in the European part is really troubling all of us, hopefully we overcome a man-created pandemic very soon. Development and deployment of indigenous vaccines for COVID has been a hallmark of Indian science and technology contributions. To realize the dream of a sustainable and inclusive growth, it's imperative to make sustained efforts in science popularization, which Vigyan Prasar has been doing very, very effectively. I also congratulate all the winners of various competitions our ministry has been doing. Empowering youth is one important activity our ministry is doing, and I'm glad that many youth are participating in this important event. For our sustainable future, all scientific ministries must work together to instill, nurture, and unleash the scientific temper. Our Honorable Minister has been spearheading the unity of all the science secretaries to make sure that we all work what we want to achieve. This will be a true testament to our dedication to Sir C.V. Raman's spirit of scientific temperament he has inculcated in all of us. This reinforces Vigyan's status as Sarvatra Pujyate. Once again, I invite all of you for this celebration. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक अवसर है भारतीय वैज्ञानिकों की उन उपलब्धियों को स्मरण करने का जिन्होंने विश्व स्तर पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया। आदरणीय डॉक्टर शेखर मांडी जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आकर अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें और आप सबसे तालियां निवेदित करूंगा। धन्यवाद मान्यवर्धन जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर विजय राघवन जी, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। मंचासीन मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, आज के मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के, और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर। जैसे कि हम लोग हर साल विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, आपको बताया गया कि इसको सीवी रमन की जो एक नई खोज थी, उन्होंने इसी दिन 1928 में इसकी घोषणा की थी अपनी खोज के बारे में, जिसे हम लोग आजकल सीवी रामन इफेक्ट करके इसे जानते हैं। मुझे कहानी याद आ रही है 1930 की, जब सीवी रामन साहब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक समारोह गए थे, और उस वक्त किसी ने आके सीवी रमन साहब के कान में कहा कि आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके एक दोस्त है प्रमुख जो भारत में हैं, उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं भेजी है। और इंसिडेंटली आजकल आपके दोस्त हमारे जेल में हैं। और उस वक्त सीवी रमन साहब को याद आया, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा जहां बैठे हुए थे इस समारोह में, कि उनके पीछे में ब्रिटेन का यूनियन जैक लगा था, भारत का तिरंगा नहीं लगा था। और उस वक्त सीवी रामन अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। ये कहानी मुझे इसलिए याद आ रही है कि जो कि आज हम 75 वर्ष मना रहे हैं हमारे आज़ादी के, हम लोग कई अक्सर बार भूल जाते हैं कि आज़ादी के संग्राम में वैज्ञानिकों की भी एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है। और काफ़ी सारे वैज्ञानिक जो थे आज़ाद के पूर्व, उन्होंने आज़ाद के संग्राम में बहुत सक्रिय भाग लिया था। हमारे प्रमुख वैज्ञानिक जो है उस काल के, उन्होंने आज़ादी के संग्राम में बहुत सक्रियता से भाग लिया था। और ये भी हम लोग इसलिए मानते हैं कि वैज्ञानिकों की भी एक बहुत अच्छी भूमिका रही है हमारे संग्राम में। और जैसे कि मेरे सहभागी डॉक्टर चंद्रशेखर ने आपने बताया कि पिछले 75 वर्षों में हमने जो भारत की प्रगति देखी है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान की एक बहुत प्रमुख और अहम भूमिका रह चुकी है। और आज लोग हम लोग यहाँ पर है,
और आने वाले भविष्यकाल की ओर हम लोग जब देखते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान की एक बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। और इसलिए इस वर्ष की जो थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको चुना गया था कि इस वर्ष हम लोग साइंस डे को इस थीम के भीतर इसको मनाएंगे। आप सभी को पुनः विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए लोग, मैं मानता हूं कि जो वेब पे भी जुड़े हुए युवा वैज्ञानिक हैं, उनसे भी आह्वान करते हुए कि आने वाले समय के लिए हम लोग को जो तैयार होना चाहिए उसमें विज्ञान और अनुसंधान से जुड़कर हम आने वाली समस्याओं को भी हल करने में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आदरणीय डॉक्टर शेखर सी मांडे जी। अब मैं आग्रह करता हूं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन जी से कि इस पुनीत अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। Honorable Minister Dr. Jitendra Singh Ji, Principal Scientific Advisor Professor Vigyan, DG CSIR Segar Mande, DST Secretary Dr. Chandrasekhar, DG ICMR Dr. Balram Bhargava, Professor Anurag Agarwal, colleagues and friends from various ministries, media, very good morning to all of you. It is indeed today we have joined together for two programs. Of course, one is National Science Day we are celebrating, and the second one is, of course, Vigyan, actually Sarvatra Pujyate. These are the two things amalgamated today. The first one, when we talk about National Science Day, the theme is, as everybody mentioned, it is integrating science and technology for sustainable future. I think it is very imperative we need to have the science has to be amalgamated, all the science discipline has to be work together. It is interdisciplinary is very important. That's what is stressing this particular year's theme. As you all know that initially science started with the science, then technology, then later on engineering, then mathematics. STEM has been, importance has been stressed, and later on now it has been also started. Arts also very important for the creativity. So it has STEM becomes STEAM, and also now medicine also important. Then it has become STEM, very strong STEAM. That means double M has been used. I think this shows that the science is not one particular discipline or one area. We need to have an integrated way we have to do it. Considering this aspect, the Government of India has started now one of our aspect, that is a deep ocean mission. I think this mission is not only for earth science. I think this is a collaborative mission for integrating all the science ministries, ISRO, DST, DRDO, DAE, CSIR, and DBT, all joined together. We are going to harness the oceans in sustainable way for the future. So this is a unique year for when we start this integrating science and technology for a sustainable future. So this program is very unique in that aspect. I think we need to provoke our young minds to think differently than what we are usually thinking, especially in harnessing the Mother Earth, including the ocean and other things in sustainable way. And also we have to stress upon the interdisciplinary science and technology for the future. I think from school and colleges, we need to focus on themes rather than branches of science. Instead of looking at physics, chemistry, or biology, I think it is important to explore the world around them by looking at energy and forces, materials, and living things, as well as environmental awareness and care. I think that is a direction we need to work on it. Coming back to Vigyan Sarvatra Pujyate is a major success in the last 1 week. We are able to communicate science and propagate science to all the community, especially students and other people. I think it is not enough. This 1 week is not enough. We have to constantly, we have to provoke the science to the younger community.
And also mostly we are able to propagate science and technology to the city. I think we need to go for much more to the villages where more ideas can be generated. We need to have more ideas from youngsters. For that, we need to have a local language to be the important. There are many books, of course, science books are not available in the local language. I think we have to utilize maybe our senior scientists, maybe those who have retired or professors, we can use their services to translate the science to basic, simple language so that can be used for the villages and other people to provoke more and more science thinking process. And also we have now started with this 17 books, 17-day, 75 years celebration. This 75 years of books and other things, I think we need to translate to maybe the local language, and we have to motivate. And each center has to go for at least 75 village so that they can teach some of the science, thinking in science process, so that we can bring more and more people in this science stream. I think by 2047, we should not celebrate only this particular day as a National Science Foundation Day, that is 28th February, but also many other days we need to celebrate. For that, more and more Indian science, actually Indian need to do a great science so that we get the recognition and we celebrate more and more days. One of the 5 pillars of the Azadi Ka Amrit Mahotsav is ideas. I think we need to nurture as well as need to get and provoke more and more ideas from youngsters and everywhere so that we can try to implement as much as possible for the benefit of the society and the country. Jai Vigyan, Jai Vigyan. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind and inspiring words. कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में हमारे देश के वैज्ञानिकों एवं विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। अब मैं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें, और आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। Honorable Principal Scientific Advisor, Dr. Vigyan ji, dignitaries on the dais, illuminaries in the audience, awardees, press, media, and all the people who have joined through virtual media. Welcome to this National Science Day. And as we celebrate this National Science Day, I would like to reflect on the 75 years of our independence and what has been our successes. We have been successful in IT. We have been successful in mobiles. Is that all? No. We have been successful in cricket and Bollywood in these 75 years. As we saw yesterday, a clean sweep in cricket, and Bollywood is taking care of the whole, is now sweeping the entire world. But that's not all. What are the major scientific achievements that have happened in these 75 years? I think the important ones I mentioned: IT, mobile, space, and nuclear. We have established to be a nuclear superpower. We have established ourselves as a space superpower. What else? Well, we have looked at, our generation in the dais has seen the Jai Jawan, Jai Kisan movement. We have seen the PL 480. We have seen the Colombo plan. We have seen Miss One Meal by our Prime Minister then, Lal Bahadur Shastri ji. And we have seen the Green Revolution. We were importing grains from the US, from Australia, and we had those red wheat at that point in time, which was not the best, and I think much of it was in the silos in the
the erstwhile DST building that it was stored and then distributed to different parts of the country. And then we saw the Green Revolution, and now we are exporting grains to many parts of the world. So that is a huge, huge achievement that has happened. Following the Green Revolution, we have seen the White Revolution. We have seen the Blue Revolution. We have seen the genetic revolution that has happened in India. So it's not just IT, mobile, cricket, Bollywood, but it is space, nuclear, Green Revolution, White Revolution. Our scientifically developed defense forces have been guarding our nations for these 75 years. And that is, again, because of science, because of our organizations like DRDO and other organizations who have helped nurture these forces with the scientific inputs. What about anything else? Well, India has now developed to be the pharmacy of the world. 60% of the generic medicines used outside of India are of Indian origin. We have been exporting generic medicines to many parts of the world and have taken the lead on that. In terms of health, what has happened? In terms of health, we have become the second destination for health tourism in the world because 1 out of 5 nurses and 1 out of 6 doctors in the world are of Indian origin. So that is our contribution, that is our science contribution, that is our education contribution for the world, which has changed the way the world perceives India. We have seen how we had the successful management of the pandemic in these 2 years, and India is now deemed and labeled as a vaccine superpower. So the contributions of Indian science have been immense in these last 75 years, right from IT, mobile, cricket, Bollywood, space, nuclear, health, pharmacy, and the Green Revolution, the White Revolution, the Blue Revolution, and genetic engineering, the vaccine superpower. We have really established that India can lead the world in science. More importantly, we have to realize that this science that has been nurtured in these last 75 years has been with only 0.6% of the GDP being spent on science. Our thinking has been frugal, our thinking has been low cost, our thinking has been to manage with little bit, and therefore we have been innovative, and I think that needs to be nurtured, but our budget also needs to be increased clearly for science so that we could be equal to the top scientific nations in the world in every which way. I think the important message that has to happen in this Science Day and this 75 years of our independence is that we have to focus on indigenous development. We have to focus on translational development. We have to focus on integrated development and all forces working together, how all the science agencies and the health agencies and a whole of government approach that we had for this COVID pandemic really is an example that we need to follow with all the science agencies in the future if we are to lead the world in science in every which way. One little point I wanted to emphasize was, and I think my predecessor has already spoken on, the importance of social sciences. I think for a full rounded development, social sciences will have to be integrated in the STEM sciences as well, because of the fact that that gives a full rounded development. And if you look at the school curriculum that we had in the earlier days, that also needs to be nurtured in every which way, whether it be music, whether it be art, whether it be filmmaking, whether it be playing chess, whether it be Latin or Sanskrit, whether it be, those things have to be nurtured because they instill a sense of discipline in the child from the school curriculum. And that holds the child in good for decades to come, so that
the full-rounded development of social as well as scientific thinking is taken into account, thinking of the human being as an individual, and that helps tremendously. So I think with these words, I wish a huge success to this Science Day, and also congratulate India on its 75th years of independence. And I'm sure with the new generation thinking out of the box and the way innovation is being promoted in this nation, we are going to see a much, much brighter future, and Indian science will be leading the world. Jai Hind. बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर बलराम भार्गव जी। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम को सहयोग मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी डीओएस से। इसी संदर्भ में हमें डीएई सचिव आदरणीय डॉक्टर के.एन. व्यास जी, डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी जी एवं इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी का प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस मिले हैं। आइए सुनते हैं उनके शुभ संदेश। Honorable Minister of State Dr. Jitendra Singh Ji, Professor Vigyan, Principal Scientific Advisor to Government of India, Secretaries from various ministries and departments, it's my privilege to address this august gathering on the eve of the valedictory function of Vigyan Sarvatra Pujyate, the Science Mega Expo conducted for last 1 week across the entire country at 75 prominent locations as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. It's very important to showcase the achievements in science and technology and contributions of Indian scientists to the development of the country. I'm sure it will motivate the young adults to find innovative solutions to many social problems, bringing out such glories of achievements to the current generation and documenting them in various forms, such as films, books, etc., to inspire the next generation, which was one of the highlights of this program. Department of Science and Technology through Vigyan Prasar has achieved this, the great, wonderful feat with the support of various science and technology ministries and departments. I'm really happy and proud that the Department of Space had a very close and seamless interaction with Vigyan Prasar and Office of Principal Scientific Advisor to organize these events at identified locations. ISRO has deployed exhibits and many senior scientists delivered lectures at identified locations during the expo. The Space on Wheels was a team-based mobile exhibition bus showcasing ISRO's programs and achievements, which was a center of attraction in all the locations covered at 8 states. It is noted that the response from the students was really exemplary and they were so much enthused to see many of these. I wholeheartedly congratulate the organizers, speakers, and event managers for the mammoth effort put in throughout this program for successfully rolling out this mega national event in the 75th year of independence. Jai Hind. Namaskar. My best wishes to the entire scientific fraternity, the academicians, and most importantly, the students of India on the occasion of National Science Day. Again, the trend has started where lots of interest is getting generated in the science. This is very important, particularly on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. We are showcasing the capabilities of this country across the entire country in various cities, what all we have achieved in this. And on that occasion, we are also promoting that we should do a lot into the sciences. And so this country has to grow both in science and technology in a big way. Technological achievements are being done by this nation, but that needs feed from the sciences. So that is the most important thing, and all of us have to look into this particular point and encourage the young community, youngsters in this country to
enter into the science stream a lot and graduate slowly from there. And the country, by 2047, we should become a leading nation in the science and technology both. That is what our wish should be, and I am sure that we will all be able to, you will all be able to take it forward and make this nation a great nation in science and technology. Jai Hind, Namaskar. Namaskar. Respected Dr. Jitendra Singh Sir, Minister of State, Prime Minister's Office, respected secretaries of different departments who are participating in this program, colleagues, ladies and gentlemen. It is a matter of great pride that Department of Atomic Energy could participate in such a mega event in which all the departments associated with science and technology were given a chance to showcase the advancement carried out during last 75 years. The theme, Vigyan, Sarvatra, Pujyate, very appropriately describes efforts put in by all of us in the field of science and technology, which shows perseverance, hard work, and honesty of purpose towards variety of new developments pursued after achieving independence. DAE, which had a good fortune in its formative years to be led by giants like Dr. Bhabha and Dr. Sarabhai, has contributed in indigenization of different technologies. As a part of spin-offs, DAE has also contributed towards societal needs of the people of India. I am thankful to all the visitors, namely students, academia, and members of the public who have taken time out and visited different stalls and tried to understand the advancements in the field of science and technology. I am sure that the visit by the young students would encourage them to pursue the field of science with greater vigor, and when India completes 100 years of independence, the efforts by them would help India to shine even brighter by 2047. I am extremely thankful to Dr. Jitendra Singh Sir and Professor Vigyan Sir, who have guided the activities as a part of this great science festival. Thank you very much, and Jai Hind. अब सभी गणमान्यों के शुभ संदेशों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत अभिगम, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस व्याख्यान के लिए अब मैं CSIR IGIB के निदेशक प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें और आप सब से तालियां निवेदित करता हूं। Thank you very much. Professor Vigyan, Principal Scientific Advisor, Secretaries representing Science and Health, distinguished colleagues in the audience, awardees, colleagues, young people who might be watching online. It's a great pleasure to stand here in front of you today to talk on a topic that's very dear to my heart about integration of sciences towards a higher purpose. I am really pleased that Professor Bhargav, towards the end, emphasized a very important part I will make multiple times today, that of the importance of social sciences. So when we start talking about integrated approaches in science and technology for a sustainable future, we have to consider what do we mean by science. To me, amongst many definitions that exist, science is about knowledge and understanding of the natural and the social world. Now, so by this definition, automatically humanities is a science. And while through the course of my talk I may distinguish between science and humanities, I wanted to be very clear that this definition of science already encompasses society. What then is technology? Technology is the application of such knowledge for practical aims. Aims of whom? Aims of society.
What is then society? A set of people with common aims, ambitions, culture. There might be some differences, but fundamentally most of us simply want a better future. The Sustainable Developmental Goals articulated by the United Nations, to which India subscribes, came from a meeting in Rio de Janeiro in Brazil, where the idea was, what goal should we have towards the future that we want? The future that we want is the future that we'll be happy with, the future we like to sustain. It can't be just one thing. Today I might speak more about health, the only thing I know well. But amongst multiple goals, all must move in concert because none can exist independent of the other. But when we speak about future, I'm always reminded of this quote I first heard from a very distinguished teacher. I cannot use the word colleague for Professor Srinath Reddy, who spoke about this quote from Paul Valery. As you row a boat, you're always looking backwards but moving forwards. That is exactly what it is when we speak about science for sustainable futures. We can only take inspiration and understanding from the past because we have not seen what the future will hold. And looking back towards what worked, what did not work, is a very critical part of any integrated planning for the future. So when we look at the past, we see one very obvious challenge. And that challenge I take from this cartoon from SKCD. Those of you who haven't gone to this website should. It's a wonderful place for sarcasm with a lot of important grains of truth about science. And what you see is that scientific disciplines, which necessarily exist in silos, are built for education because of a common way of teaching, but also lead to competition, lead to feeling by some areas they're better than the other. And you will notice that when we talk about purity of science, you have bickerings between physicists, chemists, biologists, and of course mathematicians to one complete side, not even bothering to bicker on these topics. The area I come from, medical sciences, is not of course there in this cartoon, but you can see sociology and psychology is on one side, medicine being half art, half science, and I see very distinguished practitioners in front of me right now, is an amalgamation of multiple things. And having practiced medicine to start my career with, moving towards sciences, of late, moving towards, I guess, intersection of humanities, I've seen that medicine in itself contained all the integration one wanted. It was only whether we chose to look at it. On the other side, we have these words, interdisciplinary, transdisciplinary, multidisciplinary, all of them are nice words. In fact, I'll be one of the people to strongly argue that disciplines are required for education. When you want to train people to have strong foundations in sciences, you need to have strong departments understanding the depth of that particular science. You can't make everything transdisciplinary. But when you want to solve problems, problems don't break down themselves like saying, I need one mathematician, one physicist, and so on. You need people working together. By the nature of things, when people work together, the boundaries become blurred. People get trained. These people no longer belong to the original disciplines. They are the people who are a new discipline themselves. That's a transdisciplinary. It doesn't mean that education has to change, that every time disciplines blur, you create a new field. But you realize that there is one part which is strong foundations of science, education, integrated at that level using multidisciplinary approaches. And then there is a part which is solutions and policy and working on problems, encourage people to be transdisciplinary and come together. So how does one get people to integrate? To my mind, there are two important ways. One is a common vision. Ultimately, science people who love science for science really read only one thing. They read all kinds of things. That shared love is different aspects of exactly the same knowledge. Another could be purpose-driven people. They all have exactly the same purpose. And this common vision will bring them together. And this is nice. This is lovely when it works. But the other more human way of bringing people together is mutual need and mutual benefit. It could be something as simple as synergy.
A biologist really has a biological problem but comes across a thing that he cannot solve because he's not trained for it. Finds a physicist, the two work together. Finds a mathematician, they do some modeling. And by need, they come together. And the other could be something as simple as public and private. The public sector, the private sector have their own strengths, their own weaknesses. Sometimes they can complement each other and come together. Academia industry is the same way. Academia invests in people who want to dig deeper into a particular problem. They might keep digging deeper and deeper even until diminishing returns come, that you might spend 10 years more for that last 10%. While in industry, you may want to move on from a problem to problem based on opportunity. But you will need those people for that last 10% expertise coming out from academia. So you need sets of people with common motivations, needs, benefits, all coming together for integrated vision. And I was wondering what I would talk about today when I was making these slides. I thought of COVID-19 as a wonderful topic, and all the luminaries on the dais are a great example of how science and health in India integrated to give us one of the best responses in the world. But then I thought I wouldn't. I would speak instead on a topic dear to my heart, which is digital health. And when I speak about it, I use Paul Saunier's definition, which encompasses genomics, which encompasses the idea that humans themselves, by the virtue of a modifiable, writable, editable genetic code, are themselves digital animals now. I thought I would speak about the point that it has all the aspects for people coming together that one could want. If you want to look at economy, digital health is amongst the highest growth components. If you want to look at societal value, I think there is no doubt. During the time of COVID, we realized the importance of telemedicine, apps, a well-integrated data ecosystem. Strategic value, its position for very rapid growth. It's of security, cyber security, all these things are critical. It is by nature transdisciplinary. Even the word digital health already has two very distinct components. Health, as I said earlier, in itself is interdisciplinary, and it's interministerial in policy and governance. Which single ministry can control digital health? You need health because there is health. You will need telecom. You will need IT. You will need hardcore science and technology to develop the sciences to feed into these other things. You will need academia. You will need those people who invested their life on the last 10% expertise to dig really deep into the topic. You will need industry to create rapid products, fail fast, get back. So you will have people who would fail never, just keep on working at it. And people from industry would say, fail fast, get on with it. And you would need investments into digital public goods, where the government creates things for free so people can leverage it to build cheap tools. It will bring back the affordability, what Dr. Bhargav talked about. You will need programs like one that he created at AIMS in 2007, the biodesign program. You would need all those things, including private investment and new governance. Recently, we heard news about a major conglomerate with well-known geo buying Strand Genomics. You are seeing big conglomerates moving into health now, particularly digital health with my definition from Saunier. This area is one whose time has come. But now coming to the sociological aspect of it, if all that I'm saying is true, won't soon digital become a determinant of health? To some degree, during COVID-19, people who did not have digital access, not everybody does. India has done very, very well. We are a digitally advanced nation, far beyond our LMIC status. But there are people who don't have access. If health will be so profoundly influenced by digital, then digital will become a determinant of health. Once digital becomes a determinant of health, investments into digital education, digital access, digital literacy will become critical. This integration again then is beyond the sciences. It is all the way deep into policy. And this is something for those of you who are interested is part of a special issue in The Lancet that I had the privilege of co-chairing recently. What we realized is that enfranchised communities
and public participation are crucial for citizens to co-design digital health. In fact, you need citizen scientists, a topic I will come back to again when I try to explain the challenges that I foresee. You would need young people to passionately become part of this vision. Otherwise, this field would simply not move forward, and young people growing up in a digital world are the ones whose entire futures depend on this vision that we articulate, for which we integrate. India has done phenomenally well in our way of thinking about digital health. We have the Ayushman Bharat Digital Mission. You can see the National Digital Health Mission ecosystem already put citizens and their data at the center. The Honorable Prime Minister announced a National Health ID, one of the most ambitious programs in the world, by which people can access, control, and use their data, in which this data could be aggregated and made available to people trying to develop their understanding, the insights, the tools. And this vision must succeed if India is to become one of the most powerful nations in this area as well. So we have all the bits and pieces. And when I was looking at the program, I noticed that we will also be talking about later on awards for the collaboration with Intel and DST for artificial intelligence. And I thought to myself that perhaps one of the challenges I would bring out in today's talk would be that any solution to work in India must encompass the situation on the top and the situation on the bottom. It must encompass an area where the working is still analog. Lots of patients are crowding doctors. Things are still being written on paper. At most, what you can temporarily expect is digitization, all the way to corporate hospitals, who are also catering to Indians, where everything is digital from the very beginning, and you would have what is called digitalization. So digitization to digitalization is a natural spectrum that you see in India. But on the top, the overarching vision of the government is digital transformation. In digital transformation, the core pieces, India stack, your ID, your payments, your integrated systems are already in place. Now on top of it, everything else would come together to create high-value services, convenience for people. And because massive amounts of data would flow through the system, beyond what a human being can naturally see, many doctors would be using these systems who don't really understand data science, would not come from that background. A lot of talk comes on artificial intelligence, the topic for which we will get some awards. And I would come back to say again that it has huge promise. But I would also say it has a very long way to go, with multi-stakeholder collaboration being absolutely essential for successful delivery. It is a classic example in line of today's talk about integration and the participation of various sectors and types of people. I'll digress a little bit to make my point. Why I'll digress to make my point is to show you what is possible and what does not seem to be possible at this time. Nothing is impossible in the long run. It requires patience and the right collaborations. Some of you may have seen this game, Jeopardy. A typical question in Jeopardy, for which you get a certain amount of points, or in this case, dollars. A question can be something like, the name of this hat is elementary, my dear contestant. It's super difficult for some, super easy for some. Who is it super easy for? A person who can interpret this statement, notice the phrase elementary, my dear Watson, think of Sherlock Holmes, have read Sherlock Holmes well enough to know he wore a hat, and know the name of the hat was Dear Stalker. For that person, it's very easy. Try interpreting this question by simple English. Very tough. When my distinguished doctor colleagues in the audience, Professor Bhargav, listen to patients talk about their symptoms, sometimes the language can be like this. If you want AI to understand anything, it may know all the answers if the question is asked correctly. Where is the guarantee the question will be asked in a format that a computer would understand? So how did IBM Watson, which became famous for winning this game of Jeopardy, address this problem? They invested in multiple AIs with massive relevant source data. An entire stream of AIs only work for flexibility in interpreting the questions. That's all they did.
Entire deep learning, 50% of AI Watson program was how to build the AIs to interpret questions. Then to each questions, they could find good matching answers. They would only answer if you found a question with a high probability and an answer with a high probability, else you choose not to answer. But doctors don't have that luxury, it's not a game. You can't choose to answer or not to answer, you have to answer something or a person in front of you has a problem. So winning a game is different, but the path to winning in life for real problems and real solutions of people is immensely more complex. This complexity is not captured in this graph, where IBM Watson wins $77,000 compared to the two best ever participants in history of Jeopardy who were human at $24,000, $21,000 each. Computers will not be 3 to 4 times as good as doctors anytime soon. In fact, when IBM Watson launched the program for oncology, that was called Watson for Oncology, they realized very soon some problems. Jeopardy has clear answers for questions. Jeopardy only needs existing data. In biomedicine, there may be no or many right answers. The answers may be different for questions in different contexts. The necessary data may simply not exist, be wrong, or conflicting. You see this all the time. So how then would we build a new ecosystem in which all these things get taken care of? And before I say how we will take care of it, let me point out one more thing. The challenges of being wrong. A colleague once told me the person who cares most about your health is the person who pays for it. In that sense, insurance companies are your best friends, not doctors. The insurance companies are your best friends because they are the ones who have to pay if you get sicker. So in America, they have an algorithm. It's built in such a way that if it thinks you're getting sicker, they would advance your care so you don't end up in an ICU and cost the insurance company huge amounts of money. And this algorithm was used all over America. When Obermeyer analyzed the data, they found that to have the same score on the algorithm that gives you a higher level of care before you get sicker, black people have to have more chronic active medical conditions than whites. Why is that? Certainly a computer does not care about skin color. That we can be sure of. And you can be almost certain no programmer would program this into the system. Discriminate against that person based on their skin color. How would they know? The answer turned out to be very simple. How do you know somebody gets sicker? Somebody gets sicker when they start visiting doctors. Are people equally sick when they decide to visit a doctor? No. Rich people will visit doctors far sooner than a sick person, than a poor person would. If you use healthcare utilization data as an index of determinant of health, you will always discriminate against the people who can't utilize or access healthcare. As we go forward towards the solutions for India, I want you to keep this at the back of your mind. No matter how much data you put in, no matter how many good computer scientists and data specialists and telecom experts in which we may lead the world you bring in, there will never be any substitute for real doctors with real understanding of how healthcare systems work. But can a healthcare specialist suddenly come and start looking at this data and contribute? No. From education upwards, collaborations would need to be built, where people learn to speak each other's languages. People get shared experiences, shared goals. Only then will all these things happen. That, to my mind, is a true integration that India needs. Something that has common visions, common interests, synergy, public and private. Somebody wants to build these tools, somebody wants to use these tools, and of course, a true general spirit from governance downwards of how to get this together. So this integrated vision of digital health would require a very high quality data ecosystem. Interagency cooperation will become absolutely critical. All these little pieces of data lying with different agencies must come together. You would need the concept of iterative deployment and assessment, letting go of our arrogance, letting go of the idea that our very first idea or product built in the very first cycle will be perfect, continuous improvements. And we will need something that Professor Bhargav said, I'm repeating again, a complete interface of science and humanities for those who don't already consider social things to be within science.
This will become even more exacerbated as you consider other trends requiring efforts. Big biomedicine, reading, writing, editing genomes, personalized medicine, regenerative medicine, brain-computer interface, modulation of behavior. All these things are even more complicated. Big biomedicine, the confluence of big data, AI, biological research, going from cells upwards, trying to understand health from the bottoms up, trying to understand the blueprint and the bricks. This is hardcore science. This will also suffer exactly the same things. Already we are getting to the point, all of you would probably agree if I said I wanted to edit the genome of a person with a mutation that was bad for him to give that person better health and cure genetic disease. But today you can find genetic variants which are unusual but give you better health than normal. PCSK9 deletion can improve a person's cholesterol and reduce the risk of heart disease. So a person with a normal gene that the rest of humanity has could in theory be edited. It's already been done in monkeys for stable, better cholesterol that lasts for years and reduces the cardiovascular risks. It is better than normal health. If you were to modify different levels of the genome, you might find people who can pass on this better health to other people. You could create sections of societies that are better equipped than others. What would that mean? The questions will come like this. How will this change society? There will be a smaller question. Will it succeed technically? I assure you, given enough time, it will. But there will be a larger question. Will it let future generations flourish? Will it increase or decrease inequity? And again, science, beyond cooperation between the sciences, to make sure we technically succeed in doing this well, will need deeper examination by people and by proxy of people, by governments, by empowered citizens, by citizen scientists, people who may not have a science background but want to participate in imagining the future of humanity. Only then can you co-design sustainable futures. Only when everyone respects science, as India has been lucky to have, has less hesitation towards the fundamental power of science, but also as we, the scientists, lose arrogance about the ability that we can change, but whether we should change and how should we bring the change, then only will it all work together. And I would be remiss if I ended this talk without pointing out one thing. No matter what we talk about integrated science, high quality basic science remains absolutely critical. You cannot translate translational science. You cannot translate what you do not know. So knowledge comes first, translation comes later. If we forget that, we will be in trouble in due course of time. Team science is critical, but support for high-risk, high-reward endeavors, including individual efforts, is something we must remember on a day in which, held in the memory of the work of Sir C.V. Raman. That was individual science at one level. So science from every spectrum, individual level, high-quality science to team science for social purposes, including the people, is critical. And that integration on today's day is what we should all strive for. Thank you all so much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपने व्याख्यान से हम सब का ज्ञानवर्धन करने के लिए प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी। अब मैं आदरणीय प्रवीण अरोरा जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी का सम्मान शील्ड के साथ करें और आप सब से तालियां निवेदित करूंगा। आदरणीय प्रोफेसर विजय राघवन जी, आपसे अनुरोध है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की, आप अपने कर कमलों से इस शील्ड का भेंट करें प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल जी को। और आप सब से तालियां निवेदित है। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप सबको सूचित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के सब पावन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक,
लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हम सब के बीच पधार चुके हैं। आप सब से पुनः पुनः आग्रह है कि कृपया करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों, युवा अनुसंधानकर्ताओं एवं विज्ञान संचारकों को उनकी उपलब्धियों एवं सेवाओं के लिए विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी के द्वारा इंस्पायर मोबाइल ऐप और इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस सभागार में हम सबके बीच इंटेल की डायरेक्टर एशिया पैसिफिक जापान सुश्री श्वेता खुराना जी भी उपस्थित हैं। उनके लिए भी आप सबसे तालियां चाहूंगा। और अब माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने कर कमलों से इंस्पायर मोबाइल ऐप एवं इंस्पायर मानक और इंटेल सहयोगात्मक कार्यक्रम युवा नव प्रवर्तकों के बीच AI की तैयारी का निर्माण, इन दोनों का अपने कर कमल से लोकार्पण करें। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। अब समय आ गया है With an aim to build AI awareness among youth, the Department of Science and Technology, Government of India and Intel India are launching Building AI Readiness Among Young Innovators for students enrolled under Inspire Awards Manak Scheme. The program aims to demystify AI for youth and empower them with a digital-first mindset and will be implemented in 3 phases. Top 200 students will get an opportunity to engage in deep dive AI mentoring by Intel AI for Youth coaches. And top 50 AI innovations will be awarded through a mega national showcase. Let us make our next generation AI ready. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। अब समय आ गया है आज के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले वर्ष के संस्थागत और व्यक्तिगत उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च यानी अवसर और 6 श्रेणियों में दिए जाने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत साल 2021 के लिए इस बार सामान्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के लिए तिरुवनंतपुरम के PN पनिकर फाउंडेशन को श्रेणी A में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाता है। PN पनिकर फाउंडेशन के लिए आप सबसे तालियां चाहूंगा। इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई PN पनिकर फाउंडेशन को। पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया के माध्यम से
विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के लिए उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर रमेश चंद परीदा को श्रेणी बी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। रमेश चंद्र परीदा, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर रमेश चंद परीदा जी को। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कालकाजी नई दिल्ली के डॉक्टर एच.के. चोपड़ा जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर एच.के. चोपड़ा। तालियों की कमी ना हो इसका निवेदन है। बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयास के लिए गुरुग्राम की श्रीमती नरेश यादव जी, बहुत बहुत बधाई श्रीमती नरेश यादव जी। तालियों की अनुगूंज आप सबसे प्रार्थित है। बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयास के लिए श्रेणी सी में गोवा के श्री विजय कुमार चंद्रकांत वेरेंकर जी, बहुत बहुत बधाई विजय कुमार चंद्रकांत वेरेंकर जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नव प्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए श्रेणी ई में कानपुर के डॉक्टर विकास मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर विकास मिश्रा जी। तालियों की आवृत्ति बनाए रखें, ये निवेदन है। नव प्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए श्रेणी ई के लिए पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुमन मोरे जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर सुमन आपको। नवप्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए श्रेणी ई के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी। नवप्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए वाराणसी के नेशनल एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन को यह पुरस्कार जाता है। बहुत बहुत बधाई इस संस्थान को, नेशनल एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन वाराणसी से। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी एफ के लिए कश्मीर के जलाल उद्दीन बाबा,
बहुत बहुत बधाई आपको जलालउद्दीन बाबा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास के राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी F के लिए नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियों की अनगूंज बनाए रखें क्योंकि अगला अवार्ड अवसर अवार्ड है। अवसर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्टोरी PDF कैटेगरी गोज टू डॉक्टर प्रज्ञा परिमिता रथ फ्रॉम न्यू दिल्ली। प्लीज तालियों की अनगूंज से शोभा बढ़ाते रहें। अवसर अवार्ड फर्स्ट प्राइज PhD category goes to Mr. Ajay Chandrakant Lagashetty from Pune, Maharashtra. Avsar Award second prize PhD category goes to Mr. Anup Singh from New Delhi. बहुत बहुत बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अनूप सिंह। अवसर अवार्ड थर्ड प्राइज इन द PhD कैटेगरी गोज टू मिस दीक्षा पांडे फ्रॉम न्यू दिल्ली। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस दीक्षा पांडे। आप सभी विजेताओं को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और एक निवेदन है सभी विजेताओं से कि कृपया मंच पर विराजमान हो और गणमान्यों और माननीय के साथ एक समवेत फोटोग्राफी करवा लें। सभी अवॉर्डी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और समवेत फोटोग्राफी की इस रीत को अंजाम दें। सभी विजेताओं के लिए तालियां तो बनती हैं। अपनी अपनी ट्रॉफी के साथ आएं तो और मज़ा रहेगा और शोभा बढ़ेगी। इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद करेंगे और सहेज कर रखेंगे। आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि सबके उत्साहवर्धन के लिए तालियों की अनगूंज बनाए रखें। सभी विजेताओं को अनेक अनेक शुभकामनाएं।
कैमरे में इस क्षण को कैद करने के लिए आप सभी का भी बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्यों को अनुरोध करता हूं अपनी सीट पर विराजमान हों और विजेताओं से अनुरोध है कि अपनी अपनी सीट पर विराजमान हों। आइए अब बढ़ते हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के भव्य समापन की ओर, जहां मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी, निदेशक विज्ञान प्रसार को। वे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की सप्ताह भर की गतिविधियों से हम सबको अवगत कराएंगे। आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी के लिए आप सबसे तालियां निवेदित हैं। Namaskar, respected Dr. Jitendra Ji Singh, Honorable Minister of State for Science and Technology, Minister of State for Earth Sciences, Minister of State PMO, Personal, Public Grievances, Pension, Atomic Energy and Space, Government of India, respected Dr. K. Vijay Raghavan Ji, Principal Scientific Advisor to the Government of India, respected Dr. S. Chandrasekhar Ji, Secretary DST, respected Dr. M. Ravichandran Ji, Secretary MOES, respected Dr. Shekhar Mande Ji, Secretary CSIR, respected Dr. Rajesh Gokhale Ji, Secretary DBT, who just couldn't join us today, respected Dr. Balram Bhargav Ji, Secretary DHR, and respected Dr. Anurag Ji Agrawal, who is the Director of CSIR IGIB. Ladies and gentlemen, at the very outset, my heartfelt thanks to all of you for making the event Vigyan Sarvatra Pujyate a great success and helping us achieve more than what we expected. This is indeed in line with my previous stint at the US-based multinational Excella Technologies, where I worked, and always with only one motto that we had: exceeding expectations. We've tried to achieve it here as well. To celebrate the nationwide glorious iconic week of science and technology under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, when we all met with the PSSR on January 10th to plan this week, this was where the journey began. With less than 2 months, the team at Vigyan Prasar approached organizers at 75 locations around the country. The response was overwhelmingly positive. We swung into action and conducted online meetings every day with all our 75 participating partners. This is how we began. Developing 75 products for 75 locations to keep 7 days duly occupied in a short time was indeed a challenge. I'm glad to share that we were able to pull it through successfully. We developed 75 posters from the annals of history, 75 posters about 75 milestones of the Indian SNT, 75 films, a book on 75 scientists, another book on 75 under 50, 75 lectures at 75 locations every day during the week, and thus 75 much more happened. Here is a quick sum up of the week Vigyan Sarvatra Pujyate, which, as we all know, means that science is revered all over the place in Sanskrit. In New Delhi and other 75 locations, 75 exhibitions and book fairs were planned. In Delhi, the footfall grew with every day that passed by, and ultimately we witnessed the highest footfall on Sunday yesterday. I'm glad to share that places other than Delhi saw a much bigger footfall. NIT Warangal reported more than 100 buses full of school children from all over the place. Long queues of people were reported lining in front of the lecture places in places like Purulia and Darbhanga in Bihar, Leh in Ladakh, Tirunelveli in Tamil Nadu, Thrissur in Kerala, Mysuru in Karnataka, and much more. Besides successful lectures, posters, exhibits, we had organized a number of competitions through mygov.in. We have received more than 20,000 entries, and as I speak, the tough job to evaluate them and declare a winner in each category is on. We expect to announce the winners of these competitions sometime during the mid of March 2022. Today, later during the program, we will be unveiling few more pictorial books, some of which
have been prepared during a very short period of 22 days. I want to profusely thank media for all over the nation to have covered this event in a very big way, as my handheld and my email inboxes are full to the brim. Here is a very short film for all of you to show the various elements of success of Vigyan Sarvatra Pujyate. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी। अपनी टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम पर केंद्रित एक लघु चलचित्र को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन तमाम विज्ञान प्रेमियों का जिन्होंने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाया, सफल बनाया। अब मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार आदरणीय डॉक्टर के विजय राघवन जी से कि वे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के भव्य समापन के अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें, और आप सबसे तालियां निवेदित है। आदरणीय मंत्री जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, my colleagues on the dais, Dr. Anurag Agarwal, Dr. Balram Bhargav, Dr. Shekhar Mande, Dr. Chandrasekhar, and Dr. Ravichandran. It's a great pleasure to be with all of you at the auditorium here, particularly the awardees. Congratulations to all of them and all our fellow scientists, ladies and gentlemen.
This culmination of the series of functions of Vigyan Sarvatra Pujyate has been a very momentous event, and I'd like to particularly congratulate Vigyan Prasar, Dr. Nakul Parashar and his colleagues for managing this whole event very successfully. Today, the world is in a position where it needs science more than ever. And India is in a situation where, because of its strong foundations in fundamental research, in applications, and the connection between science and our people and our industry, that we are able to attend to all these challenges. Indian science has extraordinarily strong foundations, and these foundations were put in place by the development of major institutions in mathematics, chemistry, physics, engineering, biology, and medicine. Over the last few years, we have seen a substantial expansion in these foundational areas, particularly in the growth of our central universities, our Indian Institute of Science, Education and Research, our Indian Institute of Technologies, or All India Institutes of Medical Research. All these places have managed to attract talented researchers and faculty members and students, and this attends to the important set of opportunities where our young demography now has. Going forward, these efforts in fundamental science research, in medicine, in clinical research, in engineering, all of that need to be integrated to attend to important global problems, and national ones too, of course. We would not have imagined that the pandemic would have taken place when it did, but our ability to respond to it proactively was because of an interdisciplinarity and a coming together of science, technology, medicine, social science, and public health. This now has to be a standard for all times to come, even as the pandemic wanes. There will be all sorts of other tensions which arise in the world. Global supply chains will be an issue, and therefore Atmanirbharta and manufacturing, which connect to deep tech, is also important. Finally, we heard an extraordinary lecture by Dr. Anurag Agarwal, which pointed out how combining digital and health and medicine in a manner which reaches the poorest of the poor and yet provides them with the best quality medicine is something which is ambitious, very difficult, but certainly feasible in our context, again because of our investments in IT, electronics, medicine, biology, chemistry, and so on. India also has now a great and important role to play in drugs as well as in vaccines. We are known as the generic drug capital of the world and the vaccine capital of the world. And this needs to expand to innovation in drug discovery and vaccines. Here, laboratories of the Council for Scientific and Industrial Research, our university laboratories and our industry need to work together along with those of the Indian Council for Medical Research and our medical colleges, so that both the identification of areas where drug development and vaccine development needs to take place and a proactive measure to do all this is done. Dr. Balram Bhargav alluded to our strengths in many areas of global contribution, and these range from IT to movies to cricket, and also he outlined the very many areas in science and technology where we have contributed and continue to grow. This growth now has to be combined with innovation because we live in a cyber-physical world where all the information we collect from diseases, from transport, from pollution to air quality, all of that need to feed back into decision-making so that we live and grow in a sustainable world. Thank you very, very much. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर के विजय राघवन जी। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अवसर पर विज्ञान प्रसार ने 75 वैज्ञानिकों की जीवनी पर एक पुस्तक पिछले सिर्फ 22 दिनों में तैयार की है, जिसका विमोचन अब माननीय मंत्री महोदय करेंगे। इसके साथ ही डीएई की एक विशेष प्रस्तुति का भी अनावरण माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं मंचासीन माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और गणमान्यों से आग्रह करूंगा कि वे इन पुस्तकों का अनावरण कर हमें कृतार्थ करें।
पुस्तकों के अनावरण और लोकार्पण के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पावन अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति को कृतज्ञ प्रणाम करता हूं। संपूर्ण कार्य के सफल संयोजन के लिए हम सबके प्रिय माननीय मंत्री महोदय का आशीष हमारे साथ रहा है। मेरा आपसे सबने आग्रह है कि हमें अपने आशीर्वचनों से पुनः पुनः आशीष प्रदान करें। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए आप सबसे तालियां निवेदित करता हूं। Principal Scientific Advisor to the Government of India and an eminent scientist, Dr. Vigyan, Secretary Science and Technology, Dr. Chandrasekhar, Secretary CSIR, Dr. Shekhar Mande, Secretary Earth Sciences, Dr. Ravi Chandran, Secretary DHR, Dr. Bhargav, Professor Anurag Agarwal, eminent members of the scientific fraternity, ladies and gentlemen. At the outset, I have to perform the pleasant task of congratulating all the recipients of the awards. And I'm sure when we announce that we are distributing national awards to eminent scientists, all of you would contribute in enhancing the glory of these awards through all that you have been doing in the past and also that you will continue to contribute in future. It gives me a kind of a personal gratification in the release of these books because, as Dr. Raghavan was reminding me, it was my initially suggestion that since we are observing 75 years of independence, so we should have a collection of 75 founding fathers of different streams of science in India. Then 75 young scientists below 50, 75 eminent women scientists, which I am sure will come out, and also another compilation of 75 at 75, because we have a number of seniors who are active at 75, or those who have been active in the past. And though the collection that has been released today is a compilation of 75 young scientists below the age of 50, it has been occurring to my mind for the last few months that actually we have to now, since the lifespans have increased, the age of the young scientists also has to be classified into 3 categories. We have to have a category below 15, another category 15 to 35, and the third one 35 to 50. Because each day, I think, is something very amazing and sometimes very incredible. We come across youngsters in the adolescent age with a lot of innovative mind. And we have had the opportunity of referring a few of them, searching them and then referring to them. And some of them are doing very tremendously appreciable tasks, even at ISRO, working on nano satellites, and coming from towns where they didn't have any background or exposure to that kind of a work. So if we catch them young and mentor them, then the other service also is not only to the science but also to the society, because we enable them to escape from the adverse influence of their parents. Because once the child crosses 15, he is shown the road to the coaching center. And the first one to do that is the parent. So if we have a category below 15 and then try to work on it or focus on it, I think we'll be doing a huge service not only to the nation, to the society, as well as the parents who might realize it later in life. So that was some of the ideas that came when we were contemplating how to. And of course, I have to compliment the successful culmination, ये जो श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ 1 सप्ताह चला, विज्ञान सर्वत्र पूछते, the विज्ञान
Prasar and their team, and I'm sure they are there in a large number. Being a scientist, I could guess that when somebody took the name of Nukul Prashar, and there was a huge clap out of proportion to the others. So I knew the team was there. I think when Raghavan said, but anyway, that is for healthy reasons, good reasons, that you are there and you are full of enthusiasm to pat your own back, because if you don't pat your own back, who else would? बाहर तो आलोचना होगी और कोई मन चला ये भी लिख देगा कि एक सप्ताह और कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही करते रहे. So, but I think the spirit of this 1 week of commemoration was to celebrate and to worship. और जब हम कहते हैं कि विज्ञान सर्वत्र पूजते, we don't say it for nothing, we actually mean it. And then coinciding it with 75 years of freedom itself has a significance which is not often talked about, because many of our eminent scientists like A.C. Ray have been very well noted freedom fighters as well. And at the same time, there has been another category of freedom fighters who were not scientists, but were constantly devising scientific means to supplement the freedom struggle. तो स्वतंत्रता संग्राम को बल देने का काम किया. And you will be surprised when I speak the name of the one who I think led this genre, was none less than the father of the nation, Mahatma Gandhi. At the risk of sounding unorthodox, I would say that he institutionalized the use of biological resistance against British might. And that was Satyagraha. तो कोई हथियार नहीं उठाना, कोई वेपन नहीं उठाना, उपवास पर बैठ जाना. So it was not biological warfare that is talked about in evil terms these days. No use of the virulent weapons or means. It was simply resistance. So I think scientists' contribution, the freedom struggle, and the freedom struggle through scientific means all have gone hand in hand. And it's an occasion, an opportunity for us to remind ourselves of this and also to celebrate that. अब ये जो एक सप्ताह हमने किया, इसके पीछे का मूल मंत्र क्या था? So that we also have the opportunity to introspect where we started from, where we have reached, where actually we could have reached if we were better equipped. And if we had certain disadvantages, how best to make up in the next 25 years. And I'm sure, since all of us belong to the scientific fraternity and we are tutored to be researchers, this is actually what was meant to be the subject of research over the last 1 week. And if you recall, जिनके नाम से आज C.V. Raman Day बना रहे हैं, didn't have a laboratory to do his experiment, and yet made it to a Nobel Prize at a time when Indians were hardly considered, even Asians were hardly considered for a Nobel Prize. So what a struggle would have been for him to reach where he reached. And then even after, soon after independence, we had Homi Bhabha. When he set up the Bhabha Atomic Center, even the flower pots were designed by him. With meager sources they started. It was not only setting up a laboratory. Or on the other side, when you have the founding fathers of the Space Department, whether it was Sarabhai or Satish Dhawan, there were times when the launchers were carried on the bicycle carriage. So it's been such a journey. We started off when others were well established. So now that we are better equipped, how do we make up for what we didn't have at our disposal in the bygone years? And that would help us to create a roadmap for 2047, which Prime Minister has been repeatedly reiterating as Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I think the biggest asset for the scientific fraternity of India today is to have a Prime Minister like Shri Narendra Modi. And again, I'm not saying just because I'm a part of his team
because before that, much before that, I was part of your team, still continue to be so, and a researcher. And we have learned to speak not without evidence. And the evidence is that here is the Prime Minister, if you take a chronology, statistical, virtually every Independence Day address rolls out a scientific plan, which never happened in the earlier regimes. On one occasion, he spoke about digital health mission. On the other occasion, I think last time he spoke about hydrogen mission. In the very first Independence Day address after he took over as Prime Minister, he spoke about Swachhata, cleanliness, which has huge clinical relevance in a country like India where we didn't have toilets for girls. We were exposing them to a host of infections, beginning from urinary tract to all kinds of ascending infections. So we have a political dispensation which has the will and the understanding. And I think it's now up to us to make the best of it. And COVID gave us an opportunity to realize our inner potentials. We were taken aback, as Dr. Raghavan said, nobody could have anticipated. And the manner in which we reoriented ourselves, particularly medical fraternity. In fact, I was saying this once at AIMS, I said, we are guilty as teachers. For the last 25 years, we stopped, concentrating on infectious diseases because we were only dealing with non-communicable disease. Because after the advent of antibiotics and the other antimicrobials, by and large it had come under control because the first antibiotic came in the form of penicillin around 1948-47, and the first line of tuberculosis drugs came in the early 1950s. So that era of sanatorium management, everything was over, and then we were into the era of the civilized diseases, the heart disease, diabetes, badi bhayankar naam wali. And we were focusing on that. But suddenly our residents overnight got oriented to treat, and that was the inherent legacy of science. इसीलिए science सर्वत्र पूजते, विज्ञान सर्वत्र पूजते, because it was embedded in our culture. So we were born with that kind of orientation. And of course, we had been emphasizing for quite some time, but it was not realized how to work with an integrated approach. We talked of holistic medicine as a fashionable phrase. We didn't actually practice it. COVID forced us to practice it and taught us to work together, regardless of whether we like each other or not. I may not be comfortable with Dr. Bhargav, but I have no choice. He rules out the guidelines, I have to follow. All three of us may be vying for the same post of director, not like to wish to see each other's face. But what to do? COVID brings us together on the same platform. So this has been a comradeship at professional level, at other levels, and has actually been a great training for the scientific fraternity. Biotechnology, Rajesh is not here, was not given much or its due importance, unfortunately, by the medical fraternity. Now they look up to biotechnology, the first DNA vaccine, the nasal vaccine. They have no other choice. They have to reach out to Rajesh Gokhale. So that integration has already happened. And now the challenge is to carry it forward because it is going to help us even after COVID. And with the new means, I didn't have the opportunity to listen to Dr. Anurag Agarwal, what Dr. Raghavan was referring to. But yes, we are actually heading for an era where human interface may become very negligible even in medical science. In the good old days, soon after independence, the first generation of physicians, which was represented by Dr. Chatani in North, Dr. Golwala in Bombay, they would say pulse is the most important. So from the pulse, you could diagnose even typhoid from the rate of the pulse. The volume could give you something, the rhythm could. Now I am actually, for the last 5 years, conducting an experiment in my own constituency. We have arranged a digital mobile clinic. We don't have a single medico inside.
We just tied up with 4 hospitals, one in Bengaluru, one in Hyderabad, one in Surat, one in Ahmedabad. And there's a group of 3 or 4, 5 boys in their mid-20s, some of them from Karnataka, some of them from Gujarat. So make the patient sit. In 20 minutes, they get the entire body profile, cardiogram, etc., everything. And in the next 10 minutes, they connected the patient to the concerned specialist in whichever hospital relevant. And I think in the times to come, even that will be over when the artificial intelligence comes in. So not only that we are moving ahead, the pace of our movement, the doubling time of the knowledge information is also increasing at a very fast pace. And this digital van which I am referring to, we moved it through about 185 villages in one district, which is one of the remotest districts where many of the people had not even seen a doctor. And therefore, we'll have to prepare. Now, like, for example, I was thinking, because this Khurafati is what I do every morning for an hour. Just as clinical exam was very important, at least in my specialty, now you will have to conduct an exam to test how best the medico could handle the technology to elicit the kind of information without maybe possibly even touching the patient. And therefore we have to, this is an opportunity, this 1 week was actually dedicated to this kind of worship. And not only that, now the science has virtually entered every sector. And since I'm dealing with multiple departments, I was telling the friends in the personnel ministry, I said governance has also become technology dependent. So I gave them a new theme for the next conference, technology-based governance. With the online things happening and artificial intelligence even picking up the grievance between the lines from a representation made, and then educating the concerned bureaucrat about what it is. Yesterday, I have to compliment for the Science Expo also, which went out very successfully. I was particularly gladdened to see large number of children there. And I made a suggestion many years ago, but I was not directly connected to this. I think we'll revive this through Secretary of Science and Technology. We will write to the concerned officers in the Education Department to include some of our science monumental locations in the itinerary of their school and college tours. What is happening is that in December, around the month of December every year, this country has had a tradition since independence of having school conducted tours. So when they come to Delhi, they go to Jantar Mantar, they go to Red Fort, then they go to Qutub Minar. So I was telling the other day, even if you don't guide them, they'll go. But none of them goes to the National Physical Laboratory, which is looked after by Dr. Shekhar Mande, the oldest possible in India, which was actually born along with independence. And so also we have huge lot of monumental institutions across the country which are not visited. And the kind of enthusiasm that I witnessed in young children yesterday made me very optimistic that if we actually could show the way, they are looking for it, but they don't know where it is. So many years back in the Pragati Maidan, we set up a atomic energy segment called Hall of Nuclear Power, because I realized that space and atomic energy are the two departments which for legacy reasons are not having their headquarters in Delhi, one in Mumbai, one in Bangalore. And we again insisted, but the education institutions were not keen. But one day, many years ago, before this COVID, I went on a Sunday and I found that many children coming there. So if you have to actually search for the real talent, then you have to actually enable them to discover themselves. And these are the institutions. So I think next time when we hold an expo like this, and even otherwise, we can, this is one initiative of my mind which we could do in the ministry. And the other thing is we could also have combine this expo with B2B meetings, because we have to engage industry so that we don't lose out startups. So learning from
what I saw yesterday, I think these are some of the further value additions which we could do, because as I said, if we are looking at India in 2047, we have to remember that the young or the youngster with 25 years of active service ahead, or in other words, young with 25 active years ahead, is what is going to be our investment. So they are our asset and they are our investment. So how best and optimally we can invest? Because it's very difficult to visualize 2047, because often we start looking at it through the prism of 2022, which I hope as scientists you will realize does not happen. I was telling the other day, even now we are unable, because we have to develop indices for 2047. I'm sure we'll take up this project also. We are talking, even when we talk of digital health, we are talking in the terms of telemedicine, artificial intelligence, not in terms of what else could be there, or maybe replacing this entire thing. And if you have to understand what I am saying is, just look back 25 years, which means look back to 1997. What was the most path-breaking innovations? One was courier service. It became so easy for us to send our slides for conferences, such a good replacement for delayed delivery of letters by postman. And now where is this? All the couriers are closed down. They're out of business. What was the other path breaking? These PVR cinemas. And where are they now? Half of them converted into malls and markets. Again, out of service, out of job. And even 10 years back, you had these digital books, no longer required, because you carry the entire world's library in your pocket. So 25 years can't be visualized from the prism of today. That itself is a huge scientific challenge to develop indices relevant to 2047. And I hope some youngster or a group of them would take up that task also, which would be of benefit to all of us. Thank you very much. And once again, I would reiterate that our investment is next 25 years. वैज्ञानिक चेतना से लैस आपके संबोधन के प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री जी। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मंच पर अब आमंत्रित करूंगा श्रीमती किंकिणी दास गुप्ता मिश्रा जी को, जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते परियोजना की मुख्य समन्वयक रहीं और विज्ञान प्रसार में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यरत हैं। आदरणीय श्रीमती किंकिणी दास गुप्ता जी। Good afternoon. Respected Honorable Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh, esteemed dignitaries present on the dais, and all the distinguished guests present here today on this august gathering. For us Indians, what is revered is also celebrated. The reverence of science gives us reason enough to celebrate it in the form of a festival, Vigyan Sarvatra Pujyate. The week-long festival under Azadi Ka Amrit Mahotsav admired and cherished the importance of science in our lives and make people understand and realize its significance in the life of the nation and contribution of science and technology in the nation building. Today, we are ahead of many nations in science, technology, and innovation, and kept pace with the most technologically advanced nations of the world. Courtesy efforts of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, his vision and mission, his spirit to tirelessly move on against all odds is what has paid dividends to the efforts of our scientists and researchers. We express our sincere thanks to Honorable Minister for Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh, whose backing and support have helped us, been with us. And sir, we are really thankful that you have mentored and guided us in all our efforts in best possible manner.
We are really grateful to Principal Scientific Advisor, Honorable Professor Vijay Raghavan, who has guided and supported us all along and have boosted our morale whenever we needed it the most. Sir, your constant support and admiration is what has kept the ball rolling and helped us organize this grand event with success. Many thanks to you. Our special thanks to Dr. S. Chandrasekhar, Secretary, Department of Science and Technology, for his hand-holding and infallible support. Sir, your help, valuable insights, and trust that you reposed in us has kept us moving. Under your guidance and mentorship, we have achieved this feat. Thanks a lot. It would have been next to impossible for us to organize the week-long program at the pan-India level, the culmination of which we witness here on the National Science Day, without the support of DBT, DST, CSIR, MOES, ICMR, Department of Space, DRDO, Department of Atomic Energy, AICTE, UGC, and all other participating ministries and departments. We are really thankful to you. I extend my sincere thanks to Dr. Shekhar C. Mande, DG CSIR, Dr. Rajesh Gokhale, Secretary DBT, Dr. M. Ravichandran, Secretary MOES, Dr. Balram Bhargav, Secretary Department of Health and Research and DG ICMR for gracing the occasion. A word of thanks also for Secretary of Department of Space, Secretary Department of Atomic Energy, Chairman DRDO for sending their warm regards through the video messages. I thank Dr. Praveen Arora, Head and Advisor DST NCSTC for the welcome address. Our gratitude to Professor Anurag Agarwal, Director, CSIR IGIB, for his excellent and insightful lecture on National Science Day. We congratulate to all the national awardees and extend our thanks for attending the program today. All the partner organizations and coordinators at 75 locations deserve a round of applause for successfully conducting this mega event and ensuring maximum participations from people. We extend our thanks to all the experts and resource persons who participate in the various activities and lecture programs at all the 75 locations and at Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi. We are also grateful to our friends from media, print, electronic, and digital who are present here and those who helped the cause of popularization of Vigyan, Sarvatra, Pujyate through media and media reports. Our special thanks to Dr. Parminder Maini, Dr. Preeti Bansal, Dr. Arun Bharadwaj, Dr. Shivli Mitra, Dr. Deepika Porwal from the Office of PSA for their constant support. We are grateful to our director, Dr. Nakul Parashar, who left no stone unturned to ensure the success of Vigyan Sarvatra Pujyate. He worked tirelessly and inspired us all to do so. Thanks, Amteen. Not to mention a Vigyan Prasad team, which did a commendable job. Each of us has put our best efforts working beyond the call of duty to make VSP a success. We hope science and technology would continue to play an indispensable and ever-increasing role in the life of every citizen and that of nation. We believe the Vigyan Sarvatra Pujyate go miles in firming the roots of science and technology in the society and inculcating scientific temper among all. With our heads held high and hearts filled with pride and glory, let us stand up for the national anthem. Thank you and happy Science Day. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय
आप सभी गणमान्यों और विज्ञान प्रेमियों का पुनः National Science Day is celebrated on the 28th of February in India to popularize scientific thinking and So, what is scientific? कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। भारत की ग्रामीण आबादी लगभग 70% है। भारत के शहरों का तो विकास हुआ है, लेकिन गांव में विकास दर काफी धीमी रही है। हमारे विशाल देश में कई ग्रामीण समुदाय तुलनात्मक दृष्टि से गरीबी में जीते हैं। गांव में स्कूल, अस्पताल और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भारत के वास्तविक विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास जरूरी है और इस परिवर्तन को लाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा सकती है। कई ग्रामीण समुदाय तुलनात्मक दृष्टि से गरीबी में जीते हैं। इस फिल्म में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनमें विज्ञान के जरिए ग्रामीण भारत की जिंदगी और जीवन शैली में सुधार लाया जा सकता है। विज्ञान में हर समय उच्च स्तरीय अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती। साधारण से आविष्कार भी जीवन में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए हम तेलंगाना से गुजरात और पंजाब से महाराष्ट्र तक पूरे देश की यात्रा करेंगे ताकि हम ये जान सके कि किस प्रकार विज्ञान सबके लिए जरूरी है और ये किस प्रकार पूरे देश को आपस में जोड़ सकता है। उच्च स्तरीय अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती। साधारण से आविष्कार भी जीवन में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए हम तेलंगाना से गुजरात और पंजाब से महाराष्ट्र तक हम अपनी यात्रा देश के एक शुष्क क्षेत्र तेलंगाना के नलगोंडा से करते हैं, और ये किस प्रकार पूरे देश जहां जीवन की मूलभूत आवश्यकता यानी पानी के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। दूषित पानी पीने के कारण यहाँ कई लोगों की हड्डियों में भयानक विकृति आ गई है। देश के एक शुष्क क्षेत्र तेलंगाना के नलगोंडा से करते हैं। सवाल यह है कि जीवन का आधार पानी ऐसी विकृति कैसे ला सकता है? इसका जवाब है फ्लोराइड। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई लोग फ्लोरोसिस नामक खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं। यहाँ कई लोगों की हड्डियों इसे पीने से दांतों की समस्या पैदा होती है, जबकि लंबे समय तक इसका सेवन करने से हड्डियों में विकार पैदा हो जाता है। ऐसी विकृति कैसे ला सकता है? నీళ్ళ గురించి నీళ్లు తాగితే ఈ కాళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ గుంజాయి పండ్లు పుచ్చిపోతాయి। खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं। आखिर इस क्षेत्र में पानी इतना खराब क्यों है? कुछ जानकारों का मानना है कि फ्लोरोसिस का मूल कारण इस क्षेत्र में बोरवेल का अत्यधिक इस्तेमाल है। पहले इस जिले में पानी का मुख्य स्रोत कुएं या झील हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में लोगों ने बोरवेल की खुदाई करना आरंभ कर दिया। ये खुदाई जमीन के भीतर उस स्तर तक जाती है जहां फ्लोरीन की मात्रा अधिक है। फ्लोरोसिस का मूल कारण इस क्षेत्र में बोरवेल, और ये जिला देश में सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में एक है। पहले इस जिले में पानी का मुख्य మాది మొత్తం ఫ్లోరైడ్ గురించి మోకాళ్ళ నొప్పులు ఈ నడుము నొప్పులు ఈ పండ్లకు కందులు వస్తాము ఈ పళ్ళు పుచ్చులు పోతాము ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కువ దాని గురించి అబ్బాయికి అట్లా అయింది ఆ ఫ్లోరింగ్ గురించి మొదటి సందే ఉన్నాయి ఇది తాగినాక కొద్ది రోజులు నడిచినది అది ఏమంతా తాగలేము మేము మొదటి సందే ఇవి इस समस्या के निदान के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने कम लागत पर भूजल से फ्लोरीन हटाने का संयंत्र विकसित किया है। ये संयंत्र पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस विधि का इस्तेमाल करता है, ताकि इसे इंसानों के पीने लायक बनाया जा सके। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है? इसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती है
जिससे पानी के अणु तो गुजर सकते हैं, लेकिन दूषित पदार्थ जैसे लवण और जीवाणु आदि नहीं गुजर सकते। रिवर्स ऑस्मोसिस की झिल्ली से होकर पानी के गुजरने के लिए उसमें दबाव डाला जाता है, जिससे पानी तो गुजर जाता है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं गुजर पाते। ये परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इस तकनीक में एक ही बार में सभी अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता है। इसका दूसरा फायदा है इसकी कम लागत, जिसमें प्रति लीटर पानी शुद्ध करने में 7 पैसे से भी कम लागत आती है। These plants have served a purpose like providing safe water for a period of 5 to 10 years. Most of them have been running for 5 to 10 years, and by the time the piped water has reached to remote villages, these plants have been able to intermittently provide the safe drinking water to the local population. IICT की टीम ने तकरीबन 50 गांवों का दौरा किया, जहां संयंत्र लगाने के लिए बिजली की कम सप्लाई, कम वोल्टेज, लोगों में जागरूकता का अभाव तथा स्थानीय जनता के सहयोग जैसी कई चुनौतियों से निपटना था। और उनका ये प्रयास रंग लाया। लोगों में बदलाव और उम्मीद साफ तौर पर दिखाई दी। So Nalgonda is the worst affected district as per WHO statistics because it contains fluoride up to the maximum solubility of calcium fluoride of 20 milligram per liter, and due to technological intervention by the CSIR Indian Institute of Chemical Technology, these fluoride levels have been brought down to less than 0.5 ppm, which is acceptable as per the WHO standards for fluoride in groundwater. TDS levels have also been brought down from a level of around 700 to 1500 to about 60 to 70 milligram per liter, which is quite acceptable for drinking. पानी की उपलब्धता लोगों का मूलभूत अधिकार है और इसे इस जिले के ग्रामीणों के लिए साधारण तकनीक की उपलब्धता से हकीकत बनाया गया है। जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए विज्ञान और क्या कर सकता है, ये जानने के लिए देश का भ्रमण करते हुए हम पंजाब के कंडी क्षेत्र के माली गांव पहुंचे। यहाँ के किसान देसी गुलाबों की खेती करते हैं। रोज है जो गुलाब है, देसी गुलाब खास करके, इसमें बहुत अच्छा खूबसूरती ये है, इसमें फ्रेग्रेंस होता है, महक होती है, हर मंदिर में हर गुरुद्वारा में यूज होता है। लेकिन यहाँ जरूरत से अधिक गुलाब पैदा होते थे। इस क्षेत्र के ग्रामीणों की आमदनी में इसके उपयोग से और क्या किया जा सकता था? गुलाब हमने खेतों में लगाया, खेतों के जैसे बट्टों के ऊपर बनने के, लेकिन फूल तो लग गया और फूल का करेंगे हम लोग। इसके लिए लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं ने एक प्रक्रिया विकसित की, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों को पानी, चीनी और सिट्रिक एसिड के साथ मिलाकर गुलाब का शरबत तैयार किया जाता था। रोज शरबत को जब मैंने बनाया तो उसके अंदर जब टेस्ट कराए तो उसके अंदर इतनी अच्छी खूबी निकली, एंटीऑक्सीडेंट मोर देन 80%, उसका जो एसिडिटी लेवल है वो लेस देन 1% होना चाहिए, इसका 0.3 है, और मोर देन 1 ईयर, मतलब लगभग 2 साल तक इसको सेल्फ लाइफ रहती है। घरों में हर आदमी नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकता है। ये विधि विकसित करने के बाद इसे समुदाय के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साझा किया गया और इन महिलाओं को इसकी गुणवत्ता बरकरार रखने की विधि भी सिखाई गई। ना कोई कलर डालना है, कोई बाहर से कोई चीज लेकर डालनी, सिर्फ फूल लिए, ताजा फूल लिया और उसको बॉयल किया, बॉयल करके बस उसका करके निकाला, उसमें शुगर ऐड कर दी और बाद में उसकी बोतल निकाल दी। इतना अच्छा प्रोसेस। गुलाब का ये शरबत विषाक्तता दूर करता है, ठंडक पहुंचाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। ये 100% प्राकृतिक है और इसमें कृत्रिम परिरक्षण सामग्री या रंगों का इस्तेमाल नहीं होता। और इस शरबत को लगभग 1.5 वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ष 2017-18 में यहाँ की महिलाओं ने शरबत की 7,000 बोतलें बेची। अचार, चटनी, मुरब्बा, कोई भी काम हम करते हैं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है जितना हमने देखा। जैसे रोज शरबत है रोज, और मेहनत भी ज्यादा नहीं है और प्रॉफिट भी
आराम से 15 से 18 लाख का वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थानीय उत्पादों से, इस प्रकार की मूल्यवर्धक सामग्री से वास्तव में समाज की महिलाओं तथा स्थानीय किसानों को जीवन यापन का नया आधार मिलता है। आमदनी में वृद्धि होती है, सशक्तिकरण की भावना और अधिक विकल्पों की उम्मीद पैदा होती है, और ये सब कुछ सिर्फ एक बोतल शरबत की वजह से हुआ है। उत्पादों से, इस प्रकार की मूल्यवर्धक सामग्री से वास्तव में समाज की महिलाओं तथा स्थानीय किसानों को जीवन यापन का नया आधार मिलता है। हमारी अगली कहानी भी पंजाब के लुधियाना से है, लेकिन हम जिस नवाचार के बारे में बताने जा रहे हैं उससे देश भर के किसानों का भला हो सकता है। अब हम जिस नवाचार के बारे में बता रहे हैं उससे देश भर के किसानों का भला हो सकता है। इसके अलावा आंकड़ों से पता चलता है कि पलायन के चलते खेतों के लिए मजदूर मिलना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में मशीनीकरण की सुविधा से किसानों को अपने काम का बोझ कम करने और दक्षता व उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। किसानों का भला हो सकता है। इसके अलावा आंकड़ों से पता चलता है कि पलायन हम कुछ नवाचारों का पता लगाने के लिए CSIR के लुधियाना स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में चलते हैं। We have been known for the tractor technology. It is a farmer centric. We do a lot of work for the villagers, common people, and this institute has developed more than 100 technologies. In recent past, we have transferred almost 33 technologies to number of small scale industries so that the unemployment can be reduced. नए नवाचारों के साथ यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य उद्योगों के साथ कई समाधान निकाले हैं ताकि किसानों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान किया जा सके। उदाहरण के लिए इंटररो कल्टीवेटर फसल को नुकसान पहुंचाए बिना पौधों की पंक्तियों के बीच उगे खरपतवार को नष्ट करने में मदद करता है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसके अलावा एक 3 पंक्तियों वाली बुआई मशीन भी बनाई गई है, जिससे सब्जी के बीज बोए जाते हैं। सिंचाई और जुताई के नवाचारों पर भी काम किया गया है। यहाँ इस बात पर भी विचार किया जाता है कि डिजाइन सुधार, त्वरित प्रोटोटाइप, इंजीनियरिंग प्रलेखन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य निर्मित चीजों पर भी ध्यान दिया जाए। यदि ये नवाचार देश भर में छोटे किसानों तक पहुंच जाते हैं तो ये वास्तव में उनके जीवन के लिए वास्तविक और ठोस परिवर्तन ला सकते हैं। किया जाता है कि डिजाइन सुधार, त्वरित प्रोटोटाइप, इंजीनियरिंग प्रलेखन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य निर्मित चीजों पर भी ध्यान दिया जाए। अब गुजरात के शिल्पकारों के एक ऐसे समुदाय से मिलते हैं जो सदियों से पारंपरिक तरीके से मिट्टी से टेराकोटा की कलात्मक चीजें बनाते आए हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक के बिना उन्हें उत्पाद तैयार करने में भारी संघर्ष करना पड़ता था। आधुनिक बाजार के लिए उनके डिजाइन सटीक नहीं थे। उत्पादों की मार्केटिंग करना भी बड़ी चुनौती थी। मेन जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि इसमें मेहनत बहुत काफी है, और ये चाक के ऊपर काम करते हैं तो मेहनत है और उसमें क्वालिटी नहीं निकलती है और प्रोडक्शन बहुत कम लगता है। CSIR के अहमदाबाद स्थित केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने निश्चय किया कि इस कला को जिंदा रखा जाएगा। कन्वेंशनल जो सिरामिक पॉटरी लोग बनाते थे बहुत पुराने सालों से, आज धीरे धीरे वो लुप्त हो रहा है। सेंट्रल का सिरामिक इंस्टीट्यूट कोशिश किए थे, इस लुप्त होने के लिए जो कारण था उसको हम लोग पहले से सोच के देख के हम लोग एक नया तरफ से एक साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, जिसके तहत हमने अलग अलग रूप से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हिसाब से हमने टेराकोटा पॉटरी को एक नया रूप देने की कोशिश किया है, जिसमें लोगों की रोजगार मिले, लोगों के अंदर एक उत्सव बढ़ाव मिले, और साथ साथ जो नए जनरेशन जो लोग जो ये ट्रेडिशनल आर्ट छोड़ चुके हैं वो फिर वापस आ सके। विज्ञान किस प्रकार यहाँ के कुम्हारों की जिंदगी आसान बना सकता था। यहाँ के अधिकांश कुम्हार हाथ से चलाने वाले चाक का इस्तेमाल करते थे।
साधारण मशीनीकरण ने उनकी जिंदगी आसान कर दी। ये मशीन थी बॉल बियरिंग पर आधारित चक्का या विद्युतीय चाक। शिल्पकारों को मिट्टी के पात्र तैयार करनी, मिट्टी के प्रसंस्करण, विभिन्न प्रकार की आकृतियां तैयार करनी, जैसे कि स्लिप कास्टिंग, कुम्हार के चाक पर मिट्टी रखना, आकार देना और मिट्टी को गूंथने जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया गया। ये मशीन थी सांचा तैयार करने जैसी सामान्य तकनीक ने पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया, विशेषकर महिला शिल्पकारों के लिए। कास्टिंग पद्धति का फायदा ये है, ये काम लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा निकलता है। इसकी वजह से इसकी आमदनी में और इसका वैल्यू एडिशन काफी अच्छा है, तो इसकी आमदनी में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। वर्तमान ग्राहकों की रुचि के हिसाब से विस्तृत डिजाइन तैयार करने के विचार दिए गए। इस समुदाय को पैकेजिंग, मार्केटिंग तथा व्यापार चलाने जैसे विषयों के बारे में भी सलाह दी गई। पहले मैं बाहर जाके काम कर रहा था, अभी ये इधर गांव में आया तो मैंने देखा है 5 दिन का प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लगा। टेराकोटा जो सामान बन रहा है, वो ज्वेलरी है, बोतल है, ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अभी मेरे को बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। टेराकोटा पूरी तरह से जैव अपघटनीय सामग्री है, लिहाजा जीवन शैली बेहतर बनाने तथा बेहतर कलात्मक वस्तुएं तैयार करने का ये एक पर्यावरण के अनुकूल समाधान है। बहुत अच्छा लगा है, अभी मेरे को बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। हमारी अगली कहानी हमें गांव की रसोई में ले जाती है। पूरी तरह से जैव अपघटनीय सामग्री है। रसोई में चूल्हों का इस्तेमाल करोड़ों भारतीय करते हैं। लगभग 85% ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, उपले या कृषि अवशेषों का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न गैस स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। खाना बनाने से पैदा होने वाली गैस के कारण श्वास से संबंधित बीमारियों और फेफड़ों का संक्रमण आम रोग है। 85% ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए इसका असर भारत की 80 करोड़ जनसंख्या पर पड़ता है, जिससे सालाना 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा इससे ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन के काले कण और अजले ठोस ईंधन और फेफड़ों का संक्रमण आम रोग है। इसका असर भारत की 80 करोड़ जनसंख्या पर पड़ता है, जिससे सालाना 10। विज्ञान ने समस्या का निदान कम लागत वाले बायोमास चूल्हे के रूप में खोजा, जिसे बेचा या बांटा जा सकता था और लाखों परिवार इसका इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे ही एक विकल्प के बारे में जानने के लिए हम नागपुर पहुंचे। CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने घर में इस्तेमाल योग्य एक बहु ईंधन स्टोव विकसित किया है, जिसका नाम है नीरथुर, और ये अंदरूनी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे ही एक नीरथुर की जो पहली विशेषता है कि वो अनेकों प्रकार के ईंधन ले सकता है, फ्यूल है अनेक प्रकार के। ऐसा हम लोग लकड़ियां जलाते हैं तो लकड़ियां आप यहाँ सामने से डाल सकते हैं। नॉर्मल स्पीड या नॉर्मल चूल्हा होता है उसकी तरह आप जला सकते हैं। यदि आपके पास में वुड चिप्स है, लकड़ी के टुकड़े हैं या फिर कोयला है, तो उसको आप ऊपर से ट्रीट कर सकते हैं। हमने इसका जो कंबशन चैम्बर उसको साइंटिफिकली डिजाइन किया है, तो एक कंबशन में क्या होता है कि प्राइमरी एयर का पैसेज होना चाहिए। तो नीचे हमने कुछ होल्स दिए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्राइमरी एयर यहाँ से मिलेगी। उसके अलावा हम लोग एक एडिशनल सेकेंडरी एयर देते हैं, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अनबर्न फ्यूल रहता है आपका वो वहाँ पे जल जाता है, तो और दूसरा आपके एमिशंस कम होते हैं। इस प्रकार के विकल्प ताप क्षमता बढ़ाकर ईंधन की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार के चूल्हों में ज्वलनशीलता भी अधिक होती है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्तमान चूल्हे 3 ओर से ईंट से पैक रहते हैं, जिससे हवा का आवागमन कम होता है।
जिसके कारण ईंधन पूरी तरह जल नहीं पाता। दूसरी ओर नीरधुर में हवा के आने जाने की पूरी व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें दहन के लिए कोष्ठ बना होता है। इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि लकड़ियों की खपत 50% से भी कम हो जाती है। धुएं का उत्सर्जन इस लेवल तक नीचे गिर जाता है कि जिससे आपके स्वास्थ्य को प्रभाव कम हो जाता है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक जाली भी दी गई है। ये जाली से इसका सतह का तापमान नीचे रहता है, जिससे बच्चे और खाना बनाने वाले अगर इसको छू भी लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य को कोई भी या जलने की कोई भी तकलीफ नहीं। बड़े पैमाने पर वितरण से पहले इन चूल्हों का वितरण नागपुर के गांव में किया गया, ताकि छोटे समुदायों में इनके उपयोग का आकलन हो सके। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इनसे ग्रामीण जनता को कई प्रकार से मदद मिलेगी, जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य, कम ईंधन, अधिक प्रभावशाली तथा स्वच्छ वातावरण। एक छोटे चूल्हे से कई प्रकार के परिवर्तन संभव होंगे। छोटे समुदायों में इनके उपयोग का आकलन हो सके। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इनसे ग्रामीण जनता को कई प्रकार। हमारी अंतिम कहानी हमें गुजरात ले चलती है, जहां भारत के लिए अधिकांश नमक पैदा होता है। स्वच्छ वातावरण। In Gujarat, almost 75% of total Indian salt is being produced. In Gujarat, climatic conditions are very conducive. We have very, good sunny days. Rainfall is less, and there are no frequent cyclones. So that's how, the Gujarat climate is very favorable for salt production. नमक उत्पादक किसानों को अगरियास के नाम से जाना जाता है। ये ज्वार के पानी से नमक तैयार करते हैं, जो भारी मेहनत का काम है। सबसे पहले उन्हें कुआं खोदना पड़ता है, ताकि जमीन से खारा भूजल निकाला जा सके, जिनकी गहराई धरती से 40 फीट नीचे होती है। नमक उत्पादक किसानों को अगरियास। इसके बाद नमकीन पानी को चौकोर गड्ढों में जमा किया जाता है। इन गड्ढों को चारों ओर से मेड़ लगाकर बंद किया जाता है, जिससे नमकीन पानी वापस न आ जाए। सबसे पहले उन्हें कुआं खोदना पड़ता है, ताकि वाष्पीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बचा रह जाता है। नमक की पहली परत बनने के बाद इसे फावड़े से खरोंच कर एकत्र किया जाता है। नमक किसान इन्हें लगातार खुरच कर एकत्र करते हैं, ताकि नमक के महीन क्रिस्टल तैयार हो सकें। इन्हें गड्ढों के किनारे एकत्र किया जाता है, जहां से बाद में इन्हें हटाया जाता है। हर 15 दिन पर औसतन 12 से 15 टन नमक इकट्ठा हो जाता है और देश भर में नमक कंपनियों तथा रासायनिक फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। The quality of Indian salt is, not as good as like Australia and Mexican countries. The reason being, the people are not following scientific practices at many places. The method of preparation is somewhat, manual in many areas, and the traditional practices are being followed. इस प्रक्रिया में 2 समस्याएं हैं। पहली, नमक की गुणवत्ता बेहतर करनी है, और दूसरी डीजल, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। अक्सर पानी निकालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन समस्याओं के निदान के लिए CSIR के एक उत्कृष्ट संस्थान, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में नमक उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए सौर प्रौद्योगिकी तथा अन्य तकनीकों के इस्तेमाल का प्रयोग किया। अक्सर पानी निकालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने सौर पंप का इस्तेमाल किया। इनसे किसानों की लागत कम आई, क्योंकि सौर पंप की लागत कम होती है। इस स्वच्छ तकनीक से क्षेत्र में सूक्ष्म प्रदूषित कण तथा प्रदूषण के अन्य प्रकारों में भी कमी आई। मशीनीकरण तथा प्रौद्योगिकी में अन्य सुधारों से नमक की गुणवत्ता में भी सुधार आया। With the intervention of CSIR, now those marginal salt producers are producing, grade 1 salt, BIS grade 1 salt, requires 99.5% of sodium chloride purity. इन नई तकनीकों से अगरियास की जीवन शैली में भी सुधार आया। Earlier they are getting around 150 rupees from the 1 ton of salt. Now they are getting from the industrialist around 350 rupees per ton salt.
गुजरात से मिली इस सीख को राजस्थान जैसे देश के अन्य कई क्षेत्रों में भी अपनाया गया। देश के अन्य हिस्सों में भी इन्हें लागू किया जा सकता है। इनके जैसे स्वच्छ ऊर्जा के मॉडल हमारे देश के लाखों लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए उत्प्रेरित कर सकते हैं। गुजरात से मिली इस सीख को राजस्थान जैसे देश के अन्य कई क्षेत्रों में भी अपनाया गया। विज्ञान और आविष्कार हमेशा से हमारे जीवन में परिवर्तन लाते रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा के मॉडल, विभिन्न समुदायों की ये कहानियां जिसमें बेहतर जीवन शैली, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा का इस्तेमाल महज कुछ उदाहरण हैं कि विज्ञान किस प्रकार लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है। विज्ञान और आविष्कार हमेशा से हमारे जीवन में विभिन्न समुदायों की ये कहानियां जिसमें बेहतर जीवन शैली, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा का इस्तेमाल महज कुछ उदाहरण हैं कि विज्ञान किस प्रकार लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है। विज्ञान और आविष्कार हमेशा से हमारे जीवन में विभिन्न समुदायों की ये कहानियां जिसमें बेहतर जीवन शैली, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा का इस्तेमाल महज कुछ उदाहरण हैं कि विज्ञान किस प्रकार लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है। विज्ञान और आविष्कार हमेशा से हमारे जीवन में विभिन्न समुदायों की ये कहानियां जिसमें बेहतर जीवन शैली, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा का इस्तेमाल महज कुछ उदाहरण हैं कि विज्ञान किस प्रकार लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है। It's cold, it's snowed under, the temperature is hovering between -15 and -20 degrees centigrade. I am in the scenic valley of Lahaul and Spiti. I wouldn't have been standing here had it not been for the Atal tunnel which you see in the background, the green structure which opens into the Lahaul Valley. 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी और 9 किलोमीटर से भी अधिक लंबी एक टनल, न केवल सबसे लंबी बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। इसके निर्माण की राह कोई आसान नहीं थी, पर इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए अटल टनल को पूरा कर हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने अपनी दृढ़ता और संकल्प को दर्शाया है। On this episode of Life and Science with Pallav Bagla, an inside look at the making of the Atal tunnel, a look at civil engineering aspects, a look at electrical engineering, and how engineers from the Border Roads Organization braved the cold conditions and finally connected with an all-weather road between Lahaul and Spiti and the Kullu Valley. For your information, the second tunnel in the world, about 10,000 feet, is only 2.72 kilometers in USA, Eisenhower Tunnel. You can understand the jump what India has taken over the technology over 10,000 feet in tunnels. The tunnel also sends a message to India's adversaries.
India knows how to protect its border. Taming tough terrains is at the heart of one organization. From the highest airfield in Ladakh to the lowest point in Great Nicobar, the Border Roads Organization excels in connecting India. I am standing at one of India's 21st century engineering marvels. Behind me is the Atal Tunnel at Rohtang, the longest tunnel above 10,000 feet in the Himalayas. मैं मानता हूं कि अटल टनल रोहतांग देशवासियों और खास तौर पर हिमाचल वासियों के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्नेह, सहयोग, प्रेम और उनके कंसर्न को दर्शाता है। लगभग 20 वर्ष पहले उन्होंने स्थानीय जनता की जरूरत को समझा, मैं मानता हूं, और इस टनल का सपना देखा। देशवासियों, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन करके हिमाचल प्रदेश की जनता के सपनों और उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा किया। 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनी और 9 किलोमीटर से भी अधिक लंबी यह टनल न केवल सबसे लंबी बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है। टफेस्ट जियोलॉजीज और बीच में पड़ रहे लार्जेस्ट शियर जोन के कारण इसके निर्माण की राह कोई आसान नहीं थी, पर इन सभी मुश्किलों को पार करते अटल टनल को पूरा कर हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने अपनी दृढ़ता और संकल्प को दर्शाया है। कठोर चट्टानों के 2 किलोमीटर नीचे इस टनल का होना स्वयं हमारे देश के टेक्निकल कॉम्पिटेंस का एक प्रमाण है। इस प्रोजेक्ट के अधिकांश कार्य हमारे अपने इंजीनियर्स द्वारा पूरे किए गए। इसलिए अटल टनल रोहतांग का निर्माण आत्मनिर्भर भारत के हमारे एस्पिरेशंस और हमारे इंजीनियर्स को नई स्किल्स से लैस करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं मानता हूं कि यह अटल टनल रोहतांग का हमारे देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम में टनल का निर्माण किया है और हमारी 4 धाम एक्सिस पर उत्तराखंड में चंबा टनल पूरी हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में सेला और नेचपू टनल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में इन सुरंगों का निर्माण हमारे देश की इन हाउस कैपेसिटी को भी दर्शाता है। अपनी इन क्षमताओं के चलते अब हम देश के बाहर भी टनल कंस्ट्रक्शन का जिम्मा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रकार ये मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी हमारी आकांक्षा को पूरा करने की दिशा में हमारे देश एक बहुत बड़ा कदम है। Atal Tunnel is a gold standard benchmark world over. It's a world-class work which will showcase India's engineering ability to work in extremely difficult terrain, both not only in terms of heights, the kind of rock strata, and the variation in terms of the fragile work environment, terrain in which they have to work. I think BRO can truly be proud of its work when we look at Atal Tunnel. And in fact, I would say the nation is proud of the work which BRO has done. I would even say that nation is indebted to BRO and its employees for the work it has done. BRO employees sacrifice a lot when they work. They work in difficult conditions, dangerous conditions. And in fact, doing such difficult work in these conditions is really something which creates a model for all of us in terms of their dedication, their commitment to the cause of
nation's development, and of course, to provide strategic infrastructure for a nation's security. And to explain to us the complexities of the making of this tunnel, we have with us Lieutenant General Rajiv Chaudhary. He's a civil engineer, and incidentally, both General Chaudhary and I share an alumnus, the Indian Institute of Science, Bangalore. And thanks a lot for joining us, General. I salute you also for being here at this height of 10,062 feet, and you have made it. I'm quite impressed with that. Thanks a lot. General Chaudhary, why should India be proud of what we see behind us, the Atal Tunnel? Firstly, this is the longest tunnel what has been constructed in the world by any engineers. This is 9,000 meters long tunnel, about 10,000 feet. And for your information, the second tunnel in the world, about 10,000 feet, is only 2.72 kilometers in USA, Eisenhower Tunnel. You can understand the jump what India has taken over the technology over 10,000 feet in tunnels. So it's a major breakthrough. And this tunnel is not connecting the places as it will be connecting Lahaul Spiti people. It is also connecting the people of Lahaul Spiti which were cut off for approximately 6 months from the mainland. So we are connecting the culture, we are connecting people, we are connecting places. So you are joining hearts. Yes. So, and this tunnel has got a lot of strategic value and lot of socio-economic importance. The Border Roads Organization works in some of the other more difficult conditions. Tell me, from the deserts to the sea, where all and how difficult the conditions are. Border roads, as the name suggests, it works in the borders. So we work in the Thar Desert borders. The temperature goes up to plus 50 degrees centigrade. And we work in areas like this, and more higher areas, have got temperatures of approximately minus 50 degrees centigrade. At Dras, Kargil, it goes, that is the second coldest place in the world. So you can understand the differential of temperatures of operation is approximately 100 degrees centigrade. And the same people, sometimes they go to Thar Desert, sometimes they go to Dras. And not only this, our expense spreads from DSDBO to Indra Point, which is the highest airfield we have. Highest airfield in Ladakh. Absolutely. And it goes down below to Indra Point, which is the lowest point of our Indian subcontinent. Which is the southernmost point on Great Nicobar. Absolutely. And also from Thar Desert in the west to Arunachal Pradesh, which is the easternmost part of the country. So we are spread across the country. We are joining people and places, as I told you earlier, and we are joining cultures. How do you lead such a diverse pool of people? That is a very difficult question. I don't lead. I just facilitate. Oh, lovely. I don't lead. I don't do anything. It is just I do little things to increase and infuse that motivation. We see a lot of concrete here. What are these concrete This is basically to stabilize the hillside, which is very fragile. Okay. If you see the fall, it is nearly 90 degrees. Okay. And these mountains, under the pressure of the snow and on its own pressure, they sometimes start crumbling and come down on the road in form of debris, so which blocks the traffic. So we do shotcreting, and this is called bolting. And those pipes you see, they are called weep holes. Okay. So that mountain, when it weeps, in the sense when the water gets seeped into the mountain side, it has to be given outlet. So they are the weep holes and the bolts and the shotcreting basically to stabilize the mountain side. Lovely. Let's take a look at some of the other work. At the Atal Tunnel, General Rajiv Chaudhary gave us a broad overview. Now let's meet some of the key people who made the tunnel possible. We have with us Chief Engineer K.P. Purushothaman. He hails from Kerala but works at over 3,000 meters and made this tunnel. General Rajiv Chaudhary gave us a broad overview.
Now let's meet some of the key people who made the परिषद, विज्ञान भारती एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये सभी शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, महाकौशल विज्ञान परिषद और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल शामिल है। इनके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का नाम आप सबने सुना होगा, वेल नोन है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी वेल नोन है। लेकिन एक नाम इसमें और आ रहा है, विज्ञान भारती। ये विज्ञान भारती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बतलाना चाहेंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि सरकारी संस्थाएं करवाती हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम स्वयं स्फूर्त होकर के काम करते हैं। विज्ञान भारती विज्ञान के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है और ये जो राष्ट्रीय संगठन है, इस राष्ट्रीय संगठन की पूरे देश में प्रादेशिक इकाइयां हैं। इन प्रादेशिक इकाइयों में महाकौशल प्रांत में महाकौशल विज्ञान परिषद के नाम से कार्य कर रही है। विज्ञान भारती का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य लेकर के ये पूरी तरह से एक सामाजिक संगठन है। सरकारी संगठन ना होकर के सरकार के साथ में कार्य करता है, लेकिन एक सामाजिक संगठन है जिसका उद्देश्य है विज्ञान के द्वारा समाज का विकास, हमारे राष्ट्र का विकास। और इस राष्ट्र के विकास में जुड़ने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। विज्ञान भारती का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, वो एक जनसाधारण भी उसको समझे और जनसाधारण के अंदर भी विज्ञान की चेतना विकसित हो। जनसाधारण के अंदर विज्ञान की चेतना विकसित करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हम किसी चीजों को केवल माने ही ना, बल्कि उनको जानें और उसके पीछे क्या विज्ञान है उन चीजों को समझें, तो हम ज्यादा अधिक अच्छी तरह से तर्कपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे, विचार कर सकेंगे और साथ ही साथ में उसका कार्य कर सकेंगे। विज्ञान भारती का यही उद्देश्य है। विज्ञान भारती का जो उद्देश्य है, खासतौर से विज्ञान तो सब एक है, किंतु विज्ञान भारती का जो उद्देश्य है वो स्वदेशी विज्ञान को आगे बढ़ाना है। स्वदेशी विज्ञान जो कि हमारे भारत का पुराना विज्ञान था, उसको अंग्रेजों ने जैसे ये सोचा कि ये जो विज्ञान है, ये इनका जो विज्ञान है वो विज्ञान नहीं है, जो हम विज्ञान लाए हैं वो विज्ञान है। तो ऐसा नहीं है। विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा स्वदेशी विज्ञान जो कि किसी कारण से समाप्त होता जा रहा था, उसको विकसित करना और स्वदेशी विज्ञान की जो अवधारणा के ऊपर ये विज्ञान भारती कार्य कर रहा है। स्वदेशी विज्ञान से मतलब ये है कि हर स्थान का अपना एक विज्ञान होता है। जैसे हमारे कृषक भाई हैं, सभी अपने अपने ढंग से खेती करते हैं, अपने ढंग से सिंचाई करते हैं। हर आदमी के अंदर एक विज्ञान है। खेती का जैसे आप देखते हैं कि बहुत बड़ा विज्ञान है। अदरवाइज लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान का मतलब ये है कि केवल हमको साइंस को पढ़ना है और साइंस को लोग ऐसा समझ लेते हैं कि साइंस तो एक अलग से विषय है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर चीज में विज्ञान है। आप खेती में जो आप काम करते हैं, आपको मालूम है कि किस समय किस फसल में कैसा पानी देना है, कब उसको बोना है, किस तरह के औजारों का उपयोग करना है। तो ये सब क्या है? विज्ञान ही तो है ना। तभी तो आप उसको कृषि को सही ढंग से कर सकते हैं। और हमारे भारत का विज्ञान, हमारी कृषि की परंपरा जो है वो दूसरे देशों से हट करके हो सकती है, ये भी निश्चित है। तो हमारे देश का धातु विज्ञान, हमारे देश के कृषि विज्ञान, हमारे देश के विभिन्न विज्ञान जो थे वो पहले से ही विकसित थे, लेकिन वो जो विज्ञान है उनको पीछे धकेल दिया गया और जो बाहर से आया हुआ जो विज्ञान है उसको हमने मान लिया। बाहर की दवाइयों को हमने स्वीकार कर लिया, अपने यहाँ के आयुर्वेद को भूल गए। किंतु हमने ये देखा कि जब कोविड-19 का जो समय था, उसमें आप ये देख रहे थे कि कौन सी चीज हमारे काम में आ रही थी?
सभी लोग काढ़ा पी रहे थे, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी यहाँ से उस समय जो अश्वगंधा का बोला गया था, गिलोय का काढ़ा बोला गया था, वो सभी लोग पी रहे थे और उनको लेकर के हम ना केवल बीमारी से बचे रहे बल्कि स्वस्थ रहे। हमारे भारत का जो है खाने का जो विज्ञान है, जिसको कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का जो खाना पीना है, वो भी विदेशों ने उसको ऑब्जर्व किया। अदरवाइज ये देखा गया था कि जब कोविड-19 आया था तो उसके पहले, जब भारत में आने के पहले ये संकल्पना की जा रही थी कि भारत तो एक बहुत ही सघन देश है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, घनी आबादी है, और यहाँ अगर कोविड-19 आ गया तो यहाँ की तो समझो आधी जनता जो है, या आधी पॉपुलेशन जो है उसका सफाया हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे ये कारण देखा गया कि हमारे यहाँ का जो खाने पीने का तरीका, हमारे जो मसाले हैं, हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद है, ये सब उसके पीछे देखे गए। और इस प्रकार से एक और चीज सामने आई, उसको फूड एज मेडिसिन या आहार क्रांति भी बोला गया। और आहार क्रांति के अंतर्गत आजकल विदेश के वैज्ञानिक भी ये देख रहे हैं कि भारत का जो खाने पीने का जो तरीका है कितना साइंटिफिक है। विज्ञान भारती का उद्देश्य ये भी है कि विज्ञान को हम अपनी भाषा में लिखें, और हमारे जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं, उस अनुसंधान को यदि वो अपनी भाषा में प्रकाशित करते हैं और अपनी भाषा में ही जनसाधारण तक ले जाते हैं, तो उनको समझने में आसानी होगी, ना कि अंग्रेजी भाषा में समझने में आसानी होगी। तो विज्ञान भारती का उद्देश्य ये भी है कि विज्ञान हमारी भाषा में विकसित हो और हमारे लोगों को सरल भाषा में उसको समझाया जा सके, ताकि वो उसका फायदा ले सके। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए विज्ञान भारती विशेष तौर से हमारे जो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कई सारे कार्यक्रम को आयोजित करवाती है, जिनमें से कि कुछ राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होते हैं, उनसे भी हमारे क्षेत्रीय विद्यार्थियों को या स्थानीय विद्यार्थियों को जोड़ा जाता है, उन तक सूचना पहुंचाई जाती है। और जैसा कि पिछले 2 सालों से तो कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन आयोजित हो रहे थे, तो उनको जोड़ा गया, अदरवाइज वो विद्यार्थी वहां जाकर के भाग लेते हैं। साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्रांतीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि एक जिज्ञासा का कार्यक्रम होता है, प्रतिवर्ष होता है, जिसमें कि जो विद्यार्थी होते हैं स्कूल के और कॉलेज के जो विद्यार्थी होते हैं, उनके अंदर विज्ञान को समझाने के लिए, विज्ञान केवल क्लास में ही पढ़ने वाली विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान को हम चित्रों के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। विज्ञान को हम ऐसे राइटिंग के माध्यम से भी समझा सकते हैं, विज्ञान को हम नाटक के माध्यम से भी समझा सकते हैं, विज्ञान को हम पेंटिंग या पोस्टर के माध्यम से भी समझा सकते हैं, विज्ञान को हम मॉडल के माध्यम से भी समझा सकते हैं। और ये जो माध्यम है इस प्रकार के होते हैं जिससे कि हम जनसाधारण तक उस विज्ञान को ले जा सकते हैं। विज्ञान भारती में ने बहुत सारे अनूठे प्रयोग भी किए हैं, जिसमें कि उनका उद्देश्य ये भी है कि हमारे जो लोग लिख नहीं सकते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दिमाग की कमी है, वो बहुत सारे ऐसे इनोवेशन करते हैं जिसको कि हम जुगाड़ के द्वारा भी कह सकते हैं कि जुगाड़ के द्वारा भी बहुत सारे इनोवेशन होते हैं। तो ऐसे लोगों को जिसको कि हम ग्रास रूट इनोवेटर कह सकते हैं, ग्रास रूट इनोवेटर, जिनको कि हालांकि उस तरह से लिख नहीं सकते अपनी चीज को, उनसे कहा जाए कि आपने क्या किया इसको लिख करके बताइए, उस प्रकार उसको पेपर के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, किंतु वो अपने कार्यों को उस पर विज्ञान भारती के जो कार्यक्रम होते हैं, या विज्ञान भारती के बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें कि ग्रास रूट इनोवेटर को आमंत्रित किया जाता है। तो हमारे किसान भाइयों ने यदि कुछ ऐसे अनुसंधान किए होते हैं या जुगाड़ के द्वारा कोई चीज ऐसी डेवलप करी होती है जिसको कि वो वहां पर प्रदर्शित करते हैं, तो उनके लिए भी उनको आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि हम लोग वहां देखने के लिए जाते हैं, एग्जीबिशन वगैरह जो लगती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि जैसे किसान भाई हैं, उन्होंने मूंगफली छीलने के लिए कुछ यंत्र अपने आप से डेवलप किए,
कुछ लोगों ने ये देखा कि जो विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं उनको अलग अलग करने के लिए किस प्रकार से डेवलप करना है, उनको विकसित किया। तो ग्रास रूट इनोवेटर के लिए भी विज्ञान भारती में स्थान है। तो हमारे इसके साथ साथ में तो इस तरह से विज्ञान भारती केवल विज्ञान के लोगों के लिए नहीं है। हमारा कहना ये था सभी जगह विज्ञान है और सभी लोग जो है विज्ञान भारती के अंग हो सकते हैं, और यही विज्ञान भारती का उद्देश्य है। धन्यवाद। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान सप्ताह जो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, विज्ञान प्रसार भारत सरकार एवं विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वाधान में 7 दिवसीय ये कार्यक्रम विज्ञान सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उसका समापन समारोह है। आज इस कड़ी में विश्वविद्यालय पिछले 7 दिनों से विभिन्न तरीके की कार्यक्रम सभी छात्र छात्राओं के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए आयोजित कर रहा है। आज इसी श्रृंखला में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के प्रयास में हम कृषक विज्ञान चौपाल, कृषक वैज्ञानिक चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, और जिसमें हमारे बीच में उपस्थित हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के परम सम्मानीय आचार्य प्रोफेसर पी.के. मिश्रा साहब तथा क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर के निदेशक सम्मानीय डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी। मैं आप इन दोनों महान वैज्ञानिकों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पे आए, प्रोफेसर पी.के. मिश्रा साहब एवं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पे सम्मानीय प्रोफेसर पी.के. मिश्रा साहब एवं सम्मानीय डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो हमारे किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारी बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का, हाल में सभी उपस्थित छात्र छात्राओं सभी का स्वागत है। और आज इस विषय पे जो प्राकृतिक खेती, जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए देश में, ताकि जो तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं प्रदूषित फल सब्जियां अनाज के उपयोग से, जो जहरीले केमिकल्स के प्रयोग से जो हमारी अनाज फल सब्जियां आदि हम प्रदूषित हो रही इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां, इवन कैंसर तक उससे उत्पन्न होता है। तो हम किस तरीके से अपने आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हम बचाएं, इस संबंध में ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इसी विषय पे आज ये परिचर्चा आयोजित है। मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम, अध्यक्ष महाकौशल विज्ञान परिषद से अनुरोध करूंगा कि वे सम्मानीय प्रोफेसर पी.के. मिश्रा जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम, अध्यक्ष महाकौशल विज्ञान परिषद, कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। तथा मैं प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे जो उपस्थित
सम्मानीय डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी, निदेशक क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर के निदेशक का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। प्रोफेसर सुनीता शर्मा। कार्यक्रम में समय ज्यादा न लेते हुए मैं आज के विशेषज्ञ सम्मानीय प्रोफेसर पी.के. मिश्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि वे प्राकृतिक खेती, महत्व, समस्याएं एवं निदान विषय पे हमारे किसान भाइयों को उद्बोधित करें, उनका मार्गदर्शन करें। सर के डिस्कशन के साथ में जो भी आपको प्रश्न पूछना हो तो ये विशेषज्ञ द्वय हमारे बीच उपस्थित हैं, आप उनसे अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। प्रोफेसर पी.के. मिश्रा साहब। धन्यवाद सिंह साहब। मंचासीन हमारे साथी डॉक्टर अजय राजपूत जी, आप डायरेक्टर हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, भारत सरकार के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं और वास्तव में यही विशेषज्ञ हैं। मुझे विशेषज्ञ बोला तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ उतना, क्योंकि जो एक तो विषय चुना गया है, इधर तो नहीं दिख रहा है, तो उसमें लिखा है प्राकृतिक खेती। एक तो सबसे पहले मैं जितने भी सभागार में उपस्थित हमारे वैज्ञानिक साथी और फ्रंट लाइन में भी जितने शिक्षक बैठे हैं उनका स्वागत करता हूँ, किसान भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं। एक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। कृपया हाथ बताएं कि आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती या और कौन सी, ये बता दें जैविक खेती करने वाले कितने किसान हैं? हाथ उठा के बता दें। कोई बात नहीं है, जो सारे वो बोलेंगे। तो इस सभागार में जैविक खेती करने वाले अभी वर्तमान में एक भी कृषक नहीं है और प्राकृतिक खेती को करने वाले भी एक भी नहीं है। और जो आधुनिक खेती करने वाले हैं, जिनकी जमीन 5 हेक्टेयर से ज्यादा है, वो कृपया हाथ उठाएं। अच्छा ठीक है, एक किसान वही वो बैठे हुए हैं। अब हमको सभागार में ये जानकारी हो गई कि हम जिनको संबोधित करना चाह रहे हैं वो किस प्रकार के हमारे भाई बहन हैं। अब आज का जो विषय है, मेरे को लगता है प्राकृतिक खेती के ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये विषय ऐसा चुना है कि इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं बोलने में, क्योंकि प्राकृतिक खेती, पारंपरिक खेती, जैविक खेती, कन्वेंशनल खेती और अभी की इम्प्रूव खेती मतलब वैज्ञानिक खेती, ये 4 प्रकार के अलग अलग इसके भाग हैं। और इसमें बहुत धागे के बराबर अंतर है, विशेष रूप से कन्वेंशनल और नेचुरल खेती में, जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट है वो किसान भाई जानते हैं, जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से भी कम होगी या 1 एकड़ होगी। 1 एकड़ या 2 एकड़ वाले कितने किसान भाई हैं? काफी लोग हैं। तो आपसे जो 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ वाले किसान हैं, वास्तव में आप लगभग प्राकृतिक खेती कह लें या जैविक खेती कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, छोटी जमीन है और छोटी जमीन में आगे इस प्रकार की खेती करना संभव है। और जो बड़े बड़े किसान हैं वो या तो जमीन सिकमी में देते हैं, मशीनों का उपयोग करते हैं और एक फसल लगाई तो पूरे क्षेत्र में लगा। लेकिन जो छोटे किसान भाई हैं, वो जो इसकी कार्यमाला होती है किसी भी फसल की, जबलपुर के क्षेत्र में जो मेरी जानकारी है, ये सामान्यतः धान लगाते हैं, धान के बाद गेहूं लगाते हैं, वो भी भरेल या हवेली सिस्टम में, ऐसे ही है ना। और दूसरा ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई के संसाधन हैं, वो उनका जो अभी फसल चक्र है तो वो धान भी लगाते हैं, धान के बाद मटर, हरी मटर लगाते हैं, 1 बार हरी मटर लगाते हैं, 2 बार, और फिर जाके गेहूं भी लगाते हैं। और ये जो छोटे किसान भाई, एक और खासियत है कि अधिकतर सिकमी की जमीन आप ही लोग लेते हैं, ऐसा है कि नहीं, है ना।
तो जो आपकी लागत है आपको उस दृष्टि से देख के करना होती है कि हमें जो सिक्किमी वाले से जिससे जमीन ली है 30,000 रुपये एकड़ लेते हो, क्या लेते हो? लगभग इतनी ही होगी एक फसल की, तो दोनों फसल की, दोनों की। अब वो 30,000 तो उसको देना ही देना है, और उसके अलावा आपको अपने खर्चे निकाल के खुद का लाभ कमाना है। तो जो ऐसे रासायनिक खेती के खेत कहते हैं जैसे, या ऑर्गेनिक खेती में अनऑर्गेनिक खेती, उसमें आप जितनी भी किसी फसल के लिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं उससे कम उपयोग करते हैं, क्योंकि बड़ा खर्चे का काम है। दवाई वगैरह भी जो फसल आप ले रहे हो सिवाय मटर को, चना को छोड़ के ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब जो जैविक खेती का कॉन्सेप्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि हम जो भी कृषि शिक्षा है उसमें अलग से एक कोर्स चलाएंगे, ऑर्गेनिक खेती पे स्पेशलाइज कोर्स चलाएंगे। अभी उसका सिलेबस बनने वाला चल रहा है, वो राष्ट्रीय स्तर पर बनेगा, क्योंकि राष्ट्र जो है वो जबलपुर से बहुत बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट आसाम से लेके कन्याकुमारी से लेके और पूरा फैला हुआ है, और हर जगह की जलवायु, जमीन की स्थिति, सिंचाई की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति, कहीं तूफान आते हैं, कहीं और कुछ आते हैं, तो समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, उड़ीसा हो, बंगाल हो और बाकी चीजें, उनकी अलग समस्याएं, अलग प्रकार की फसलें लेते हैं वो। और जो हमारे यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के हैं वो स्टेप फार्मिंग होती है, सीढ़ी वाली, उसमें लेते हैं, वो लगभग ऑर्गेनिक खेती ही कर रहे हैं। ऐसी जो और दूसरे क्षेत्र के किसान हैं, और उनकी अलग अलग जलवायु है, अलग अलग भूमि की स्थिति है, वो फसलों का चयन भी अलग अलग होता है। और जैसा नासिक और इस तरफ सबसे ज्यादा वो लगाते हैं, पता चला कि प्याज लगाते हैं, तो उत्तर प्रदेश तरफ सबसे ज्यादा आलू के और शक्कर का गन्ना लगाया जाता है। तो इस तरह दृष्टि से कुछ फसलें ही ऑर्गेनिक होंगी, ये जरूरी नहीं है कि हम अन्न उत्पादन भर करें, इसमें सब्जी भी आती है, फल भी आते हैं, सब आते हैं। ऑर्गेनिक गन्ना की कल्पना नहीं कर सकते, क्यों सिंह साहब? और इसी तरीके से जो बाकी हैं, ये कंद वाली फसलें हैं और अन्य फसलें लगा रहे हैं, उनमें भी बहुत अलग प्रकार की समस्या होती है। बीज के रखरखाव से लेके, क्योंकि बीज भी ऑर्गेनिक चाहिए, और वो कोई भी जमीन को अगर ऑर्गेनिक के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना है, किसान भाई सुने, तो कम से कम 3 वर्ष बाद होती है। मतलब अगर आपकी किसान, आपके भाई की किसान भाई की जमीन ऊंचाई पे है और आपकी जमीन नीचे है और आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, वो रासायनिक खाद डालना, जब पानी बरसेगा तो वो पूरा रसायन आपके खेत में आएगा कि नहीं आएगा। तो खेत का, जमीन का चयन भी इतना महत्वपूर्ण है कि दूसरे के रसायन या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपके यहाँ बैठे नहीं है, जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, जिस खेत का चयन आप कर रहे हैं, वो वास्तव में पूरा ऑर्गेनिक हो जाए। ये आप लोग को चूंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। और ये होती है, ढलान वाली जमीन भी होती है, किसी का सिंचाई का पानी बहता है, किसी का कुछ है। ऑर्गेनिक खेती में किसी भी प्रकार के रसायन और जो नॉन जैविक या जो कीटनाशक उपयोग होना है, वीडीसाइड तो अभी तक कोई तैयार नहीं है। तो जो आप खरपतवार नियंत्रण में प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस डाल देते हैं, वो खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। तो जैविक में अभी मेरी जानकारी में अभी तक कोई ऐसा रसायन जो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हो वो नहीं है। लेकिन फिर भी आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक खेती है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, जो भी कहना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हर चीज को अलग अलग हम विस्तार से बताएं। कि प्रकृति में तो पहले जो है कि किसान अपना सिर्फ वो हल जोतता था 16 बैल वाला, और जो जितना हो गया तो हो गया, जो है तो दाना डाल दिया, और जब पक गया तो काट लिया। भगवान भरोसे, मतलब जितनी नमी मिल जाए, जितनी खाद मिल जाए, वो वास्तव में प्राकृतिक खेती है। और जो ट्रेडिशनल खेती है उसमें थोड़ा मोड़ा हम गोबर की खाद भी डालते थे, अन्य चीजें भी डालते थे, कभी कभी रसायन भी डाल देते थे। तो वो हमारी चली आ रही कि हम मिक्स क्रॉपिंग भी लगा रहे हैं, और दूसरी फसलें भी, सरसों लगा दी, गेहूं के साथ, चने के साथ लगा दी। ये है इस तरीके की जो पारंपरिक फसलें हैं। और हमारा मुरैना है, और उस तरफ राजस्थान तरफ या सरसों बहुत होती है,
ज्वार बाजरा बहुत होता है, तो हर क्षेत्र के अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है और वो उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ पर वो वाला क्रॉपिंग या सिस्टम देंगे या क्रॉपिंग पैटर्न देंगे, वो आप लोग के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। जो कटनी इस क्षेत्र के लिए होगा, जबलपुर और जबलपुर संभाग से लगे हुए क्षेत्र के लिए, वो छतरपुर, टीकमगढ़, बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए अलग होगा। वहाँ की जल की उपलब्धता अलग हो सकती है, जमीन की किस्म अलग हो सकती है, सब हो सकती है। तो आप जिस भी जमीन को या अपने रकबे को या प्लाट को ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो सरकार उसके लिए बहुत से संसाधन आपको सब्सिडी या मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। क्यों अपनाना चाहिए? महत्व क्या है कि चाहे मनुष्य इसका ज्यादा केमिकल का खाद का उपयोग करे, तो उसका उदाहरण समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं कि पंजाब में सबसे अधिक कैंसर के केस हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो आवश्यकता है उससे ज्यादा यूरिया या अन्य खाद डाली जा रही है। तो वो मनुष्य के शरीर पे असर कर रहे हैं, बच्चों पे कर रहे हैं और पशुधन पे भी कर रहे हैं, क्योंकि चारा भी उसी से निकल रहा है, तो चारा भी वो होता है। और अगर वो मुर्गी पालन और कर रहे हैं, तो उसका दाना हम जब स्टोर में रखते हैं, तो स्टोर में भी कोई ना कोई केमिकल डाल देते हैं कि इसमें कीड़े नहीं लगे। तो इसकी जो ऑर्गेनिक की व्यवस्था है, वहाँ खेत के चयन से लेके सिंचाई की व्यवस्था है नहीं है, फसल के बीज की उपलब्धता से लेके और उसकी सिचुएशन से लेके वहां से शुरू होती है। और इनपुट क्या क्या उपलब्ध है वो अलग विषय है, क्योंकि जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसमें ऑर्गेनिक के नाम से कोई सीड उपलब्ध नहीं होता। अधिकतर 99% जो है वो बड़ी कंपनियां बेच रही है। अब जो कंट्रोल में है वो आपकी पारंपरिक फसलें हैं, और इस प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जिनमें बहुत कम खाद का उपयोग हो रहा है, प्राकृतिक कारण से, उनकी खुद की आर्थिक कारण से या जमीन की संरचना के हिसाब से उसे हम बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक मानते हैं। तो उधर पे जो उधर साइड का या कुरई साइड का गेहूं आता है वो लगभग ऑर्गेनिक होता है, बहुत कहते हैं सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का। अब जब ऑर्गेनिक उगा रहे हैं आप, तो इसका उद्देश्य है कि इसका रजिस्ट्रेशन हो, प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन हो, और जो आपका आ जाए उत्पाद उसको ऑर्गेनिक तरीके से कृषि उपज मंडी में खरीदा भी जाए। नहीं तो सावधानबाजी पसेरी वाली है कि जो इनऑर्गेनिक है वो भी परखी लगाई उसने, व्यापारी ने, तो बोल दिया 2000 लेंगे, और ऑर्गेनिक है वो भी 2000 लेंगे, तो आपको क्या फायदा है? वास्तव में ऑर्गेनिक जो भी उत्पाद हो उसके 2.5 गुणे तक मूल्य मिलना चाहिए। वो तब होगा जब उसमें ब्रांड लगेगा कि ये जैविक उत्पाद है, और जैविक उत्पाद को खरीदने वाले व्यापारी और उसकी खरीदार की चेन, उत्पादन करने वाले की चेन बनना चाहिए कि कौन खरीद रहा है, और मार्केट मूल्य से ज्यादा निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप ये भाटी फर्टिलाइजर से उत्पादन ले रहे हैं उससे पहले वर्ष या दूसरे वर्ष कम उत्पादन आए, लेकिन ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके परिवार की, देश की, वो सबके लिए अगर बहुत अच्छा आपका उत्पाद है तो ये एक्सपोर्ट हो सकता है, अगर उसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं है। जो टेस्टिंग होती है अपेगा के थ्रू, रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, तो आपको 4 गुना कीमत भी मिल सकती है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो और अन्य चीजें हो। तो इसमें आने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि जहाँ के भी आप किस गांव से आए हैं सब लोग? यहीं जबलपुर से। तो कभी जबलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र गए हैं? कितने लोग गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। इतना बड़ा कृषि विज्ञान केंद्र है, तो या तो कोई महिला प्रशिक्षण में गए होंगे, सिलाई विलाई में गए होंगे, या कोई और बागवानी की ट्रेनिंग हुई होगी। वहाँ ऑर्गेनिक की भी ट्रेनिंग होती है, वर्मी कंपोस्ट भी वो कैसे बनाते हैं वो भी बताते हैं, FYM भी, और जो भी और बाकी बनते हैं। और संयोग से कृषि विश्वविद्यालय में, और आप जो है राजपूत साहब बैठे हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर और पाउडर जो है उत्पाद बेचते हैं। और हमारे यहाँ तो 15 प्रकार का जो है वो उत्पाद मिलते हैं ऑर्गेनिक के। लिक्विड फर्टिलाइजर भी मिलता है स्प्रे करने के लिए, पाउडर भी मिलता है, सब मिलता है। तो आप जब यहाँ जबलपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में, जो भी कारण है, आपका भ्रमण होना चाहिए कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। बायो फर्टिलाइजर की लैब देखिए, और ये जो राजपूत जी बैठे हैं
ये इनके सतत संपर्क में रहे। और मैं चाहूंगा कि जितने किसान आए हैं, जो आयोजक मैडम हैं, महाकौशल की अध्यक्ष इसकी विज्ञान की, इन सब पूरे किसानों का मोबाइल नंबर और डेटाबेस रख लीजिए। उस डेटाबेस को आप आज बना के और राजपूत जी को दीजिए और एक सिंह साहब को दीजिए, तो आपको हर हफ्ते में 2 दिन SMS आएंगे, वो कृषि विज्ञान केंद्र को पहुंचा देंगे। तो चाहे वो किसी पर मौसम की जानकारी हो, बाजार की जानकारी हो, आपके मोबाइल वहां अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो आप उनसे जुड़ेंगे। और फिर कभी कोई समस्या आती तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से, इसीलिए है कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में एक है। अब दूसरा इसका पक्ष है कि जब ऑर्गेनिक में जाते हैं तो पशुधन का पालन भी होना चाहिए, मुर्गी पालन भी होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो वो बहुत से किसान कर रहे हैं, पशुधन भी पालते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं और ये पोल्ट्री का उसका भी करते हैं काम, बायोगैस भी बनाते होंगे, फर्टिलाइजर FIM भी बनाते होंगे, लेकिन सभी नहीं करते। क्योंकि एक कारण है उसका कि हम थोड़े से अब पहले के मुकाबले हमको लेबर उपलब्ध नहीं है। परिवार के जो सदस्य, पारिवारिक सदस्य खेती में लगे रहते थे, उसमें युवाओं की रुचि नहीं है। और हर व्यक्ति शहर में जाके ही नौकरी करना चाहता है। भले वो आपकी खेती में आप 1 लाख रुपये एकड़ से कमाओ, लेकिन वो 20,000 25,000 की नौकरी करने जाएगा। तो उसकी रुचि भी विकसित करना पड़ेगी कि अगर यहीं से आपको अच्छा अनाज मिल रहा है, घर में अच्छा भोजन मिल रहा है और खेती में शासन इतनी सब्सिडी दे रहा है, वो मदद कर रहा है, तो आप इस दिशा में आइए, इसको रोजगार के रूप में अपनाइए। और ये एक विज्ञान है। आप लोग देखते हैं कि नहीं, पुरानी कहावत है कि चीटी ले अंडा चढ़े सो जरूरत पड़ता है। बतर आती है तो आप मिट्टी का ढेला उठाते हो कि नहीं उठाते हो? अगर कोई संसाधन नहीं है तो उसी को उठा के पटकते हैं ना कि ये हल चलाने लायक हो गया। करते आए हैं नहीं आपके और आपके पूर्वज भी। तो ये वैज्ञानिक तरीके से है जो पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। जितना हम इसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर और अन्य डालेंगे, इससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, मनुष्य का स्वास्थ्य भी, पशुओं का स्वास्थ्य भी, पक्षियों का स्वास्थ्य भी, सब पे असर डाल रहा है। इसलिए इसको जो लोग करना चाहते हैं वो अपनी सहमति दें। और जो अध्यक्ष महोदय मैडम है, उनसे अनुरोध है कि इस गोष्ठी के बाद जो इसमें रुचि रख रहे हैं उनका संपर्क जरूर विशेष रूप से राजपूत साहब से कराइए। तो यहाँ के जो ज्वाइंट डायरेक्टर है निजाम साहब, उनको, और जो ऑर्गेनिक के इसके इंचार्ज हैं उनको जो मदद कर सकते हैं ऐसे के संपर्क एक दूसरे के करा दें कि ये रुचि ले रहे हैं, इनको हमें मदद करना है। तो इस तरीके से आप इसमें आ सकते हैं, इस खेती में आना चाहिए। लेकिन एक जो व्यवस्था बनी है शासन की और राष्ट्रीय स्तर की, उसके माध्यम से आइए। और किसी को कोई प्रश्न करना है तो जरूर पूछिए। अभी तो हमने संक्षिप्त में इसकी जो रूपरेखा है वो बताई। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ बताइए। जैसे कि अभी नॉर्मल MSP दिया जाता है किसान के सपोर्ट के लिए, खाद जो भी फसलें वगैरह खरीदारी के लिए, वैसे कुछ क्या प्रबंध सरकार के द्वारा जैविक खेती के जो अन्य उत्पादन, जैसे आपने 1.5 गुना 2.5 गुना 3 गुना बोला, तो कमर्शियली। धन्यवाद, आपने प्रश्न किया, बढ़िया विस्तार से बता देते हैं। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, मिनिमम माने न्यूनतम, सपोर्ट आप गिर रहे हो तो हम टेक दें, और वो मूल्य है। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, लोग समझ नहीं पाते। 1971 से चल रहा है। जब हमारे यहाँ किसानों की और ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उत्पादन हो, और जो बिचौलिए हैं और जिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो आड़तियाँ हैं वो अपने 10 इकट्ठे हो जाते हैं, वही गोली लगाते हैं। तो अगर बाजार मूल्य कैसे डिसाइड होते हैं? सप्लाई और डिमांड से। मतलब जो आपकी सप्लाई और डिमांड है, जिस दिन टमाटर बाजार में ज्यादा आएगा रेट नीचे हो जाएंगे। जैसे जैसे मौसम बदलता है और टमाटर की सप्लाई कम होगी तो रेट ऊपर जाएंगे। कृषि उत्पादों में जो सीजनल होते हैं उनमें भी ये काम करता हो। जिस साल गेहूं का रकबा बढ़ गया, धान का उत्पादन बम्पर हो गया, तो उसमें अलग अलग प्रकार की उदाहरण बता दे रहे हैं कि एक फाइन
फाइन क्वालिटी की पैडी लेते हैं, मीडियम क्वालिटी की लेते हैं, सुपर फाइन लेते हैं, और कोर्स जो होती है वो लेते हैं। तो वो जो प्राइस डिक्लेयर होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए होती है कि हम सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं और सारी फसलें उसमें समाहित नहीं होती हैं। एमएसपी में जो बड़े बड़े किसान हैं वो अधिकतर दो ही फसलें उगाते हैं, या तो गेहूं या धान। लेकिन इस प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए 14 फसलें चिन्हित हैं। उसमें दलहन की फसल भी है और ये जो अनाज वाली फसलें वो भी शामिल है। उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन ये जरूर बताना चाहेंगे कि उसमें किसान हर प्रकार के उत्पादन को नहीं करता है। संक्षिप्त में समझाएं, जो किसान धान गेहूं उगाता है वो दाल अगर नहीं उगाता तो बाजार से खरीदेगा, तेल बाजार से खरीदेगा, शक्कर बाजार से खरीदेगा, और बाकी जो गैर कृषि उत्पाद हैं, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, लोहा चाहिए मकान बनाने के लिए, कुछ और सामान सीमेंट चाहिए, इन सब का बैलेंस बनाया जाता है। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में पैरिटी प्राइस। आप किसान भाइयों को तो अभी वो नहीं बता पाऊंगा। तो उसमें पैरिटी मतलब एक संतुलन बनाया जाता है। एमएसपी के लेक्चर करवा दिया लोगों ने। तो पैरिटी प्राइस होती है प्राइस बिटवीन दी ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड ऑल नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। किसान हर चीज का उत्पादक नहीं है, वो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, उपभोक्ता भी है। अगर हम किसी उत्पाद की प्राइस, गेहूं की प्राइस 5,000 रुपए कर देंगे तो ये बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। और अगर हम चने की ऐसे ही कर दें कि 10,000 रुपए क्विंटल लेंगे तो जो किसान चना उत्पादक होगा वो तो ठीक है, गेहूं उत्पादक होगा वो अलग है, बाकी कंज्यूमर हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित होंगे कि इसका बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। हम सपोर्ट दे रहे हैं, आपको न्यूनतम सपोर्ट प्राइस से बाजार में अधिक मूल्य मिले, आप कंपटीशन में जाइए, खुशी से बेचिए। लेकिन सरकार ये कमिटमेंट कर रही है कि इससे नीचे प्राइस जाए तो दें। इसमें बड़ी अभी कंट्रोवर्सी है, सब क्या समझते कि एमएसपी पे ही खरीदेंगे। समस्या सिर्फ दो ही फसलों में, धान हो गया हो, बाकी किसी और फसल में नहीं सुना होगा। प्याज के केस में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राज्य स्तर की अलग से प्राइस पॉलिसी बनाई है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता था, सोयाबीन की एक प्राइस पॉलिसी स्टेट लेवल पर बनाने का प्रयास किया, किन्हीं कारणों से नहीं बनी। लेकिन एमएसपी में वो फसलें शामिल की जाती हैं जो कुल फसली क्षेत्र का कम से कम 90% क्षेत्र का उसमें शामिल हो। जिसका 0.01% या 0.3% है वो नहीं शामिल करते, जैसे पौधों कुटकी है, अन्य छोटे मोटे अनाज हैं, ज्वार जहाँ ज्यादा होती होगी कहीं होगी। लेकिन ज्वार का 90% क्षेत्र अगर इससे हो रहा है तो प्रभावित हो रहा है, तो देखते हैं। गन्ने की अगर मिनिमम है तो वो लोकेशन बेस्ड, मतलब महाराष्ट्र घोषित करता है और उत्तर प्रदेश घोषित करता है, ठीक है। लेकिन हर प्रदेश के लिए जो फसलों का चयन होता है एमएसपी का, वो होता है कुल रकबे के कम से कम वो फसलें जो 90% क्षेत्र को कवर करें, खरीफ रबी और जायद को मिला, ये तरीका है उसका। और इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। केवल लागत मूल्य या कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की C3 प्राइस इसके लिए नहीं होती, जो मतलब मैनेजमेंट प्राइस भी जोड़ते हैं, वो अकेली काउंट नहीं होती। बाकी बहुत से पैरामीटर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी इसमें अपन मिलाते हैं कि हम एक्सपोर्ट कितना कर पा रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा समस्या दलहन वाली फसलों में आ रही है कि हम अपने अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, स्वयं के लिए इतने मजबूत नहीं हुए, तो हमारा दलहन में हमें तेल जो खाद्य तेल है वो बाहर से आया। तो इसका संतुलन बनाना भी आम उपभोक्ता को देखते हुए तब ये पूरी सपोर्ट प्राइस तैयार की जाती है और राष्ट्र स्तर पर होती है। किसी एक राज्य के लिए नहीं होती है कि एक राज्य में हम 2,200 रुपए देते हैं और किसी दूसरे राज्य में 2,000। तो सर जैविक खेती के प्राइस वगैरह अब रही जैविक खेती की, तो जैविक खेती में बाकायदा इसकी प्रोसीजर है राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर। जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं, अपनी खेती का खसरा नंबर प्लाट जो भरी है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी सॉइल टेस्टिंग होती रहती है और उसमें कम से कम 3 वर्ष तक वो कोई ऐसे रासायनिक खाद का प्रयोग ना करे। और विस्तार से जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ साहब बताएंगे। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है
बाकायदा उस खसरे का होता है, और जो फसल आप बोते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और जब उत्पाद आता है उसकी भी टेस्टिंग होने के बाद सरकार उसकी व्यवस्था करती है कि ये जैविक उत्पाद का ब्रांड लग गया, इस किसान ने इस खसरे से ये निकाला है, तब वो जैविक उत्पाद की श्रेणी में आएगा और उसमें अधिक प्राइस मिलेगी। अगर आपने उत्पादन किया जैविक का और बाजार में मंडी में 10 बोरा ये भी रखे गैर जैविक के और 5 बोरा जैविक के रखे, तो वो आड़तिया भाव लेगा। ऐसा है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, प्रोफेसर पी के मिश्रा साहब, बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ी ही सरल भाषा में आपने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में जो विस्तार से आपने चर्चा की, और एमएसपी जो कि बहुत बड़ा किसान आंदोलन का एक मुद्दा ही बन के रहा है, उसको समझाने में कि किस तरीके से एमएसपी निर्धारित होती है, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि बस गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर देती है। सर आपने बताया कि उसमें 5-5 पैरामीटर, कंफ्यूजन है लोगों को कि बस सरकार प्राइस सबकी घोषित कर दे, ऐसा कर जाए। तो ऐसा प्रोफेसर मिश्रा साहब ने बड़ी सुंदर तरीके से समझाया कि अपने जैविक खेती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और फिर उनके उत्पादों को अगर बेचेंगे तो वो श्रेणी के अंदर काउंट होगा। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए, उपस्थित हुए और हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इसके पहले कि मैं अगले वैज्ञानिक को आमंत्रित करूं, हमारे बीच में श्री अरविंद मलिक जी हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों के ऊपर जो डॉग टिकट की प्रदर्शनी कल भी लगाई थी, यहाँ आज भी लगाई है, और बहुत ही सुंदर तरीके से उनका कलेक्शन है समाज के लिए और विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए कि भारतीय वैज्ञानिकों के ऊपर जो डाक टिकट जारी किए गए उनका क्या योगदान रहा है, उसका वो कलेक्शन करके और कई जगह पे उनका प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ किया। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं महाकौशल विज्ञान परिषद की अध्यक्षा प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री अरविंद मलिक जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इसी तरीके से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देते रहें, प्रेरणा देते रहें। जो विद्यार्थी इस तरीके के वैज्ञानिकों के डाक टिकट और संग्रह के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो श्रीमान अरविंद मलिक जी यहाँ उपस्थित हैं, वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एनके शिवहरे साहब को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे हमारे वैज्ञानिक द्वय का अंग वस्त्रम से स्वागत करें। डॉक्टर एनके शिवहरे साहब, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी भोपाल। प्रोफेसर एनके शिवहरे साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, हमारे विशेषज्ञों का अंग वस्त्रम से स्वागत कर रहे हैं। करतल ध्वनि से हम इनका स्वागत करें। आप सबकी जानकारी के लिए कि ये समस्त कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण पिछले 7 दिनों से किया जा रहा है। जो भी कार्यक्रम यहाँ एक्टिविटी हो रही है, ये YouTube के माध्यम से पूरे संसार में इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आप दुर्गा वाणी YouTube चैनल पे इसका कभी भी प्रसारण
बाद में भी देख सकते हैं। अब मैं अगले क्रम में क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र जबलपुर के निदेशक सम्माननीय डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हमारे किसान भाइयों को अपने उद्बोधन से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, महत्व, समस्याएं एवं समाधान विषय पे उनको मार्गदर्शन दें एवं आपको जो भी प्रश्न करना हो, इससे उत्तम अवसर नहीं है कि वे स्वयं आपसे मुखातिब हैं। मैं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी को सादर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं इस महान विश्वविद्यालय की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित परमादरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. मिश्रा साहब, जो कि आज हमारे बीच में सौभाग्य से हैं, बड़ी व्यस्तता है, उनके पास बहुत सारे असाइनमेंट भी हैं, उनके बारे में बताएंगे तो बहुत सारा कुछ मुझे लगता है काफी कुछ आपको, पर फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। राजमाता विजय सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अभी बोर्ड मेंबर हैं। JNKV की तो हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन भी रहे और बहुत ही अपने आप में काफी मतलब ज्ञान के भंडार हैं, अपने आप में एक लाइब्रेरी है वो। ऐसे पी.के. मिश्रा साहब के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पर तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोग्राम में, आपका एक प्रोफेसर होना चाहिए। तो मैं वो मध्य प्रदेश वित्त कमेटी के कृषि वित्त में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। अमरकंटक की जो यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत गिनी चुनी है जिसके भी वो बोर्ड मेंबर हैं, और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसे विद्वान हैं जिनको भारत सरकार भी सेवाएं ले रही है और राज्य सरकार तो ले रही है। तो एक बार फिर से तालियां बनती। और मैं बताना चाहूंगा प्रोफेसर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साहब, जिन्होंने हमें इग्नाइट किया है हमेशा और जिनकी वजह से हम इस जैविक खेती के रूप में जो अभी यूनिवर्सिटी में जो नया एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है कृषि विज्ञान का, उसके वो सबसे पहले तो डीन फैकल्टी लाइफ साइंसेज भी हैं और निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान भी हैं, कौशल विकास संस्थान, ऐसे बहुत सारी चीजों को वो यहाँ देख रहे हैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसी क्रम में मैं प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैम, उनको भी प्रणाम करता हूँ। वो अध्यक्ष महाकौशल विकास विज्ञान परिषद है और मैं भी उससे जुड़ गया हूँ कल से। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और डॉक्टर N.K. शिवहरे साहब, जो वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं MPCST, मैं उनको भी नमन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हम सब लोग एक दूसरे से कुछ सीखने आए हैं यहाँ पर। अभी मैं पी.के. मिश्रा साहब से बात कर रहा था कि बोले कार्यक्रम के साथ कितना क्या है, नेशनल फॉर्मेशन पे है क्या है, मैंने कहा सर ये सब हम सब लोग मिलकर कुछ करेंगे तो कुछ निकल के आएगा। इसी क्रम में डॉक्टर S.N. रजक साहब, प्रधान वैज्ञानिक MPCST, और हमारे निपुण सिलवाट साहब हैं या नहीं, दिख नहीं रहे मुझे यहाँ। निपुण जी हमारे कुछ न कुछ कार्यक्रम में लगे रहते हैं और इसके पीछे कर्टन के पीछे हैं वो, और सब प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है पिछले 7 दिन से। ये जो विज्ञान सर्वत्र पूजते, इसको आज हम किसान सर्वत्र पूजते में कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ समय के लिए। और डॉक्टर V.K. रैना साहब, संरक्षक महाकौशल विज्ञान परिषद साहब, वो भी यहाँ हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यहाँ प्रेजेंस से एक अलग ऑरा बन गया है। एंड डॉक्टर V.L. द्विवेदी साहब, उसे चले गए या नहीं पता नहीं मुझे, प्राचार्य मेकल श्रोता महाविद्यालय डिंडोरी, आप हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह सबसे पहले आपसे मुलाकात हो गई थी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे बीच में हमारे अमित जी हैं, जो किसानों को लेकर और इंजीनियर हैं बेसिकली, और उनके साथ ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई और स्टूडेंट्स जो शायद बायोटेक्नोलॉजी और कुछ हमारे जो एक शायद नर्सिंग ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आज इस कार्यक्रम में हैं और एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है ये, विज्ञान सर्वत्र पूजते।
इसमें हमारे सुरेंद्र सिंह साहब का जो था आज का कि हम लोग इसको किसान संगोष्ठी में भी करें और नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा माने रोचक विषय है उनका। हमेशा जब भी कोई अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी स्मार्ट एग्रीकल्चर पे भी उन्होंने नेचुरल फार्मिंग पे बात की और जैविक खेती तो हम लोग पिछले 32 वर्षों से यहाँ, और आपको सबको मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार का जैविक खेती केंद्र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो आपके जबलपुर में है। ऐसे बहुत सारे कितने किसान हैं जो जानते हैं कि जैविक खेती संस्थान यहाँ पर है, जरा हाथ ऊपर करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितने लोग। एक बहुत कम लोगों को शायद, हाँ 2, और हमारे एक कलीग है उसको तो हाथ उठाना चाहिए, नरेंद्र, डॉक्टर नरेंद्र, ये जो अभी यूपीएससी सेलेक्ट होके आए हैं। तो हमारा जो केंद्र है भारत सरकार का, जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये न केवल मध्य प्रदेश को देखता है बल्कि छत्तीसगढ़ को भी देखता है यहाँ से। और इसके अलावा लकीली मेरे पास जो है सर क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र नागपुर का भी चार्ज है, तो मैं यहाँ से जबलपुर से ही पूरे महाराष्ट्र को हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश को देखते हैं, तेलंगाना को देखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं। तो आप सबको जरूर इसको पता होना चाहिए और एक बार आप विजिट करिए। जैविक खेती में बड़ी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों को शायद पता है कि नहीं, कितनी योजनाएं भारत सरकार की चल रही, नहीं पता। कोई बताएगा मुझे 1-2 योजनाओं का नाम, कोई किसान भाई यहाँ जो मैं उनके लिए सरकार कर रही है लेकिन उनको पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। और जैसे कि हमारे निपुण जी ने और प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह साहब ने कहा, तो उस पर हमारी कुछ आईटीकेस भी हैं जो अभी मिश्रा साहब बता रहे थे। आपके अंदर बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जिसको बोलते हैं इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, उस पर भी हम कुछ बताना चाहेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाई जो है अभी केमिकल फार्मिंग पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब जो समय आ गया है, आपने देखा होगा जो मैडम बता रही थी सुबह सुबह, अभी कोरोना के पीरियड में हमको रियलाइज हुआ कि हर डॉक्टर ने आपको बताया है कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है, इसलिए आपको साइट्रस फल खाना चाहिए, यानी संतरे, नींबू का आपको, और जो भी जैविक तरीके से ग्रो होते हैं उनकी बड़ी वैल्यू है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाटा मैं आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं, लेकिन ये सब आपके ऊपर है। मैं चाहूंगा कि आज हम लोग इंटरेक्शन जरूर करें। एक मैं बहुत अच्छी सी बात, जो कि डॉक्टर पी के मिश्रा साहब हैं हमारे बीच में, हमारे गुरु भी रहे और उनके साथ बड़ा प्रेम रहा है, और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साहब भी हमारे गुरु ही हैं जिन्होंने यहाँ बायोलॉजिकल साइंस में बहुत अच्छा काम किया है, बायोटेक्नोलॉजी में और जैविक खेती में, अजोला पे, बीजे पे, और बहुत सारी जो इस तरह की जैसे स्टूडेंट पे उनका बहुत बड़ा काम है। एक्चुअली नाटमंदी थी, वो इंटरनेशनल फिगर भी रहे हैं, कई कंट्रीज में काम किया है। तो मैं जो आज बताना चाहता हूँ कि हमारे अगर एक छोटे से संस्कृत के श्लोक से हम आज की बात शुरू करेंगे सर। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनोजम यत्र। इसका क्या मीनिंग है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कि मंत्र ना बन सके। वो बात अलग है कि सारे मंत्रों की जानकारी हमको नहीं होती, लेकिन मंत्रों का भी बड़ा प्रभाव है जो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी एक प्राउड की बात है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो लाभ देते हैं कई तरीके से, हैं, उनको समझने की जरूरत है। ठीक उसी तरह से ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनके अंदर बहुत सारे औषधि गुण छुपे हुए हैं। वो बात अलग है कि हम उनकी जानकारी नहीं है, तो ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से हमें उनकी जानकारी मिल सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं भुइयांवला, भुइयांवला जो है सबको पता है, भुइयांवला ऐसे छोटा सा एक खेतों में उगने वाला, अपने आप उगने वाला एक पौधा है जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे वो रहते हैं जैसे नूडल्स होते हैं। आप देखेंगे उनको, अगर आप उसका रस जो है पिला दें उसको पूरे प्लांट को, तो आपके बच्चों को अगर पीलिया हुआ है, किसी को पीलिया की बीमारी है, वो दूर हो जाती है। अब भुइयांवला ऐसे ग्रो होता है। इसी तरह से चकोड़ा जो होता है हमारे यहाँ, उसकी बहुत अच्छी कॉफी जैसी बनती है, वो एक्सपोर्ट होता है, हमको नहीं पता। फिर इसी तरह से जो हमारा पार्थेनियम है जिसको हम कहते हैं गाजर घास, उसके भी अंदर बहुत सारे औषधि गुण छुपे हुए हैं। उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन फास्फोरस होती है जिसको लेके हमने यहाँ बीट साइंस में काफी डिस्कशन भी करते हैं हम लोग। यहाँ आपको इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि बीट साइंस का डायरेक्टरेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टरेट ऑफ बीट साइंस है वो भी जबलपुर में है, और 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटीज हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारे यहाँ के 3-4 तो ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा है। आपको जरूर मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, उनके नाम आप जरूर जानते हैं। क्या आप जानते हैं आचार्य रजनीश जबलपुर से थे जिन्होंने पूरे देश को ना
नाम तो रोशन किया है पूरी मतलब अमेरिका को भी हिला दिया था एक समय। वो आपके जबलपुर से महाकौशल कॉलेज से जुड़े थे और आपको पता ही होगा। फिर दूसरी एक ऐसी हस्ती है जिनको सब लोग हम जानते हैं, वो कौन है जिन्होंने जबलपुर का नाम रोशन किया? वो है महर्षि महेश योगी, जिनके महर्षि विद्यालय चल रहे हैं। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे जबलपुर के पानी में, कि वो पूरे वर्ल्ड को उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा का बहुत बड़े हमारे योगदान है उनका। फिर एक और है जो हम आपको होमवर्क दे दें, कौन है आप लोग बताएंगे? बताइए मैडम, भाई कौन सी हस्ती है जिसको जबलपुर के नाम से जाना जाता है और विज्ञान में भी उनका बहुत बड़ा रोल है? बताइए भाई, एक तरफा नहीं होना चाहिए, कुछ बातें होना चाहिए। फिर कृषि के बारे में तो हम लोग आज जैविक कृषि के बारे में बात करेंगे, प्राकृतिक कृषि के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा डाटा है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी टेक्निक है। लेकिन आज का हमारा जो संगोष्ठी का मतलब क्या होता है वो सर ने बताया। समय चूंकि कम है, दूसरा प्रोग्राम भी होना है, तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे क्योंकि हमें आपसे भी सीखना है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग अभी शेयर करेंगे। लेकिन मैं प्रश्न ऐसे हमें अभी हमारे अमित ने 2 प्रश्न किए, बहुत अच्छे प्रश्न किए सर। मैं जो आपने इतना अच्छा उनको एमएसपी के बारे में बताया, अभी हमारी सरकार, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं संक्षेप में बता दूं, आपको शायद पता है कि नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। कोई किसान भाई बताएगा कि जैविक खेती की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में? क्योंकि मैं लकीली मैं मध्य प्रदेश में आपके कृषि मंत्रालय में बैठता था और योजनाएं ही हम लोग बनाते थे। मैं डिप्टी कमिश्नर आईएम डिवीजन में भी था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है, लेकिन आपको पता नहीं। आप परंपरागत कृषि विकास योजना नाम लिख लीजिए। जैविक खेती अगर आप कर रहे हैं तो परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए बहुत सारा फंड है किसानों के लिए, और 50,000 रुपए एक क्लस्टर के लिए 3 साल में एक किसान को मिलता है। ये सब आपको बेनिफिट है। फिर एक भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP चल रही है, इसका नाम सुना किसी ने? नहीं सुना? तो आपको जानकारी डिटेल में हम हमारे सेंटर में देंगे, जो लोग आएंगे तो वो तभी मिलेगा जब हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है जिसका नाम है MOVCDNER मैडम। इसका नाम है मिशन अर्निंग वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। थैंक यू सर। सर ने कहा कि समय है, मैं बोल सकता हूँ तो मैं थोड़ा और बताता हूँ। ये मिशन अर्निंग वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन है। इसकी फ्रेमिंग सर मैं मिशन सर को बताऊंगा। इसकी फ्रेमिंग, इसके SFC की फ्रेमिंग हमने की थी मंत्रालय में 2015-16 में। 1 घंटा है आपके पास? 1 घंटा है तो फिर अच्छा, ये PPT हम शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि स्लाइड चल रही कि नहीं। नहीं आप बोलिए, चलेगी। वेट कर रहा है हर्ष, लैपटॉप लगा दो। लगाओ। इनका लंच वगैरह तो नहीं है? ओके गुड। पूछा था कि यहाँ ओके, डिस्प्ले का इधर लगा देंगे, इधर से देंगे। हाँ सर, वहाँ तो करते रहिए। कौन सी स्लाइड चल रही है उसको? वो लैपटॉप चलेगा। ये आपको दिखाई पड़ रहा है? ITPS अर्निंग फॉर्मिंग दिख रहा है? आगे दिखाई दे रहा है। अच्छा करें। चलो हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पीछे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पता है जैविक खेती के बारे में। अगर हाथ ऊपर करें स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स कहाँ से हैं? स्टूडेंट हाथ उठाइए, कम से कम हाथ उठाइए। हाथ उठाने में क्या दिक्कत होती है? एक्सरसाइज करना है हमको। ये इनके प्रोफेसर कोई है मैडम यहाँ, मुझे लगता है जो उनको लीड कर रही है, तो कोई किस सब्जेक्ट के हैं वो उठ के बताएं मैडम, किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं? जरा बता दीजिए, परिचय तो बताइए कि हम उसके बारे में जान सकें। कोई एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं क्या?
एक स्टूडेंट एग्रीकल्चर से है, तो भाई एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा। और दूसरे स्टूडेंट कहाँ से? ये पीछे जो ड्रेस में है, ड्रेस कोड में, हाँ बताइए। नर्सिंग, अच्छा अच्छा, वेरी गुड, चलो आपका भी रोल है। ओके, तो मैं पूछता हूँ आप बच्चों से कि जैविक खेती का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? एग्रीकल्चर के बारे में भी हम बता रहे हैं, तो प्रश्न पूछे तो अच्छा लगेगा ना। हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? कोई बताएगा? एग्रीकल्चर वाले बच्चे बताएंगे? ये लिखना शुरू हुआ पीपीटी में? चलो, तो आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन क्या है कि आप लोग जब इंटरेस्ट लेंगे, कोई दूसरा साहब कह रहे थे, तो हम नर्सिंग के बारे में पूछते हैं। नर्सेस ज्यादा है यहाँ पर, हैं? हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में इसी डिपार्टमेंट से हूँ, आपका जो बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट पे ही मैंने पीएचडी किया है अजोला में। अजोला पे हमारा सारा काम डॉक्टर पीके मिश्रा सर बैठे हुए हैं, वहाँ पर हमारा सॉइल साइंस डिपार्टमेंट है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसमें डॉक्टर वीएस तोमर साहब जब हुआ करते थे, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उस समय हमने उस पर रिसर्च की थी अजोला पे, स्टडीज ऑन रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अजोला एनाबीना सिम्बायोसिस। अजोला एनाबीना का नाम तो शायद पता नहीं स्टूडेंट्स जानते होंगे। अजोला क्या है, कोई बताएगा मुझे एग्रीकल्चर वाले? अजोला बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्म होता है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये, खासतौर पर धान के लिए, राइस के लिए। तो हमने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप की है निपुण जी, हम चाहेंगे कि इसको हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर करेंगे सॉफ्ट कॉपी में, कैसे हम बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के कैसे खेती कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर सर लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी हम उड़ीसा में थे, तो वहाँ पे सर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है वहाँ, एक बहुत अच्छा छोटा सा स्टेट है हमारा बड़ा, वहाँ पे किचन गार्डनर्स एसोसिएशन है। तो हमारे जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सब, जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो किचन गार्डनिंग करते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं, और वो कोई केमिकल नहीं डालते। तो जब हम अपने घरों में गमले में बिना केमिकल के ग्रो कर सकते हैं, तो हम खेतों में भी कर सकते हैं। ये बात सही है कि नहीं? और एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ सर की परमिशन से। आप सबको पता है कि हमको जब भी कोई भी पौधा ग्रो करना होता है, तो उसमें कितने तत्वों की जरूरत होती है? कोई बताएगा मुझे? जैसे हमको कोई चीज को ग्रो करना है, तो उसको कितने तत्वों की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए? लगभग 16-17, ठीक है। तो ये 16-17 तत्व जो होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारी मिट्टी से मिलते हैं, ताकि हम, क्योंकि आप क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं और डीएपी डालते हैं। तो डीएपी से क्या मिलता है मैडम, बताओ? डीएपी से क्या क्या तत्व मिलते होंगे? आप जब देखोगे किसी भी किसान भाई जब डीएपी की बोरी खरीदने जाते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, कितने % क्या है। तो डीएपी से हमको क्या मिलता है? कौन बताएगा? एग्रीकल्चर से कौन है यहाँ पे? बताओ बेटा, डीएपी डालने से क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं? कोई किसान बताएगा यहाँ पे? अरे अभी तो तुम जैविक खेती वाले को किसान का ये बताते नहीं यार, हैं? आप बताओ, अमित तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम सर उसके बारे में, मगर किसान भाई सब शर्मीले स्वभाव के हैं। ये लगता शर्मीले है तो फिर कैसे बात बनेगी? सर 18% नाइट्रोजन, हाँ सर हाँ, बहुत एक बार ताली बजाओ सब लोग इनके लिए। देखो एग्रीकल्चर में सर को पता है, बहुत सारी खोजें हमारे किसान भाइयों ने की, और किसान को हम वैज्ञानिक से कम नहीं मानते। उन्हीं की बातें हम बताने वाले हैं आपको। ये देखो, अभी ये देखो, आपको इसमें दिखाएंगे। भारत में लगभग जो है 1000 ऐसी स्पीसीज है, जो ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो काम की है, जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, यानी उनको पौधों को, मैंने इंसेक्ट को भगाना, उनको मारने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अब यहाँ पर केमिकल फार्मिंग में हर चीज में क्या प्रॉब्लम है? कोई चीज आया तो उसको मार डालो। जैसे इंसेक्ट को मारना है, इंसेक्टिसाइड डालो, पेस्ट को मारना है तो पेस्टिसाइड डालो, पूरे प्लांट को मारना है, हर्बिसाइड आ गए, वीडीसाइड आ गए। तो साइड का मतलब होता है किल करने वाला, जहर है वो। हम लोग जहर को डाल डाल के परेशान हो गए। आपकी जो मिट्टी है, आपका जो, उसको आप माँ मानते हैं, मछेंद्री माई कहते हैं हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में। जो मिट्टी है वो हमारा, वो माँ है हमारी, और हम माँ को क्या दे रहे हैं? बताओ भाई, क्या डाल रहे हो आप? कितना जहर डालोगे? वो डस्टबिन तो नहीं है कि कुछ भी डालते जाए, है कि नहीं?
तो उस सब में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीएपी में क्या क्या होता है। हमारे किसान भाई ने बताया, क्या बताया भाई, फिर से बताओ। हाँ, 46% फास्फोरस और 15%। अब डीएपी में कोई पौधा आप ग्रो करके ला सकता है कोई किसान? मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन डीएपी में कोई एक पौधा लगा के मुझे दिखा सकता है क्या किसान? नहीं ना, बिना मिट्टी के आप नहीं ग्रो कर सकते। डीएपी में कोई पौधा नहीं लगता, यूरिया में भी कोई पौधा आप नहीं लगा सकते। इसका मतलब उसमें वो सारे पोषक तत्व नहीं है। और इसलिए पहले हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती थी, वो कहती थी कि 25 गाड़ी गोबर की खाद, इसके बाद में फिर डीएपी और यूरिया की बात आती थी। हमने गोबर की खाद का नाम भूल गए, उसी में सारे पोषक तत्व होते हैं और बाद में हम डीएपी यूरिया को हम डालते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने आपको बीच में भी बताया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल का भी हेल्थ होता है जैसे हमारा हेल्थ होता है, उसकी भी एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की। उसमें भी आप अपनी मिट्टी की जांच कराइए, जिस चीज की कमी है वही डालना है। फालतू उसी चीज को, जिप्सम को डालते जाओ, एप्सम को डालते जाओ या यूरिया को डालते जाओ, उसका मतलब नहीं है। आपकी मिट्टी में किस चीज की कमी है आपको उसको ही डालना है, और बाकी जो चीज ऑलरेडी है उसकी डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाद में बार बार डीएपी यूरिया डालते रहते हैं, पहले जांच कराना चाहिए, ठीक है। तो कोई वैज्ञानिक जो है एक पौधा भी अभी डीएपी में नहीं लगा सका आज तक। आप समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में और हमारे एलबाईएम में आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक बात बता रही। तो अभी हमारे बहुत सारे किसान अभी जो है हम देखते हैं कि थैला लेके जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि किसान सब्जी खरीदने जा रहा है, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, किसान को थैला लेके सब्जी खरीदने क्यों जाएगा? अरे आपके पास इतनी जमीन है, कुछ किचन गार्डनिंग करो। पीछे लोग बाड़ी लगाते थे, बहुत सारे ट्राइबल लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भी हमारे मंडला डिंडोरी में ऐसे किसान हैं जो सब्जी खरीदने नहीं जाते। उनकी मिर्ची घर में लगती है, उनका टमाटर घर में लगता है, उनकी प्याज घर में लगती है, खाने की जनरल चीजें आलू घर में लगाते हैं वो लोग। और आप सब लोग क्या है, केवल यूरिया और डीएपी डाल के और केवल धान लगाते हैं या फिर केवल क्या लगाते हैं, वीट लगाते हैं, और बाकी चीजों के लिए बाजार में जाते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आपको मल्टी क्रॉपिंग करने की जरूरत है। आपके सागर का किसान है आकाश चौरसिया, आप नाम देखना, गूगल में डालना, और हमारे बहुत सारे यंग बच्चे हैं जो किसानों के, वो जानते हैं, गूगल में जाइए देखिए। एक एकड़ से मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूंगा 8 लाख रुपए कमाता है वो। और आप लोग कितना कमाते हैं केमिकल डाल के? कोई 10,000, कोई 25,000, 50,000, 1 लाख ज्यादा से ज्यादा। और बिना केमिकल बिना पेस्टिसाइड के वो 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे भी किसान, एक बार इसीलिए ताली बजाओ। आपको देखना है, मेरे साथ करिए। मेरे पास ऐसे 100 किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, और सिक्किम पूरा राज्य, सिक्किम इज इंटर स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज आर्निक। वो 1 ग्राम यूरिया कोई वहां बेचेगा तो उसको जेल जाना पड़ता है, ये भी कोई बेच नहीं सकता उसमें। तो हमारे देश के हैं ये सब। और नॉर्थ ईस्ट की ऐसी मैं बात बताना चाहूंगा हमारे सभी लोगों को कि पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट का जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक है, और हिमाचल का भी, और बहुत सारा जो हमारे हिली रीजन है वहां पर जैविक खेती हो रही है। मैं वहां रहा हूँ 3-3, 4-4 साल। सारे सिस्टम, सारे स्टेट्स, अगर आपने, मैं तो ये कहूंगा प्रोफेसर पीके सिंह साहब के सामने बोल रहा हूँ मैं आपके सामने कि those who have not seen North East are not God, जिन्होंने ये 7 सिस्टर स्टेट्स नहीं देखे हैं उनका जन्म नहीं हुआ अभी तक। एक बार तालियां। क्यों कितने लोगों का जन्म हो गया? हाथ ऊपर करो। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे प्रोफेसर भी नॉर्थ ईस्ट नहीं गए होंगे। कितने लोगों ने नॉर्थ ईस्ट देखा? नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर स्टेट्स, सबने तो देखा है हमारे। और कितने लोग, बाकी लोगों का जन्म नहीं हुआ मतलब? आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे ट्रेडिशंस, महिलाओं को इतनी रिस्पेक्ट वहां मिलती है मैडम, सबको पता है। वहां पर एक मणिपुर है, मणिपुर का नाम सुना? जहाँ की वो कौन है जिसने वर्ल्ड बॉक्सर है? मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो है ना, अभी 100% वेजिटेरियन है, आर्निक खाती है वो। और देखो पूरे वर्ल्ड को जिसने बॉक्सिंग में जीत के आई, तो आर्निक खाते हैं, शुद्ध खाते हैं, सात्विक खाते हैं, वो लोग भी फाइटर होते हैं। और वहां पर एक ईमा मार्केट है मैडम। ईमा का मतलब होता है मदर, दैट इज रन बाय द वुमेन्स फॉर द वुमेन्स। ऑल टाइप ऑफ फ्रूट वेजिटेबल से लेके स्वीट से लेके सारा ऐसा मार्केट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वहां पे सारे ऐसे ब्रिज बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो कैसे सीमेंट से और
आयरन से ब्रिज बनाते हैं सर, श्योर सर, हैं? वहां पर रूट से ब्रिज बनाया गया है। मेघालय में जाइए, आप गूगल में जाइए, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, खासतौर पर जो पीछे बैठे हुए हैं, आप गूगल में लाइव रूट ब्रिज डालिए मेघालय में, वहां पे आपको कोई पंखे के पॉइंट नहीं होते, वहां इतना अच्छा क्लाइमेट होता है कि आपको पंखे चलाने की जरूरत नहीं। किसी भी होटल में भी पंखे नहीं मिलते, इतना प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, तो नीड नॉट टू इवन रन यानी इतना अच्छा ठंडा मैंने कूल एटमॉस्फेयर होता है। और वहाँ की दालचीनी, वहाँ का बहुत सारे फ्रूट्स, पाइनएप्पल इतना टेस्टी होता है कि एक बार आपने वहाँ की बीन्स खा ली, फिर आप जो है यहाँ की बीन्स आपको पसंद ही नहीं आएंगी। हाँ प्रशांत आ जाओ, प्रोग्राम में आ जाओ। ये पंडित कुंजीलाल दुबे, उसमें किसानों के लिए चल रहा है, आ जाइए। बीसी ऑफिस के साथ बहुत बड़ा हॉल है। कुछ और फार्मर जो है, एक मंडला आपने का एग्जाम्पल है, मैंने सर के साथ में इसलिए बुलाया उसको कि वो मंडला का जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ सेल कर रहा है गोरखपुर में, उसको भी बुलाया मैंने। और अगले एक और आपको बताना चाहूंगा, 4 और 5 तारीख को हमने आपके साथ मिलके हमारे एक बहुत मतलब नदियों के लिए जिन्होंने काम किया है, अवार्ड मिल रहा है उनको, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से वो आ रहे हैं। एक जैविक खेती पे यहाँ हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं, आप सभी लोगों को भी आमंत्रण दे रहा हूँ इस मंच से, आप लोग जुड़ सकते हैं। खासतौर पे हमारा महाकौशल विकास परिषद को भी मैं एक छोटा मोटा असाइनमेंट भी देने की कोशिश करेंगे हम लोग कि अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, इससे भी जुड़िए कि नदियां हमारी खराब हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, है ना, तो इसलिए जरूरी है। तो आप देख लीजिए पहले हमारे अब यमुना के हाल क्या हो गए। अगर आप जाते हो दिल्ली, हमारा जहां सब कुछ है, वहां पर यमुना की हालत देख के मन दुखी हो जाता है। लेकिन वहीं एक हमारे जैविक खेती करने वालों ने यमुना को वहां पर बना लिया और पूरा वृंदावन ट्रांसफॉर्म कर लिया। पूरा वृंदावन के जितने मंदिर हैं वो पालघर में बने हुए हैं। और हम लोगों का एक रीजनल काउंसिल है, उसने पूरा बहुत अच्छी आरती होती है, जैसे हमारे गंगा की आरती होती है, वहां पर उन्होंने आर्टिफिशियल पूरा बना दिया, पूरा गोवर्धन पर्वत बना दिया। जितने मंदिर वहां पर है आपके वृंदावन मथुरा में, वो सब वहां बना दिए गए। तो इतने सुंदर बन गया कि हम आपको देखोगे आप मन खुश हो जाओगे। पालघर महाराष्ट्र में है, आप लोग जरूर जाइए एक बार, वहां पर ईस्कान ग्रुप ने बनाया हुआ है और बहुत अच्छी वहां उन्होंने यमुना बना दी, यमुना नदी के जल लाके, आप सोचो। तो पूरा का पूरा ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया और आर्टिक करते हैं पूरा, वहां सब कुछ भोजन फ्री आर्टिक, आप वहां गेस्ट बन के रह सकते हो वहां। तो ऐसा भी है करने वालों के लिए। अब आपको निकल के आना है, नाउ द टाइम हैज कम, आपको टाइम समय लगेगा, लेकिन हम तो बताएंगे कि कोरोना ने भी हमको कुछ सिखा दिया है। ये बहुत सारे प्रोग्राम जो ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारा एजुकेशन आप सब लोग जो कर रहे हैं ऑनलाइन, कोरोना ना होता तो हम लोग शायद ऑनलाइन नहीं समझते। वेबिनार जो है और कोरोना के बाद से वेबिनार क्या होता पता चल गया, क्यों सर, एम आई राइट? तो मैं थोड़ा सा अभी बताना चाहता हूँ अभी कौन कौन सी स्पीसीज है जरा, लेकिन मुझे मन ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ टू सम एक्सटेंट, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ले तो मजा आए। कुछ आज एक संकल्प लो, एक संकल्प लो, इस मंच के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ आप सब लोगों को कि हम अपने खुद के खाने के लिए, कम से कम खुद के खाने के लिए आधा एकड़ में जैविक खेती करेंगे कि नहीं? तो हम बताते हैं, नहीं तो हम अपना फाइंड अप कर देते हैं, क्यों सर? हमारे अपने लोग जब तक ये इस पे, क्योंकि हमें शुद्ध खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ उड़ीसा में रहता था वहाँ सब लोग वेजिटेबल्स वगैरह अपने जो है वो कभी धनिया खरीदने नहीं गए, घर में धनिया उगाते, मूली घर में उगाते और उसी को यूज करते, मिर्ची घर में लगाते। आज मैं जबलपुर में भी अपने घर में, विजयनगर में ये सब खरीदता नहीं। मेरे पास भी खुद की करीब 50 एकड़ लैंड है, रेंटल लैंड, उसमें मैंने 4 एकड़ का जैविक फार्म बनाया है और मैं खुद जब करता हूँ तब मैं आपको बोल रहा हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने हमारा फार्म देखा होगा, जो हमारे कुछ किसान हैं, आज तो यहाँ नहीं है ज्यादा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली विजिट कराएंगे और आप वहाँ के फ्रूट्स वेजिटेबल खाओगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। 4 तारीख के प्रोग्राम में हमने सबको आर्टिक संतरे गिफ्ट करेंगे, यहाँ जो रहेंगे उनको सबको खाने के लिए आर्टिक संतरे का सर से बात हुई है कि सबको आर्टिक संतरा वो छिंदवाड़ा से लेके आएगा किसान हमारा। तो तालियां तो बनती है यार आप लोग। तो 300 स्पीसीज जो है जिनके अंदर रिप्लेंट वो होती है। हेलो, हाँ सर को हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर विद्यार्थी भी उपस्थित हैं राष्ट्रीय विज्ञान महाविद्यालय से, और जैसा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बहुत जोर दिया गया है।
और बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट और ये जो आपकी जैविक खेती और भी इस तरह से कई सारे पाठ्यक्रम है। तो हमारे बच्चों को भी सर बताने का कष्ट करें ताकि बच्चे मोटिवेट हों। बहुत अच्छा मैडम, मैं तो बचपन के साथ मैंने आपके जो साइंस कॉलेज से ही मैंने बीएससी किया है। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। तो हमारे सभी प्रोफेसर लोग हैं जो बैठे वो जानते हैं, मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जिसको पहले हम लोग रॉबर्टसन कहते थे, वहीं से हमने C3 C4 में थे मैडम, अभी भी हमें याद है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब साइंस कॉलेज की बात आती है, तो आई एम प्राउड। तो बहुत सारे हमारे प्रोफेसर लोग हैं जिनके साथ में आज भी हमारा लाइव कांटेक्ट होता है। हमको केमिस्ट्री में पालन सर पढ़ाते थे और इस तरह मतलब सभी को, मैं जूलॉजी में जो हम सब्जेक्ट था हमारा, तो भी अभी भी हम लोगों के साथ गुरु लोगों का बहुत बड़ा मतलब आशीर्वाद है। और फिर इसके बाद में हम आरडी यूनिवर्सिटी में इधर आ गए, बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट से हमने माइक्रोबायोलॉजी में की। पहले मैं केमिस्ट्री में था, लेकिन बाद में नया सब्जेक्ट था माइक्रोबायोलॉजी, इसमें सर थे, तो हम लोग उस समय इधर से जुड़े, यहीं के प्रोडक्ट हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है स्टूडेंट के साथ मिलकर, तो बहुत आनंद आता है। इसलिए अब एक हमारे एक बहुत अच्छे किसान आ रहे हैं जो इंटरप्रेन्योर हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए मंडला आने के लिए इनको किसान जी प्लीज कम। ये गोरखपुर में अगर आप जाएंगे तो इनका जैविक का अच्छा स्टॉल है, परमानेंट स्टॉल है, जो मंडला वहां से ग्रुप लेके आते हैं। ये हमारे प्रधान जी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके लिए तालियां एक बार। मैडम इनको थोड़ा 2 मिनट के माइक दीजिए, क्या क्या जैविक में कहाँ से लाते हैं बताएंगे किसानों को। और अगर आप जैविक खरीदेंगे तो ये ग्रो करेंगे तो ये खरीदेंगे अच्छे रेट से, इनको इसलिए मैंने बुलाया। ये माइक है तो 5 मिनट बाद थोड़ा सा हाँ ठीक है, ओके समझ ले एक बार, ओके वेरी गुड, आप बैठो। तो मतलब मेरे पास ऐसे लोग हैं। दूसरा, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पोर्टल शुरू किया है, अगर आप स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि www.jaivikkheti.nic.in डालेंगे तो आपको पूरा रासायनिक मुक्त, आप बहुत बड़ा पोर्टल है, आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं। और किसानों को पहली बार, कभी भी सर किसान अपने किसी प्रोडक्ट का रेट नहीं देता, जब भी वो मंडी में जाता है तो 1 2 3 कोई और करता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, ऐसा ही है ना। आप अपने इतने में बेचेंगे, इससे कंपनी बेचेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं करते आप। जो आपको बाजार में जब जाते हो मंडी में, तो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी बोली लगती है और 1 2 3 करके एक छोटी सी पर्ची में मिल जाता है कि 4 दिन बाद पैसे ले जाना, ऐसा ही है ना, क्यों भाई। लेकिन इस पोर्टल में अगर आप डालेंगे तो आपका क्या रेट होगा, आपके खेत से किस रेट में आप बेचोगे, वो आप डाल सकते हो। और खरीदने वाले आपको जैसे अमेज़न से हम लोग खरीदते हैं ना, ऐसे वो खरीद के ले जाएंगे और आपको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है और उसका मोनो लग जाता है। जैसे अभी जबलपुरी मटर का भी चल रहा है जबलपुर के लिए, जो हमारा एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। तो ऐसे मंडला आपके के नाम से हमारे बीच में जो है, इन्होंने भी एक जो मंडला में एक डायरेक्टर थी, जो आजकल हमारे इसकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है, उनका इनिशिएटिव था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और एक इन्होंने बहुत प्रयास करके अभी गोरखपुर में डाला है। तो ऐसे हमारे इस तरह के प्रोडक्ट बेचने के लिए अभी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो बहुत सारी स्कीम है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। ये भाग्यराज युवराज जी ने बताया है वाइड स्कोप। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास ऐसे अनाज हुआ करते थे मैडम, ऐसे हमारे पास वो होते थे मतलब राइस, कि अगर आपके घर में राइस बन रहा है, वो विष्णु भोग या कुछ इस तरह से, तो 3-4 घर में खुशबू आती थी, इतना स्वाद आता था। लेकिन अब वो कहाँ गया। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको उसके लिए। क्या आपको याद है देसी स्वाद, देसी बीज से देसी खाद, अब खाने में डर लगता है और हर चीज में जहर लगता है। सोचो क्या खाएं क्या ना खाएं, रसायनों से और पेस्टिसाइडों से जान बचाएं। तो जैविक ही बोएं और जैविक ही खाएं। और आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोग रासायनिक खादों के विरुद्ध में, ऐसा नहीं। आप करके देखिए, 1-2 एकड़ से शुरू करिए। हम कभी ये नहीं कहते कि आप हिली रीजन में इतना अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे स्टेट में ये काम कर रहे हैं लोग, और मैंने खुद भी अपने फार्म में किया है। मैं जबलपुर में भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हमारे ऐसे किसान हैं, जैसे मैंने आपको सागर का बताया, मल्टी लेयर फार्मिंग करता है वो। हमने JNKV में भी उनका प्रोग्राम रखवाया था और इट वाज वंडरफुल। तो यार वो क्लेम करता है छोटे एरिया में, और छोटे किसान हमारे पास सबसे ज्यादा है। अभी आपने डाटा देखा सुबह हमारे पास मेरे हिंदुस्तान में छोटे और मध्यम वर्गीय किसान ज्यादा है। बड़े किसानों को करने दो, केमिकल फार्मिंग में नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन छोटे किसान छोटे एरिया में खुद के खाने के लिए और प्रीमियम प्राइस, इसलिए हमें कुछ एरिया में शुरू करना चाहिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। और उस पर अभी पूरा KVK और पूरा एग्रीकल्चर ICR
उसका फोकस है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी फोकस है, क्योंकि हमें अपने नेचर अब लौट चले प्रकृति की ओर, यानी जैविक की ओर अब जाने की जरूरत है, क्योंकि हमें आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। अभी हमारे पास कोई कमी नहीं है, भंडारण इतना ज्यादा हो गया, हमारे पास क्वालिटी की जरूरत है, क्वालिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े। देखिए हमारे पास राइस की 50,000 से ज्यादा वेराइटीज हुआ करती थी, अब वो घट गई हैं, बहुत कम हो रही हैं। हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, कहां पर है राइस का इंस्टीट्यूट? स्टूडेंट बताएंगे कहां पर है हमारा, जो राइस पे बहुत बड़ा काम कर रहा है पूरे देश में, वो हमारा है उड़ीसा में है, कटक में, जिसका नाम है NRRI। इसके पहले उसका नाम था CRRI, दैट वाज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी वो है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और वर्ल्ड का कहां पर है? फिलीपींस में, मनीला में। इसका नाम है IRRI, जहां पे मैंने भी काम किया है, गया हूं मैं। आई हैव बीन डिप्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया को, हमने रिप्रेजेंट किया था वहां पे। तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी आई गॉट, मैं जब मंत्रालय में था तब। तो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट में भी है, वहां पर बहुत सारे राइस की, अभी हमारी हिंदुस्तान की राइस की बहुत सारी वैरायटी वहां रखी हुई है सर, जो हमारे यहाँ से लुप्त हो रही है बहुत सारी, क्योंकि हमने इतना अंदाज में पेस्टिसाइड डाला कि वो अब उगने ही बंद हो गया। हमारा समा और हमारा जो मोटा चावल था वो भी सब जो है, आप अगर कभी नॉर्थ ईस्ट का राइस खा लेंगे तो आप फिर बैठ नहीं सकते, इतना न्यूट्रिशियस होता है, उसको खाने के बाद नींद आने लगती है। वहाँ रेड राइस होता है, इतना टेस्टी होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसलिए सर हम जब वहाँ प्रोग्राम करते हैं, सर थैंक यू वेरी मच। अरे सर आपके बैठने से फिर मंच की शोभा थी। तो बड़ा खुशी होती है कि हमारी इस मतलब यूनिवर्सिटी में मेरा, चूंकि मेरा एजुकेशन हुआ है तो मुझे बड़ा प्यार मिलता है यहाँ से। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम चाहेंगे कि किसान भाई भी हमें कुछ अपनी स्टोरी बताएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हम बाद में करेंगे बात, आज तो क्या अभी थोड़ा ये है, अभी 2 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें भी हम निपुण जी को बोला है। नहीं, यहाँ पीछे 2 लोग हैं, वो अभी बोल रहे थे कि हम ये करते हैं, राइस करते हैं, वो करते हैं, खड़े हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, छिंदवाड़ा का एक किसान है जिसने 32 लाख का पपीता बेचा था, आईसीआर ने अवार्ड किया था। और ऐसी जमीन थी कि मैं आपको क्या बताऊं, रेड लेडी वैरायटी 786, और पत्थर जैसी अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन उसमें अवार्ड किया था। तो उस समय डॉक्टर रविंद्र कस्तूर यहाँ कमिश्नर हुआ करते थे जबलपुर में, मैं उनके साथ विजिट किया था सर। और उसको महाराष्ट्र का नागपुर का मार्केट था, तो 32 लाख रुपए का पपीता बेचा उसने, सारे खर्चा मिला के काट के। आप बताइए 5 एकड़ में 32 लाख कमाया, क्या कम कमाया? और उसके अलावा दूसरी फसल अलग थी। आप एक फसल को ग्रो करोगे, एक ही फसल होगी, दूसरी में अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई तो क्या करोगे? तो पीछे वाले जो किसान है जो अभी कर रहे थे खेती, जरा खड़े हो जाओ, सर कुछ पूछ रहे हैं। अरे चले गए क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अभी किसान को दे दो, इसको ये कुछ बताएंगे क्या कैसे आपने सब चले जाएंगे, आपने क्या किया है? आदरणीय सभी को नमस्कार जी। हम लोग पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में समझ में आया कि नहीं, तो 2 शब्दों में बता देगा, तो बहुत आसानी से बता देते हैं। एलोपैथी की गोली खाते हैं वो रासायनिक है, और आयुर्वेद की दवाई चूर्ण बना के खाते हैं और धीरे धीरे लाभ होता है वो ऑर्गेनिक।
दोनों में अंतर समझ में आया नहीं आया? ये अंतर, हम जो रसायन डालते हैं वो बाकी चीजें करते हैं वो है और ये है। अब आप दूसरा अंतर समझिए कि एक्यूप्रेशर देते हैं तो धीरे धीरे इंजेक्शन लगा देते हैं, तुरंत बुखार उतर जाएगा, तो वो एक पद्धति वो भी है। तो ये जिसमें बिना किसी मतलब और बाहरी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीजों से काम करें वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। और जिसमें लैब से बनी हुई हो बहुत सी चीजें ऐसी हो जिसमें और कई प्रकार के केमिकल्स मिलाए हो, लेकिन वैक्सीन जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होती, ये बता दे रहे। नहीं तो आप कहोगे कि ये इनऑर्गेनिक होती है ऑर्गेनिक। सिर्फ टैबलेट की बात की मैंने और एक आपकी आयुर्वेद की गोली की बात, सिंपल शब्दों में। हाँ जी सर जी, मेरा नाम शान चड्डा है। पिछले 4 साल से मैं मंडला ऑर्गेनिक करके एक छोटा सा हमारा स्टार्टअप है उसमें काम कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक को लेके एक थोड़ा सा इनिशिएटिव हमने चालू किया था क्योंकि यहाँ पर थोड़े से यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, उसमें तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स हमारे जैविक किसान यहाँ पे भी कुछ बैठे हैं, उनके साथ भी कुछ शेयर करना चाहूंगा। 4 साल पहले हमने प्रोजेक्ट चालू किया था कि सर पीजीएस का जो बहुत ही बड़ा चैप्टर हमारा एक मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उसका, और मेरे ख्याल से सर सबसे आगे है मध्य प्रदेश हमारे पीजीएस पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मध्य प्रदेश के किसान सबसे आगे हैं। तो इनकम जो रहती है किसान की वो एक जैविक एक ऐसा हिस्सा है कि वो बढ़ा सकता है, ऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर है सर। प्लीज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन कर रहा हूँ। सामने भी बैठे हैं। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग काम करते हैं, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमारे जो जैविक किसान है उनकी इनकम बढ़े। उस इनकम को बढ़ाने के लिए हमारा मोटिव ये रहता है कि जो फार्मर्स है हम वही उगवाएं जो कि आगे मार्केट हो सके। तो सर ने भी मेरे ख्याल से चर्चा में बताया होगा कि आप ऐसी चीजें उगाएं जिसकी डिमांड हो, ना कि अगर ऐसी धान जो कि आपको जाके सोसाइटी में बाद में बेचनी हो जिसकी कोई ऑर्गेनिक मार्केट में वो नहीं होता। तो हमने भी ये कॉन्सेप्ट के साथ 4 साल पहले चालू किया था और अब धीरे धीरे करके हमने 10 से 12% हमारे किसानों की इनकम बढ़ाई, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि पर एकड़ उनकी सर 10 से 12% हम लोग की बढ़ गई है। हम उनके प्रोक्योरमेंट ही इतना हाई रेट पे करते हैं ताकि उनको ज्यादा वो मिले, इनकम उनकी बढ़ जाए। क्योंकि किसान की सर फाइनल इनकम तो एक रॉ मटेरियल जो एक हमारा खाओगे हम लोग अनाज कहेंगे वही होता है, जो उनका हार्वेस्ट होता है वही उनकी इनकम का सोर्स होता है सर। तो वो हमने धीरे धीरे करके सर बढ़ाना चालू किया है। और बाद में हमारे कंज्यूमर्स भी हैं जो यहाँ पे स्टोर पे हम लोग उसके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से सर ने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी। नहीं सर बिल्कुल, बाकी तो आई थिंक मंडला ऑर्गेनिक एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी तो पीछे से बहुत बड़ा पार्ट है आगे ले जाने का जर्नी। थैंक यू। आपको बुलाने का आशय ये था कि जो लोग जैविक खेती करते हैं उनके पास जबलपुर भी मार्केट है। कि व्यक्ति हमारे पास ऐसे हैं और भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, हम आपको हैंड होल्डिंग करेंगे अप टू द योर। तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बात ये लग रही है कि हमारे पास अभी जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल मतलब स्टूडेंट्स हैं और जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, उन्हीं के हिसाब से मुझे बात करना है। ठीक है। I will take only 1 minute. तो आपके मन में कोई प्रश्न है तो मैं सोचता हूँ कि आप प्रश्न करेंगे कोई कि क्या आप जैविक खेती में क्या परेशानी है, उससे रिलेटेड कोई हुआ नेचुरल फार्मिंग में कोई प्रश्न हो तो आप एक आध कोई प्रश्न करो। किसी के अंदर कुछ है? क्योंकि ये तो हम बता देंगे, बता देंगे, लेकिन मेन चीज जो होती है ना
प्रश्न है? कोई प्रश्न है कि नहीं? मैडम, आपका कोई स्टूडेंट अगर कोई प्रश्न पूछना चाहेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। नहीं तो फिर बच्चे भी कृषि बैकग्राउंड से ही है ना, बहुत सारे, तो कोई ना कोई क्वेरीज तो होगी। सर, जो जैविक कृषि के माध्यम से जो प्रोडक्शन होता है जी, इसके लिए सेपरेट मार्केटिंग की कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि आम पब्लिक को जैसे ये चाहिए प्रोडक्ट अपने को जैविक का, तो उसकी गारंटी रहे कि ये जैविक है, सरकार ऐसे में कोई ट्रेडमार्क दे कि ये गारंटेड है, ताकि पब्लिक जो भी कीमत लगे वो खरीद सके बाजार में जाके। आपने बहुत सही प्रश्न किया है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम चाह रहे थे कोई ऐसा आए। देखिए, बहुत बढ़िया बात की है सर ने। इसीलिए भारत सरकार ने एक अपना जैसे अपन ने ISI मार्का होता है, या जब आप लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं तो अपन क्या हॉलमार्क देखते हैं ना, ऐसा एक लोगो बनाया है जो जैविक भारत के नाम से है। और अभी हमारे इसमें भी हम आपको दिखा देंगे, एक लोगो है जिसमें पीजीएस इंडिया ग्रीन, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये लोगो अगर उसमें लगा है तो वो ऑर्गेनिक है, और उसमें ट्रेसेबिलिटी भी होती है सर, कौन से किसान के कौन से केस से आया है वो भी पता चल जाता है। तो वो लगाने से अभी उस पर पूरा काम चल रहा है, और वो ऑलरेडी मार्केट में है। बहुत सारे में अगर आप ऐसा होता तो मैं अगली बार आपको प्रोडक्ट भी हम लेके आगे, आपके पास प्रोडक्ट है ना? जी बिल्कुल, अगली बार सर। हम लोग अभी 4-5 तारीख के प्रोग्राम में ऐसे सारे प्रोडक्ट को यहाँ डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। आपका भी वो रहेगा, जो जैविक प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट हो रहे हैं, कैसे पहचान आएगी, और उसका ISI जैसा मार्का भी। और भारत सरकार इसी के लिए कुछ प्रयास और भी कर रही है कि अभी जैसे हमने आपको बताया जैविक खेती पोर्टल के माध्यम से, और मेरा मोबाइल माई मार्केट माई मोबाइल, एक मैडम है गोखले, उन्होंने इस तरह का डेवलप किया है। राजपूत, आपसे एक चर्चा और करना था मुझे। आप जो अनेक वर्षों से प्रयासरत हैं जैविक कृषि के लिए, समय समय पर मैं अपने विभाग में भी ये बात रखता हूँ कि जिस तरीके से जो आने वाला समय है वो हमारे लिए इतना बड़ा संकट लेके आ रहा है, जैसे अभी हम कोरोना की बीमारी से अभी अनेक स्टेज से मुक्ति मिल रही है, ऐसी आने वाला समय जो रहेगा ना, ये कैंसर की बीमारी हमारी कोरोना की बीमारी से ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आप लोगों ने सामान्यतः ये देखा होगा कि दिल्ली और पंजाब के बीच में कैंसर ट्रेन चलती है, और पंजाब में रहने वालों ने अधिक उत्पादन के लिए जिस गति से रासायनिक खाद का उपयोग किया, और रासायनिक खाद के दुष्परिणाम ही निकला कि वहां पर अधिक जनता इस कैंसर की बीमारी से प्रभावित है। और अब जो बीमारी वहां की थी वही बीमारी अब हमारे सामान्यतः सभी प्रदेशों में हो रही है। आए समय हम देखते रहते हैं कि साहब यूरिया की मारामारी चल रही है, DAP की मारामारी चल रही है, किसान परेशान है। अब आप सोचिए, यहाँ किसान परेशान है, लेकिन उसके पीछे वो कितना रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, और आने वाली हमारी फसल के लिए कितना बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। तो इसी पीड़ा का एहसास करते हुए मैंने शासन स्तर पर बात कर रहा हूँ कि जैसे भोपाल में हमारे 30-35 एकड़ जगह में हम चाहते हैं कि क्यों ना एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए जिससे एक नीति बनाई जाए कि उसको हम कैसे अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से उस शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में, मैंने ब्लॉक स्तर तक लोगों की जिज्ञासा है या जैविक कृषि के प्रति उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने की वो समस्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आम पब्लिक फेस कर रही है, जैसे पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं या हम जो खरपतवार आ रहे हैं उसको लेकर के, अगर वो जो खरपतवार को हम केमिकल स्प्रे करके खत्म करते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि अगर जैविक कृषि का उपयोग किया जाए तो जो खरपतवार है वो हमारे वर्मी कंपोस्ट के गोबर के खाद में मिलकर के गोबर की खाद से 5 गुना अधिक वो हमें जैविक खाद उत्पन्न कर सकता है। तो हमारी एक तो जैसे आज दिन समस्या हम सुनते रहते कि पराली जल रही है, पर्यावरण कितना प्रभावित हो रहा है। आज समझिए जब धान पैडी क्रॉप आती है तो दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अगर उसी पराली को या जो गाजर घास है जो अस्थमा के पेशेंट के लिए कितनी घातक है, अगर इस प्रकार के जो खरपतवार है उसका हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें तो मैं सोचता हूँ कि वो हमारे लिए जितनी ज्यादा तकलीफदायक है वो उतनी ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है। तो मैं सुधीर जी से निवेदन करूंगा
चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भी आप प्रकाश डालें कि हमारे जो खरपतवार है, हमारे जो खरपतवार या पराली हमारी जैविक कृषि में या वर्मी कंपोस्ट में कितने मददगार होंगे, उस पर अपनी बात रखेंगे। सुदीप जी। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, ये होना ही चाहिए। और अभी हमने ओबेदुल्लागंज में और कुछ किसानों को हम लोग जोड़ रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही हैं जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है जो जैविक खेती चाहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी ये आपको वेराइटीज के बारे में बताया मैंने, ये जब तक इस तरह के प्रश्न उत्तर नहीं आते आनंद नहीं आता। तो ये थोड़ा सा एक वो है, व्हाट आर दी ITKs, इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज क्या होता है, इसको हम जैविक खेती के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। तो अच्छा, ये जो और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मन में भी कोई प्रश्न है ऐसा? जैसे आप लोग, जैसे सर ने बताया कि एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, इस तरह से क्योंकि आप लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी आईसीएमआर में थे पहले, तो आपका क्या विजन है? व्हाट इज योर विजन? की मेरा तो ये विजन है सर, वन फार्मर इज बेटर देन वन फिजिशियन, क्योंकि एक किसान ज्यादा लोगों को अच्छा जीवन दे सकता है अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके शुद्ध खाना खिलाता है। तो he will like a family physician। और आई अप्रिशिएट, इसलिए मैंने अभी सर को कहा कि अन्नदाता कृषि भव, अन्नदाता सुखी भव, ये किसान सर्वत्र पूज्यते होना चाहिए। इस बात पर तो तालियां बजती हैं। किसान सर्वत्र पूजते, बस यही मेरा भी सोचना था। किसान सर्वत्र पूजते कब हो सकता है? जब वो जहर डालना कम कर दे। कम कर दे बोल रहा हूँ, मैंने नहीं कह रहा हूँ, धीरे धीरे कम करो। और आपको मैं मैनेजमेंट सिखाता हूँ कि कैसे आप जैविक खेती करते हुए कोई नुकसान नहीं होगा। यू विल नॉट ओनली आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल्कि प्रकृति और एनवायरमेंट और सब ठीक रहेंगे। और एक बात बताई जाएगी, जैसे अभी बात कर रहे थे मिश्रा जी, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? हमारा बीज, सीड। दुनिया में दो इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती। आपने अभी देखा है कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। सो अवर कल्चर इज एग्रीकल्चर। व्हाट इज अवर कल्चर? हम कुछ भी, सब कुछ बंद हो सकता है एग्रीकल्चर को छोड़ के। हमें सबको खाना तो चाहिए, क्यों सर? हर आदमी को भोजन चाहिए, हर आदमी को अच्छा भोजन चाहिए। और मैं कहता हूं, मैंने सर आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक विजन था कि हम सबसे पहले हमारे जो तीनों सेनाएं हैं उनको अच्छा खाना खिलाएं। व्हाई शुड नॉट बी गिवन? क्योंकि वो हमारे लिए फाइट ऐसी जगह पे -4-5 और कितने डिग्री पे भी वो काम कर रहे हैं वहां पर हमारे देश के लिए, तो उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो मेरा ये प्रपोजल है, मैंने बोला भी है कि हम अपनी तीनों सेनाओं को अच्छा जैविक भोजन खिलाएं, जैविक फ्रूट्स खिलाएं। और जितनी भी जब मैं महाराष्ट्र में था नागपुर में, तो लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज में हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स जो थे वो सारे डॉक्टर्स को ओपीडी में बैठने के पहले ऑर्गेनिक जूस पिलाते थे और ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स खिलाते हैं। और मैं आपको बताऊं 27, 28 स्प्रे पेस्टिसाइड्स की करते हैं वो ग्रेप्स की। हमारे महाराष्ट्र के किसान जब ग्रेप्स ग्रो करते हैं 27-28 स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स का। और ऐसे अंगूरों को अगर आप किसी पेशेंट को दे दोगे तो ये बैठे हुए नर्सेस कोर्स करने वाले, शायद तो घर में लौटने वाले भी थे तो शायद नहीं लौट पाएंगे। कोरोना में हम लोग का एक्सपीरियंस ये रहा कि जो लोग अपने घर में जिन्होंने इलाज किया और उनको अपने आप को मेंटेन किया, वो बच गए, और जो अस्पतालों में भर्ती थे वो लौट के नहीं गए। Am I right or not? I am not। आप जानते हैं, आप लोग स्पीड से जुड़े हुए हैं, है ना? ये बात सही है कि नहीं? तो हमें अपनी इम्यूनिटी को ठीक करना है। अभी कोरोना की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कितने भी डॉक्टर्स, हम लोग भी पैरामेडिकल फील्ड के हैं, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कोरोना लाइक डिजीजेस। क्या कहते हैं वो? पैरासिटामोल और बहुत सारे जो मल्टीविटामिन्स हैं वो, और छोटा मोटा जो एक एंटीबायोटिक्स है वो देना है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर्स को भी पता है। तो आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो आप बच जाओगे, इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग कितने माइक्रोब के साथ जीते हैं? मैं बात बताना चाहूंगा आपको, हमारी बॉडी में वी आर फुल ऑफ माइक्रोब्स। हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। Except 1 or 2 places in placenta, entire part of our body is full of microbes। सर को पता है, हम लोगों ने सबने सिखाया है स्टूडेंट्स को हम लोग। तो आपको पता है हमारा जीवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बिना अधूरा है।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड राइस इसको भी बनाया है। जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हम कैसे जैविक खेती करें, क्या प्रॉब्लम है, तो पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी उपलब्ध है। उसकी कॉपी भी मैं आज मैंने भाई वीसी साहब को भी दिया है, सबके पास भी है। तो लिटरेचर बहुत सारा है, ठीक है। सो आई थिंक हमने आपका काफी समय लिया, लेकिन ऐसा होता कि बिना मांगी सलाह भी जीरो की होती है, तो ज्यादा सलाह देने से कोई सेंस नहीं है। जब आपकी इच्छा हो तो आपका जैविक खेती केंद्र हमारा जबलपुर में है और वो मुस्तान प्लाजा यहीं पास में है, विजयनगर के नजदीक में। आप लोग उधर आइए। ये अमित जी हैं और ये संजी हैं हमारे जैविक के बहुत अच्छे ये लोग। आपको ये हमारे पास आते हैं और हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और मार्केटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। स्कीमें बहुत सारी हैं, आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वही ITKS हमें क्यों करना चाहिए, ये किसानों से जुड़ी हुई बात है। मतलब किसानों की ही ITKS होती हैं, वो किसानों के द्वारा बनाई गई हैं। और कैसे बनाई गई हैं वो भी आपको मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, देखो ये आपको पसंद आएगी। एक किसान जो है वो पपीते पे चढ़ के पपीते के पेड़ पे चढ़ के पपीते तोड़ रहा है। सर अगर ये देख लीजिए ITKS इसमें लिखा है बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, व्हाट इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बीइंग द गवर्नमेंट। जो हमारे जो नर्सेज होती हैं वो कैसे करती हैं, देखो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल। आप चाहे तो नीचे से भी तोड़ सकते थे, ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन जो सिस्टम बनाया हुआ है ना वो उसको इंडिकेट कर रहा है। आपको समझदार होंगे जो मैंने आपको बताया इस स्लाइड के माध्यम से। और ये बहुत सारे जो ITKS जो हमने डेवलप किए, जैसे एग्जांपल के तौर पर बीजामृत यानी बीज का अमृत। आपके पास में अगर जैविक बीज उपलब्ध है तो बीजामृत का प्रयोग करके कैसे हम बना सकते हैं, ये आपको एक टेक्नोलॉजी बताई गई है इसमें, जिसमें काऊ डंग, काऊ यूरिन इन सब का प्रयोग होता है, चूना जो हम लोग लगाते थे। तो जैविक करने के लिए बहुत सारी आसान विधियां हैं, बहुत पैसा खर्चा नहीं होता, कम पैसा लगता है और प्राकृतिक तरीके से हम कर सकते हैं। फिर ये है संजीवक, फिर ये है आपका जीवामृत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान जीवामृत बना के जैविक खेती कर रहे हैं और ऐसे ही किसानों को पद्मश्री भी मिला है। एक भारत भूषण त्यागी को भी हमने इस प्रोग्राम में इनवाइट करना था, लेकिन समय अभाव की वजह से वो अलग व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं आ सके। जैविक खेती करके उनको पद्मश्री मिला है और हम लोगों के साथ भी अभी भी जुड़े हुए। तो हमारे यहाँ के जबलपुर के किसानों को भी मिल सकता है, क्वेश्चन मार्क जरूर क्यों नहीं मिल सकता। फिर मेथोडोलॉजी क्या है, हम बेल के बारे में आज जरूर बताएंगे। कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है, इसलिए तालियां बजना चाहिए ना मैडम। हमने याद लगा लिया। भगवान शंकर को बेल बहुत पसंद था। क्यों पसंद था? भगवान शंकर वो उनके बहुत बड़ी शक्ति है जो बेल का यूज करते थे और बेल के अंदर जो गूदा होता है उससे हमारे किसानों के लिए ऐसा मतलब स्रोत मिल सकता है, पोटेशियम इससे मिलता है। इसका साइंटिफिक वैलिडेशन भी हम लोग कर रहे हैं। जो 5 किलो जो है फ्रेश का जो बेल का गूदा को लेके उसको 20 लीटर पानी में घोल के और उसमें 1 किलो गुड़ मिला दीजिए आप और उसको जो है एक थोड़ा सा अच्छा सा मैश कर दीजिए और इसके बाद में एक सोल्यूशन जैसा बन जाता है। उसको डाइल्यूट करके हम इसको पौधों में स्प्रे कर सकते हैं और रूट के उसमें जो हमें दे सकते हैं एक ट्रेंचिंग करके। तो इससे आपको पोटेशियम मिल जाएगा। इसमें क्या खर्चा आ रहा है? बेल के पौधे आपके यहाँ बेकार होते हैं, बहुत सारे किसानों के यहाँ बेल लगे हैं वो बेकार चलते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं करते। बेल पत्र और बेल के फल का बहुत बड़ा महत्व है एंड इज वेरी यूजफुल। ये आपको नई चीज मैं बता रहा हूँ और बिना मांगी सलाह दे रहा हूँ। ये हर्रा होती है जो हमारे यहाँ पे, देखो आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा। मिश्रा जी अभी थे, जंगलों में कोई केमिकल डालने जाता है, कोई पेस्टिसाइड, वहां का अपने आप सिस्टम चल रहा है। ऑटोमेटिकली बरसात होती है, पत्ते गिरते हैं, कंपोस्टिंग होती है और माइक्रोऑर्गेनिज्म काम करते हैं और पेड़ पौधे बढ़िया ग्रो हो रहे हैं। क्यों? गलत कह रहा हूं मैं? जंगल में सब सिस्टम चल रहा है, हमने उसको इंटरफेयर नहीं किया। यहाँ हमने इंटरफेयर किया तो हम लोगों ने वी आर द कल्प्रिट बीइंग ह्यूमन। हम लोगों ने हमारे सिस्टम को, हमारे नेचर को डिस्टर्ब किया। आप देखो रेता के लिए नदियों में क्या हम कर रहे हैं हम लोग। पत्थर के लिए वहां कोटा में जाके देख लीजिए, खदानें सब बर्बाद कर दी, अनबैलेंस कर दिया सब कुछ सिस्टम। क्यों मैडम? एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे थे, हर्रे से आपको आयरन मिल सकता है। आपको पता नहीं होता कि हर्रे का क्या यूज हो सकता है। हर्रे पहले आंवला ये जंगलों में मिलता था, अभी भी मिलता है, उसको भी और बचाने की जरूरत है। और जैसे एक और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स बनते हैं हमारे, वो हम लोग अभी लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हमारे इंडेंजर्ड हैं, उनको हमें बचाने की सख्त जरूरत है और उसके लिए भारत सरकार भी काम कर रही है, आप भी कर सकते हैं।
तो आप इस तरह से 2 किलो हार्डर को 10 लीटर पानी मिला के उसमें 20 ग्राम फिटकरी मिलाइए। ये इनोवेटिव आइडिया बता रहा हूँ मैं, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा लिखा। तो इसको करके आप जो है 6 दिन के बाद में फिल्टर करके इसको स्प्रे कर दीजिए, या बेंचुरी से हमारे किसान भाई जैसे ड्रिप के पास, ड्रिप सिस्टम जिसके पास है सर, वो वैसे दे सकते हैं। तो ये आपको आयरन के लिए नेचुरल तरीका है। फिर इसी तरह से आपको बीमारी आती है तो हमारे पास बहुत सारे अस्त्र हैं, जैसे जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बॉटनिकल पेस्टिसाइड है, इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ऐसे हमारे पास बहुत सारे और भी अस्त्र हैं, जैसे आग्नेयास्त्र। ये हम लोग बनाते हैं किससे? आइकोग्निया से, मतलब ये बेसन के पत्तों से बनाते हैं। फिर चिली यानी हमारी मिर्ची से बनाते हैं, गार्लिक और लहसुन है, 5 ग्राम नीम की पत्तियां होती हैं, और 10 लीटर गोमूत्र होता है गाय का, देसी गाय का। इस सबसे मिला के उसको बॉइल करते हैं 5 बार, ताकि वो आधा हो जाए मटेरियल। इसके बाद में उसको फिर हम किसी एक कपड़े से छान लेते हैं, और इसके बाद में इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर डाइल्यूट करके इसको जो है 100 लीटर पानी में हम यूज करेंगे। इससे क्या हो सकता है, लीफ रोलर, ट्रेम एंड फुट बोरर जो है ये कंट्रोल हो सकते हैं। So this is what is my submission कि इस तरह से इनका सबका साइंटिफिकली वैलिडेशन भी है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सब में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इसको साइंटिफिकली वैलिडेट भी किया है। आपका नीरी है एक यहाँ पर नागपुर में, उन्होंने भी इस पे काम किया है। नीम के पत्तों से सबसे बढ़िया चीज है हमारे पास नीम। अभी आपको शायद पता होगा नीम फाउंडेशन कहाँ पर है, कोई बताएगा मुझे कहाँ पर है नीम फाउंडेशन? आपके मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, हम लोग बना सकते हैं छोटे छोटे इस तरह के फाउंडेशंस। और हमारे महाराष्ट्र में नागपुर में हमारे ऑफिस के सामने जो रीजनल सेंटर वार्निंग फार्मिंग के सामने ही हम लोगों ने एक नीम फाउंडेशन को मतलब वो काम कर रहा है। और नीम को लेके, निवोली से लेके नीम NSKE जिसका नाम है नीम सीड एक्सट्रैक्ट कर्नल, इसका इतना अच्छा उपयोग है। पहले हमारे लोग पत्तियों में, नीम की पत्तियों में और फलों को पकाते थे। तो सर सीताफल को नीम की पत्तियों में नीचे बिछा के पकाते थे कि नहीं एक समय पे? सिंह साहब, नीम की पत्तियों में ऐसी पकाते थे कि नहीं, आप बताइए? सीताफल को और दूसरे फलों को अभी क्या कार्बाइड से पकाते हैं। आम भी पकते थे, आम भी पकते थे। अभी कार्बाइड वाला क्या है, वो क्या है, जहर है। अब कार्बाइड से पका हुआ आप जाओगे, देखो कि अलग ही उसका स्वाद होता है। तो आपको नेचुरल तरीके पे आने की अब जरूरत है, इसलिए तो मैंने बताया। नीमांस में आप बहुत कुछ इस तरह के पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, नीमक को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आपका अमृत पानी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बताने की, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। फिर आपको ये पंचगव्य 5, अभी कोरोना के टाइम में पंचगव्य बहुत बड़ा उसका वो है। एक हमारी गौशाला है गुजरात की, नाम शायद सुना होगा कि नहीं, तो गूगल में जाके देखिए। उन्होंने पंचगव्य को कहा था कि इट इज आल्सो यूजफुल फॉर टू कंट्रोल कोरोना आल्सो टू सम एक्सटेंट। इसमें भी बहुत सारा काम है। गाय के 5 उपयोग मैं तो आपको मैडम के आपको बताना चाहूंगा कि आपकी गाय, आपके हम बहुत ज्यादा उस पर वो कंसंट्रेट करते हैं, पॉल्यूशन खाती हुई घूम रही है, वो हमारा गोधन है, और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। और आपके बहुत सारे इस तरह की टेक्निक्स हैं जो आपको गाय आधारित कृषि पे बहुत कुछ काम हो सकता है, और हो भी रहा। बहुत सारे हमारे फार्मर्स कर रहे हैं। गोवस्ते लक्ष्मी, इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट में समय का अभाव है, इसलिए कम बताता हूँ। फिर कोकोनट में उड़ीसा में था, तो कोकोनट जो है ना हमारा, आप कोई भी जूस पी लीजिए, आपको एसिडिटी होती है। अगर आप कोकोनट वाटर पिएंगे तो आपको एल्कलिनिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके लिए लाभदायक यही है। इसलिए कोरोना पीरियड में लोगों ने कहा था कि आप, डॉक्टर ने कहा था कि आप, इसलिए ये कोकोनट वाटर महंगा हो गया है ना। 50-60 रुपए नहीं तो पहले 20-25 में मिलता था, और अभी भी उड़ीसा में 20-25 रुपए का मिलता है, यहाँ पर 60-70 रुपए का मिलता है। तो अभी हमारे कुछ एक किसान ने केवल इसी की खेती करना शुरू की है, वो भी हमारे किसान है, एक अनिल पचौरी। जब भी यहाँ पर कोई CM आते हैं तो उनको दिखाने ले जाते हैं, वहाँ पे वो कोकोनट की खेती कर रहे हैं। और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कोकोनट। एक तो कोकोनट ऐसा है जिसको सुबह 4 बजे कोई पी लेता है तो उसके पानी को, तो उससे कैंसर भी ठीक होता है, येलो कलर का होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, और मुझे लगता है ऑडियंस आर कमिंग टुगेदर। तो इसका मतलब ये है कि अब उनका इंटरेस्ट कम है, तो आई एम गोइंग टू वाइंड अप इट नाउ। तो आपको जैविक खेती में कुछ और कभी जानना है, सीखना है, तो आपका स्वागत रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ITKS के बारे में मैंने इतना बताया। सबसे अच्छी स्लाइड ये है जिसमें थैंक यू लिखा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर स्वयंसिंह सर को मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, एंड ही इज माय ब्रदर एज वेल एज माय टीचर।
बिकॉज ऑफ हिज उनके वजह से हम इस प्रोग्राम में जुड़े। विज्ञान सत्र में पूछने के बारे में सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जहाँ का मैं प्रोडक्ट हूँ। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात के लिए आप सब हमेशा हमारे लिए सादर आमंत्रित रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर भी सबके पास भी है, इसमें भी लिखा हुआ। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी, और बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से आपने हर बिंदु को प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के बारे में हमारे किसान भाई बहनों को तथा हमारे छात्र छात्राओं को बड़ी बारीकी से आपने समझाया। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे सभी प्रतिभागियों को लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी से पूछ सकते हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि ये डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और आज इस पद पे हैं, और यहाँ आकर के इन्होंने हम सबका मान और गौरव बढ़ाया है। तो हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने विज्ञान सर्वत्र पूजते में हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। थैंक यू सो मच। और अब मैं अपने बीच में एक और ऐसी शख्सियत है जो कि किसान के साथ साथ में वो हमारे जीव विज्ञान विभाग में प्राध्यापक भी हैं, डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार, तो हमारे बीच उपस्थित हैं। और उन्होंने बहुत दिन तक भी खेती भी करती हैं और ऑर्गेनिक खेती भी करती हैं, यहाँ उपस्थित हैं और जीव विज्ञान विभाग के अध्यापन भी कर रही हैं। तो मुझे आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार मैडम अपने अनुभव को हमारे सभी प्रतिभागियों से अपना अनुभव शेयर करें। डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानीय मंच और उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। सर ने जैसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको अपने अनुभव साझा करना चाहूँगी। ऑर्गेनिक खेती से या इसके प्रोडक्ट से मैं सन 2001 से जुड़ी हुई हूँ, जब से मैंने अपना पीएचडी का काम शुरू किया। और जब हमने पीएचडी का काम शुरू किया तो डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव सर के सानिध्य में मैंने अपना काम किया। और बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, सर ने मुझे ये टास्क दिया कि आज के सिनेरियो में जो समस्या है पूर्णिमा, तो उसका चुनाव करो। तो उस समय से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग एक शब्द समाज में आने लगा था। जैविक खेती के बारे में लोग सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच कैसे हुए। जब हरित क्रांति आई तो हमारे पास एक ही उद्देश्य था कि हम अपनी पॉपुलेशन को, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फूड अवेलेबल करा सकें। और जब एक बार फूड आ गया तो हमने सोचा कि क्वालिटी ऑफ फूड भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच हुए। खेतों में मैंने सन 2016 में पैर रखे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं और भाई हैं जो शायद किसान क्षेत्र से आते हैं। तो मैंने अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का सफर वर्मी कंपोस्टिंग से शुरू किया, केचुआ खाद जिसको हम कहते हैं। और फिर उसका प्रयोग फील्ड में या खेतों में मैंने देखना शुरू किया। तो सबसे पहले आप लोगों को केचुआ खाद होती क्या है और बनाई कैसे जाती है, शायद इसकी जानकारी होगी। तो केचुआ खाद बनाना अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते थे। उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जब हमने खेतों में डाला तो उससे हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे। बीइंग अ साइंटिस्ट, वो सुझाव हमने अपने दोस्तों को, साथियों को, मित्रों को दिए कि जो भी फर्टिलाइजर हम उपयोग करते हैं उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहले तो हमें उसके नुकसान देखना पड़ेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के या बायो फर्टिलाइजर के फायदे देखना पड़ेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले उसका जो नुकसान होता है आप सभी जानते हैं कि आजकल जो बीमारियां हमको देखने को मिल रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस तरीके के कंटामिनेटेड पोल्यूटेड फूड को खाने से हो रही हैं। तो पहली चीज, अगर हम फर्टिलाइजर को, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अनाज उत्पादन में पंजाब हमारे देश में प्रथम स्थान पे हुआ करता था, पर आज का सिनेरियो ये है कि पंजाब के किसान अपनी जमीनों को छोड़ के हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आ रहे हैं। कारण ये है कि उन जमीनों में जो उनकी लागत थी वो उनकी पैदावार से कई गुना ज्यादा हो गई है, पर उनको फायदा नहीं हो रहा है। कारण उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अपनी सॉइल को इतना अधिक पल्यूट कर दिया, इतने ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिए हैं कि अब वो सॉइल टोटली डेड हो चुकी है। तो वहां से कोई भी प्रोड्यूस को निकालना मतलब उसमें बहुत अधिक इनपुट देना। तो पहली चीज, फर्टिलाइजर के उपयोग करने से हमारी जो मिट्टी रहती है वो खराब हो जाती है। दूसरी चीज, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन होता है और साथ ही वो पानी भी पल्यूट होता है। तो ये तो सामने के सामने हमको एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं, खराबियां दिखती हैं। अब इसको अगर हम ऑर्गेनिक में स्विच करते हैं, बदलते हैं, तो उसके कुछ एक शुरुआती दौर में हमको नुकसान देखने को मिलते हैं, पर विश्वास मानिए मेरा मित्रों, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच होते हैं तो 3 साल के अंदर हम अपनी फसल की लागत को 50% से भी कम कर सकते हैं और उससे उगने वाला जो प्रोड्यूस रहेगा, जो फूड रहेगा, जो ग्रेन्स रहेंगे, अनाज रहेंगे, उनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अधिक जरूरी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आके आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करिए, ऑर्गेनिक फूड मार्केट से लीजिए, क्योंकि ये जो किसान है जो चाह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना, वो चाह के भी शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि शुरुआती लागत थोड़ी ज़्यादा लग रही है। लागत ज़्यादा नहीं लग रही, प्रोडक्शन कम हो रहा है, दोनों ही एक बराबर बात है। तो अभी हमको किसानों को सपोर्ट करना है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होए, इसके लिए हमको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पे ध्यान देना है, हमें ऑर्गेनिक फूड ही खरीदना है। इसके कई फायदे होंगे। पहली चीज, हमारी सॉइल जो रहेगी दोबारा जीवित होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से उसमें जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वो फिर से हमारी सॉइल में आएंगे। और मित्रों, यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान हैं, एक तरफ तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम पराली को जलाते हैं। आपको किसी को भी पराली नहीं जलाना है, वो सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब आप अपने खेतों में आग लगाते हैं तो जमीन की 4 से 5 सेंटीमीटर लेयर का टेम्परेचर, तापमान आप बढ़ा देते हैं, जिससे कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो साल भर जो हम अपनी सॉइल को इम्प्रूव करते हैं वो सिर्फ 1 घंटे में आग लगा के खत्म कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब सिर्फ हमको बायो फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना है, हमको खेतों में आग भी नहीं लगाना है, इसका भी हमें ध्यान देना है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिससे हम अपनी फसलों को ऑर्गेनिक फसल में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके अच्छे दाम पा सकते हैं और सोसाइटी में, समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार मैडम। आपके पास में जो पनागर के पास में ही इनके खेत हैं और ये लगातार उसमें जुड़ी हुई है और पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा उसमें काम कर रही थी, अभी भी चल रही है और उसमें अपना खेती करती हैं और बाकी समय अध्यापन में लगाती। तो हमने कहा ऐसा एक तरीके से आप महिला किसान हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि अभी जैसे अभी राजपूत जी ने कहा कि किसान सर्वत्र पूज्यते, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं। तो हम सबको मिलकर के यही कार्य करना है ताकि हमारे किसान भाइयों की जो इनकम दूनी से अधिक हो, इसके लिए हमें सारे प्रयास करना है। तो इस किसान विज्ञान चौपाल सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं और एक बार पुनः मैं प्रोफेसर पीके मिश्रा साहब, उनको शामिल जाना था, डॉक्टर अजय सिंह राजपूत जी, डॉक्टर पूर्णिमा व्यवहार को मैडम को
अपनी तरफ से तथा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मैडम सुनीता शर्मा और बाकी जो मंच व्यवस्था के लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वे समापन समारोह की तैयारियां पूर्ण करें। डॉक्टर निपुण सिलावट से अनुरोध है कि वो मंच पे आकर के समापन समारोह की तैयारियों को पूर्ण कराने में हमारी मदद करें। डॉक्टर निपुण सिलावट। कुछ ही देर में हमारे अतिथि उपस्थित होने वाले हैं। उसके बाद समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो शांति से बैठें और कार्यक्रम का पूरा होने पर ही जाएंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। जो व्याख्यान सत्र में या पुरस्कार वितरण सत्र में भी उपस्थित हैं उनको भी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सरस्वती वंदना गाने वाली जो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पर मंच पर यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। चालू हो रहा है बस। Swadeshi Science Movement. The shloka means the personality of Godhead is perfect and complete. And because He is completely perfect, all emanations such as this phenomenal world are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also because He is the complete whole.
Even though so many complete units enter him, he remains the complete balance. Vigyan Bharati, limited with the name Vibha, has its ethos based on the shloka from the ancient Upanishad. A big dream of creating Bharat that can take its glorious past ahead by igniting the minds with a harmonious synthesis of physical and spiritual sciences is being brought into existence by Vibha. The time has come for all Bharatiyas around the world to embark on Vibha's journey of the science movement with Swadeshi spirit. Swadeshi science movement's journey started in 1982 at Indian Institute of Science, Bangalore, by Professor K.I. We find in the history of Swadeshi science movement was in 1991 in Nagpur, which was the largest gathering of nationalist scientists. When we decided that the national organization will be called Vigyan Bharati, Swadeshi Science Movement of Bharat. The way we look at science is very holistic, very integrative way, in a way of doing which brings out the very fundamental input of the nature of reality and look at the current problems of reality. That's what we have happened in the moment we started with the English of science and then spread out. With the continuous and remarkable efforts taken in the past 25 years, Vibha has made a prominent mark on the world map. Vibha's sincere efforts and achievements have been recognized and awarded worldwide. Vibha received a national award for its remarkable contribution in the field of science and technology. Vibha holds a place in Guinness Book World Records for conducting largest practical science lessons successfully. Giving Back UPM Award, received for Most Impactful Project of the Year in India, Honorable Mention Award and Popular Choice Award, won by Vibha in Ground's Climate Conference 2015. Vibha hopes this feat would trigger rising tides that would energize the youth of India towards greater scientific achievements. Vigyan Bharati is an organization which has been doing so much for improvement of science and for the scientific professionals in this country selflessly, without any agenda. Their only agenda is national agenda. They are like guides for us. We organized the India Educational Science Festival at IIT in collaboration with Vigyan Bharati. For the first time in the country, there was a participation of 10,000 scientists, young and old people, because of their involvement here, that we got our name registered in the Guinness Book of World Records. We are 2,000 students. They did their experiment together, and we broke the world record of the Irish students. In 2017, Vigyan took a step forward and signed up MOU with 3 prestigious organizations to make a remarkable impact in the society. These associations will prove to be a turning point in this great Swadeshi science movement. Today we are living in an era of technological innovation, and it's important that we imbibe a culture of technological innovations in our activities, both for purpose of creation of new technological innovations, but also for improvements in current technology. This requires several stakeholders to work together to evolve Indian society as a society advanced in technological innovation is also an important aspect of activities of Vigyan Bharati. Vigyan Bharati spearhead the movement for Swadeshi sciences and technologies such as Ayurveda, organic agriculture, Vastuvidya, forestry, environment, and engineering. Every task planned and undertaken by Vigyan is focused towards its prime objectives. The 3 major objectives of this movement are popularization and propagation of Indian contributions to the world of science. Science and spirituality should go in hand in hand. The Swadeshi sciences, which were proud and don't use motherland, should be important to the entire humanity without losing its identity. Today,
Vigyan has emerged as the largest Swadeshi movement in the country, focusing on Swadeshi spirit and interlinking traditional and modern sciences on one hand, and at the same time, natural and spiritual sciences on the other hand. There are two dimensions to Swadeshi science movement in my view. India has been a storehouse of a lot of scientific development in the past. It's important that we understand these developments in the context of modern scientific rigor and leverage that knowledge for the benefit of the society. The other dimension is to be able to do science to meet the needs of our society in a manner that we are able to address specific Indian problems. Vigyan today effectively runs few national level programs to fulfill its objectives. These programs have made mark in Indian society. Vigyan, an initiative of Vigyan in joint collaboration with Vigyan Prasad, Department of Science and Technology, and NCERT, Ministry of HRD, a national program for educating and popularizing science among school and college students and aims to nurture young minds. Bharatiya Vigyan Sammelan is a flagship program with a cluster of scientists, artisans, technocrats, traditional innovators, students and commoners. विज्ञान भारती ने ऐसे वैज्ञानिक जो भारतीय भाषा में विज्ञान विकसित करना चाहते थे उन्हें मंच दिया है, विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि अधिकाधिक लोग इस दिशा में आगे बढ़ें। Vishwa Veda Vigyan Sammelan, an initiative in bringing together Vedic sciences and modern sciences to understand the nature of reality in a better way and for the benefit of whole creation. India International Science Festival. The series of India International Science Festival is an integral part of India's long-term vision in developing and widening the spectrum of scientific temper in India and abroad. It's a platform to showcase India's contribution in the field of science and technology, motivate the young scientists to find solutions to the burning issues of our society. To transform society, Vigyan has created 8 initiatives like Wisdom Circles for Bharat's inner development. The honor of this movement makes it Swadeshi to the core. Uniting Minds, an online video interactive project where eminent scientists and technocrats share their expertise and experience to inspire and guide our students in the right direction. Tech for Seva, an integrated platform that aims to solve complex social problems through innovative use of technology. It is the facilitator for social change in 4 major areas like health, education, environment, and livelihood. This initiative resulted in quality education, reduced drudgery, enhanced income, and better quality of life. World Ocean Science Congress. Vigyan flagship programs on ocean sector. This program has immense potential to resolve overlapping contemporary issues and problems, most of which need holistic interventions. Technical Education Augmentation Mission. They are creating innovations in technical teaching learning techniques with the quantification of their effectiveness in imparting education. This mission aims to create a connect between students, faculties, society, and industry. Global Indian Scientists and Technocrats, an autonomous platform created by Vigyan Bharati to link global Indians with their underprivileged 40 crore masses in the country, mostly residing in more than 3 lakh villages. Global Indian Scientists and Technocrats was officially launched by Dr. APJ Abdul Kalam. To bring back the glory of bright and shining Bharat, Vigyan has conceived Learning in India in line with our Prime Minister's ambitious Make in India proposal to generate more revenue for the country. So what we need to study across India. So can those students and good schools from the past country come to India from learning? So we are going to be movement for India.
Science India, an alarmingly decreasing number of students opting for diverse science streams as a career, made Vibha to take an initiative with NCSTC to give the right direction and guidance to Indian students through a virtual science portal. Science India Forum, formed with the vision to foster scientific excellence by capitalizing on the scientific and technological synergy of India and the Middle East. Science India is successful. कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ ही देर में कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठे रहें, कुछ ही देर में कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। A unique initiative to create a connect between students, faculties, society and industry. Vibha has multiple independent entities working in direction to manifest the better tomorrow. Shakti. Vibha admires working power. With the great desire and determination for using every force of India, Vibha created an association, Shakti, for social empowerment of women based on Indian culture and to uphold the sanctity of Indian womanhood. World Ayurveda Foundation, patronized by 46 countries across the globe, it's a platform for all the stakeholders in the Ayurvedic fraternity to collaborate, share and propagate Ayurveda across the globe. World Ayurveda Foundation aims to support research, healthcare programs, clinics and sanatorium, documentation, organizing seminars, exhibitions. World Ayurveda Foundation organizing World Ayurveda Congress since 2002 and so far touched over millions of people. World Ayurveda Foundation is a platform to take Ayurveda to the world for all its benefits to mankind. National Ayurveda Student and Youth Association, NASIA. NASIA was formed with the vision of bringing students and youths of Ayurveda together and motivating them to do research, practice and propagate Ayurveda. International Institute of Waste Management, IIWM, is a not-for-profit organization was established in India as a Ministry of Science and Technology project at Bhopal in the year 2009. Today, IIWM is affiliated to and supported by the Scientific and Industrial Research Organization, Ministry of Science and Technology. IIWM works with the vision to minimize waste generation, to optimize waste reuse and recycling potential, to maximize conservation of materials and energy resources, to minimize pollution, health hazards and environmental distress, and to be technologically sound, socially compatible, and financially affordable. IIWM has several flagship projects which are being executed across the country. The Vigyan Foundation to facilitate and promote skilled activities across the country by governmental and non-governmental organizations, a not-for-profit company named the Vigyan Foundation by Vigyan Khali. National Environment and Energy Development Mission. National Environment and Energy Development Mission was formed with an objective of foster innovation of technologies, finding sustainable solutions on energy, and bringing together technologists, policymakers, commercial organizations, and entrepreneurs to facilitate its implementation. Today, Vigyan is the largest scientific movement in the nation. Vigyan will be directly connecting and contributing to lakhs of farmers, thousands of artisans, 7 crore tribal population, nearly 5 to 6 crore differently able people, and lakhs of coastal population, annually crores of young school and college students through different projects and programs and this 34 units all over the country
and 6 units overseas, working in 11 different areas through autonomous institutions, independent organizations as project entities. Vigyan is now ready for the union. Vigyan Bharti has really become an instrument of what building this active Vigyan visualizes Bharat to be a nation with the exuberance of youth by the year 2025. Power of science, Ayurveda, inclusiveness, empowerment and spiritual awakening by the revolutionary Swadeshi movement, Yuha shall lift the spirit of this aspiring Bharat. India, Bharat, the great country that has contributed in the field of science and technology for uncountable years, and is still contributing vitally with all its brilliance. Since independence, scientists across India have tried to establish cutting-edge science and technology infrastructure in the country to create a revolution. Swadeshi Science Movement. विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के कार्यक्रम 22 फरवरी से लेकर के आज 28 फरवरी तक लगातार चल रहा था। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आयोजित किया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को एक सप्ताह के कार्यक्रम के रूप में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा एवं विज्ञान प्रसार के द्वारा आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम का जो स्थानीय कार्यक्रम था वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, MPCST भोपाल एवं महापरिषद विज्ञान परिषद की तरफ से आयोजित हो रहा था। इस कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी लगातार पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम चाहेंगे कि जो विद्यार्थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 7 दिनों का इस कार्यक्रम में, यदि वो अपनी कुछ प्रतिक्रिया या फीडबैक देना चाहें तो वो आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए कैसा रहा, उनको इससे क्या अनुभव प्राप्त हुए, हंसना वे आमंत्रित हैं। सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे युवा देश, मतलब 3000 सालों का ज्ञान और आसमान से भी ऊंचा उड़ने की चाह, जब दोनों साथ आ जाए तो क्या मुमकिन नहीं। जिस सिमत नजर जाए मेरा हिंद नजर आए, उजाले ही उजाले हो मेरा हिंद नजर जाए। मैं मोहम्मद हसनैन बेग, गांधीनगर विश्वविद्यालय जबलपुर, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते अर्थात 22 फरवरी से 28 फरवरी तक एक सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम हमें विज्ञान की जो नवीनता है, उसकी जो विशिष्टता है और जिसका जो इनोवेटिव माइंडसेट है वो हमें प्रदान किया। जो रोज होने वाले लेक्चर्स थे उन्होंने हमें मंगल की में चलने वाले हमारे अभियानों के बारे में, भूगोल शास्त्र में सोने की जो इनोवेशन होते हैं उसके बारे में, और सबसे बड़ी चीज है कि विज्ञान जन जागृतिकरण के बारे में बताया। ये कार्यक्रम अलग अलग महाविद्यालयों, अलग अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों को आपस में जोड़ता है कि वो आए और साइंस की जो इंटेलेक्चुअल पावर है उससे मिलके हमारे जबलपुर को साइंस का, विज्ञान का, एजुकेशन का एक ऐसा हब बनाए जो विश्वविख्यात हो। यहाँ का भेड़ाघाट फेमस है, अब हमें यहाँ का विज्ञान फेमस करना है और संसार को यहाँ से वैज्ञानिक अनुभूति और यहाँ की वैज्ञानिक सोच प्रदान करनी है। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी ये अपेक्षा रखी गई है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ चहुमुखी विकास करें। उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं अन्य पाठ्यक्रमों की जानकारी भी होना चाहिए। इंटर्नशिप भी उनके लिए रखी गई है और यही कारण है कि जब हमारे विद्यार्थी इस प्रकार के कार्यक्रम में आते हैं तो वो
विशेषज्ञों के संपर्क में आते हैं और निश्चित ही उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे किसी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मंच पर आकर के अपना अनुभव शेयर करना चाहें, आमंत्रित हैं। यस, आज एंड है, आज एंड है, हाँ ठीक है ना। सभी गणमान्य जो स्थानीय लोग यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट आरडीबीपी से। मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। आज जो हम 28 फरवरी 2022 को जो हम ये विज्ञान सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे, वो क्यों मना रहे थे? वो हम सीवी रमन जी की जयंती जो 28 फरवरी को उनके उपलक्ष्य में मना रहे थे। लेकिन हम में से कितनों ने ये विचार किया है कि 1930 के बाद हमें हमारे देश में नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं आया, विज्ञान के क्षेत्र में क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग विज्ञान को एक विषय मात्र के रूप में लेते हैं। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, उस दिन मैंने विचार अपना व्यक्त किया था तो भी बताया था कि ये एक व्यवस्थित ज्ञान है। लेकिन हमको इसको अपने व्यवहार में लेके आना है। अपने व्यवहार में लेके आएंगे तब हम नई नई चीजों के बारे में सोच पाएंगे। और ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चे जो जीसीएम स्कूल के यहाँ के बैठे थे, तो उनको जो अनुभव मिला होगा, क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग विज्ञान के छात्र हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नन्ही कलमे हैं जो यहाँ से सीख कर जाएंगे और उनके मन में जिज्ञासा उठेगी कि हमें भी आगे चल के कुछ करना है। और एक मेरा सुझाव था, जो विचार प्रस्तुत करने के लिए कंपटीशन हुआ था, उसकी जगह अगर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तो और विचार है वो सामने से आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके सुझाव को जरूर अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और भी कोई विद्यार्थी जो ये आकर के यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं? और भी कोई विद्यार्थी जो पूरे कार्यक्रम के बारे में अपने विचार बताना चाहते हो, कुछ सुझाव बताना चाहते हो, ताकि और भी जो आगे कार्यक्रम हो उनमें हम कुछ और सुधार कर सकें आपकी अपेक्षा के अनुसार? आइए। Good afternoon to everyone present over here. My name is Abhilekha Verma from St. Aloysius Institute of Technology, जबलपुर। मैं यहाँ के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जो भी मैथमेटिशियंस या जो भी प्रोफेसर्स ने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। स्पेशली जितने भी दो जो मैंने अटेंड किए थे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही मेमोरेबल थे, बिकॉज वैसा तरीका शायद जो हम टीचिंग का सीखना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर आकर एक एक्सपीरियंस करने मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट फॉर अस एंड थैंक यू। आइए, पहले विद्यार्थी अपना परिचय दें और उन्हें किस किस में भाग लिया है, क्या क्या देखा। यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगी हुई है, बस भी आई हुई थी, आज डाक टिकट की प्रदर्शनी भी थी जो कि वैज्ञानिकों के ऊपर आधारित थी। आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापकगण और आप सभी छात्र छात्राएं, मैं अक्षय शर्मा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का छात्र हूँ और इस एक सप्ताह के विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के कार्यक्रम में, जिसका आज समापन समारोह है, मैं अपने विचार रखना चाहूँगा कि हमने जो एक सप्ताह मनाया, डॉक्टर सीवी रमन जी ने आज के दिन ही 1930 में अपने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमें इस चीज़ को मना रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में बच्चों की और छात्र छात्राओं की, कॉलेज के स्टूडेंट्स की, सभी की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। और ये सारे कार्यक्रम, चाहे वो अपने विचार प्रस्तुतिकरण के हों, निबंध लेखन के हों, मोबाइल बस के माध्यम से एग्जीबिशन लगा हो, विज्ञान प्रदर्शनी, हमारे वैज्ञानिकों के बारे में जो पोस्टर लगे हैं, उससे उनके एक सूक्ष्म परीक्षा में मिलता है, उससे हम सभी को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि भविष्य में हम जब भी अपने किसी भी कार्य को करें, उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा सम्मिलित हो और समाज में जो पुरानी
रूढ़िवादी बुरी समस्याएं जो अपनी जगह बनाकर बैठी हैं, उनको भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आशा है कि हम सभी इस दृष्टिकोण के साथ, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय भारत। बहुत अच्छा। ये जो कार्यक्रम है ये केवल विज्ञान के विद्यार्थियों या टीचर्स के लिए नहीं था, ये एक आम सभी लोगों के लिए कार्यक्रम था, क्योंकि विज्ञान कोई पढ़ने वालों के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। हमारे आम जीवन हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सुबह से हम उठते हैं, देखते हैं, दिन भर आसपास सब विज्ञान ही है। और ऐसा नहीं कि विज्ञान का विद्यार्थी दूसरे सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा हुआ हो या इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ती हो। तो ये सभी विषय, इंटरडिसिप्लिनरी विषय जो है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी यही है कि हमारे विद्यार्थी अब केवल विज्ञान के विद्यार्थी नहीं रहेंगे। आर्ट्स का विद्यार्थी कोई आर्ट्स का विद्यार्थी नहीं रहेगा, है ना। आर्ट्स का विद्यार्थी विज्ञान अगर पढ़ना चाहता है तो उसकी जानकारी लेना चाहता है, वो विषय ले सकता है। तो ये सभी जो बदलाव किए गए हैं वो इसीलिए किए गए हैं कि हमारे विद्यार्थियों को हर चीज का ज्ञान हो और वो उस चीज की शिक्षा ले सकें जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है आगे के लिए। और हम फिर से आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित वो विद्यार्थी जो कि प्रतियोगिताओं में और यहाँ पर लगातार आते रहे हैं कि वो अपने कार्यक्रम के बारे में विचार रखें। विद्यार्थीगण जो भी आना चाहें। यस, चांद कहूँ या फूल कहूँ, चांद कहूँ या फूल कहूँ, मगर कुछ तो कहूँ, आप सबों को मेरी ओर से गुड इवनिंग कहूँ। तो सबसे पहले मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। थोड़ा मैं हिंदी में कमजोर, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सबसे पहले तो अलोसियस कॉलेज से आता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ BA का। मेरे को साइंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैं स्पीच दिया तब मुझे साइंस के बारे में नॉलेज किया। जब मैं प्रिपेयर कर था, 24 घंटा प्रिपेयर करता, कैसे स्पीच बोलना है, कैसे, तो साइंस के बारे में बहुत कुछ जाना और कैसे हम लोग हेल्पफुल कर रहे हैं साइंस, उसके बारे में सीखा। इसलिए यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइज किए हम लोग के लिए, जितने भी टीचर्स लोग ऑर्गेनाइज किए हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग को सीखने के लिए भी बहुत मिला, क्योंकि जीवन में हम लोग तभी टेक्नोलॉजी साइंस के में जा रहे हैं। अगर हम लोग खुद अभी युवा लोग हैं, इसके बारे में नहीं जाने वाले और आगे बढ़ के क्या होगा, इसलिए हम लोग के बहुत आवश्यकता है कि हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। और इसी में मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी लोग, टीचर लोगों को ऑर्गेनाइज किए। जाते जाते और एक शायरी बोलना चाहता हूँ। नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखिए, नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखिए, दुनिया की भीड़ में कोई पहचान बनाए रखिए। अच्छे लगते हैं आप सभी जब मुस्कुराते हैं, मुस्कान अपनी बनाए रखिए। जिनका हो उन्नत ललाट, हो निर्मल दृष्टि ज्ञान से विकसित, हमको ऐसे युवक चाहिए, सके देश का जो संकट है। यहाँ जो काम हो रहा है वो भावी पीढ़ी को तैयार करने का काम हो रहा है। हमारी भावी पीढ़ी केवल किताबी ज्ञान से न रहे, बल्कि उसके पास में व्यवहारिक ज्ञान भी हो, आसपास के चीजों का ज्ञान भी हो। यही उद्देश्य होता है कार्यक्रम करवाने का। अदरवाइज आपको रोज का पाठ्यक्रम आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे बीच में जब विशेषज्ञ आते हैं तो उनसे आपको एक नई दृष्टि मिलती है और एक सोचने का आपका तरीका बदलता है और चीजों का परसेप्शन बदलता है। यही मुख्य उद्देश्य होता है इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करवाने का। इसके अतिरिक्त और भी जो आना चाहे विद्यार्थी, उनके लिए मंच है इस समय। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आप सर्वविदित हैं कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का मेला आयोजन किया गया है,
इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। पोस्टर, विचार लेखन, निबंध, क्विज। इसमें से जो कल मुकेश राय सर जो भौतिक को अपने दैनिक जीवन में कैसे हम उसको समझ सकते हैं खेल खेल के माध्यम से, उन्होंने कल समझाने का प्रयास किया खेल खेल के माध्यम से कि भौतिक को हम कैसे समझ सकते हैं, फिजिक्स को कैसे समझ सकते हैं। उनका हर एक प्रयोग मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले शनिवार को एक सर आए थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में इतने सरल भाषा में, इतने सरल अपने वाणी से ब्रह्मांड को समझाए। उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और कल जो मुकेश राय सर फिजिक्स के बारे में खेल के माध्यम से बताए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ज्ञापित करना चाहता हूं। 4 लाइनों से मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, और मेहनत हम जैसे युवाओं की और सर लोगों जैसे मार्गदर्शक की हो तो इतिहास बनाती है। जय हिंद, जय भारत। सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं मनस्वी शरणागत सेंट एलोयसियस महाविद्यालय का छात्र विज्ञान में छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। वैसे मुख्य तौर पे तो श्रृंगार का कवि हो, प्यार मोहब्बत पे लिखता हूँ, लेकिन आज जैसे कि विज्ञान दिवस है तो विज्ञान के ऊपर छोटी सी कविता सुनाता हूँ कि हम सभी विज्ञान दिवस वर्षों से मना रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि आगे विज्ञान का भविष्य क्या होगा। तो यहीं से मैंने 2 पंक्तियां लिखी है कि आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है, आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है, मगर हमें अपनी आवश्यकता भी तो समझनी है। क्योंकि जब तक हम अपनी आवश्यकता नहीं समझेंगे, जब तक हम कैसे बता पाएंगे कि आगे विज्ञान का भविष्य क्या होगा। विज्ञान ने हमको क्या कुछ नहीं दिया है, विज्ञान ने हमको क्या कुछ नहीं दिया है, हमने भी विज्ञान के लिए क्या नहीं किया है। सही बात है कि हमने भी विज्ञान किया है, और आकलन अध्ययनों और प्रयोगों से मिला हमें यह ज्ञान है। हम प्रयोग करते हैं, आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जब हम समझ पाते हैं कि विज्ञान क्या है, तब मैं लिखता हूँ कि आकलन अध्ययनों और प्रयोगों से मिला हमें यह ज्ञान है कि आविष्कारों का इतिहास ही विज्ञान है। और विज्ञान हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। तो उसके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है कि कोई भी चीज प्यारी बेहद होती है, कोई भी चीज प्यारी बेहद होती है, मगर हर चीज की एक हद होती है। और अंतिम 2 पंक्तियां कि वैसे श्रृंगार का कवि जैसे बताया, तो जब तक मैं विज्ञान को श्रृंगार से नहीं जोड़ूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो आखिरी 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अब संदेश कुछ सेकंडों में मीलों दूर पहुंच जाते हैं, अब संदेश कुछ सेकंडों में मीलों दूर पहुंच जाते हैं, वो प्रेमी प्रेमिकाओं के खत गायब होने से बच जाते हैं। बहुत अच्छा बताया। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव जैसा कि पूरा देश इस समय मना रहा है, विज्ञान भारती जो कि विज्ञान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, ये भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे रही है। और ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, इसमें हम जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में खासतौर से हम देखेंगे कि आजादी स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, खासतौर से हम उनको याद करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जो कि रहे, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने कुछ ऐसे भी काम करे जिससे कि हमारे भारत का भविष्य बना। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उस समय के, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय थे, उन्होंने भी बहुत सारे योगदान दिए। उनमें से एक थे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, जिन्होंने कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस स्थापित किया। और इस एसोसिएशन से बहुत सारे हमारे भारत के वैज्ञानिकों को जोड़ा
और पैसा इकट्ठा किया और उसको शुरू किया। और यहीं पर काम करते हुए डॉक्टर सीवी रमन, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, उनको भारत का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये जो नोबेल पुरस्कार था, ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से जो यंत्र उन्होंने बनाए थे अपने हाथ से, उस यंत्रों से शोध करते हुए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने। तो इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों का कम योगदान नहीं है। यदि वो उस समय उठ खड़े नहीं होते तो आज हमारा भारत अपने आगे नहीं बढ़ा। हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे जो टीचर्स हैं, उनका भी कुछ फीडबैक लेना चाहेंगे। हमारे टीचर्स का भी फीडबैक लेना चाहेंगे। और स्टूडेंट कोई आना चाहे? और कोई स्टूडेंट विद्यार्थी आना चाहे? यस। I met the youth president on the earth, and now India's ISRO is meeting NASA on the moon and the Mars also. I would like to start by saluting the words of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Greetings to all my dear listeners. I am Sonakshi Jindal from St. Aloysius Institute of Technology. और आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ अपने व्यूज रखने। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेशनल साइंस डे हमेशा ही मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, बट हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है, ये मुझे आज पता चला। बहुत अच्छा लगा। प्लीज गो अहेड। तो जिस तरह हम जानते हैं कि नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है, पर उसकी थीम हर साल अलग होती है। इस साल की थीम थी कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और साइंस क्या होगी। इस बारे में मुझे जानकारी मिली इस प्रोग्राम के अंदर। 7 दिन के इस प्रोग्राम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अलग अलग लोगों ने अपनी स्पीचेस दी। उन स्पीचेस में मुझे अलग अलग लोगों ने जो तैयारी की थी वो पता चली। ना केवल मैंने तैयारी की, बल्कि इतने सारे बच्चों की तैयारियों के बारे में मुझे पता चला। साथ ही साथ ये क्विज कंपटीशन जो हुआ था, उसमें मुझे अपने वैज्ञानिक जो भी साइंटिस्ट थे उनके बारे में पता चला। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत यूजफुल रहेगी आगे भी मैं जो प्रतियोगिताओं में भाग लूंगी उनमें भी। और ये जो लेक्चर्स थे जो हर प्रतियोगिता के बाद रखे गए, उनने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। इसी के साथ मैं जाना चाहूंगी। शुक्रिया। नमस्कार। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के इस कार्यक्रम में, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, विज्ञान प्रसार भारत सरकार एवं विज्ञान भारती, जिसकी क्षेत्रीय इकाई महाकौशल विज्ञान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में को मध्य प्रदेश में एपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अम्ब्रेला के नीचे 3 स्थानों पर जबलपुर, इंदौर और भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर, जिसमें देश के 75 स्थानों पर एक साथ इस विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, उसमें एक स्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का रहा है। ये कार्यक्रम पिछले 7 दिनों से लगातार जारी रहा और आज इसका पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच पे माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, माननीय श्री वीके रैना जी, माननीय डॉक्टर एनके शिवहरे जी, माननीय डॉक्टर एस एन रजक जी
एवं माननीय प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी, आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण हेतु मां सरस्वती की प्रतिमा एवं सर सीवी रमन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंच। विजय तिवारी यहाँ भी हो, कृपया मंच पे आ जाएं और मंगलाचरण करें। श्री विजय तिवारी जो हमारे संस्कृत विभाग के छात्र हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर के, कृपया। ओम सरस्वत्यै नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मादत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम खदीः प्रतिमोदध्रुवं पुष्पवतीः प्रशोभरीः अस्वायु सरिद्वरी विरुधा पारैष्णवः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारे सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भोज वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं प्रियात्। आशासु राशि भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरि त्वाम्। अनिर्वाच्या विद्याद्वतय सचिवस्य प्रभवतो विवक्ता यस्यैते यदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूत् विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्म परमितसुखज्ञानमृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी संगीत तुझ
जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलाचरण सरस्वती वंदना के लिए। अब आगे के कार्यक्रम अतिथि सत्कार से हम आरंभ करते हैं। तो इसके लिए मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी के सम्मान के लिए मैं एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे जी से अनुरोध करता हूं कि वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु का सम्मान करें। अब मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेश सिंह जी के सम्मान के लिए एमपी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर निपुण सिलावट से अनुरोध करता हूं कि वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेश सिंह का सम्मान करें। डॉक्टर निपुण सिलावट, प्रधान वैज्ञानिक एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल रीजनल प्रभारी। थैंक यू निपुण जी। हमारे बीच में महाकौशल विज्ञान परिषद के संरक्षक सम्मानीय डॉक्टर वी के रैना साहब उपस्थित हैं। मैं उनके सम्मान के लिए मेकलसुता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीएल द्विवेदी जी, जो डिंडोरी से यहाँ पधारे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे महाकौशल विज्ञान परिषद के संरक्षक डॉक्टर वी के रैना साहब का सम्मान करें। एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पधारे वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे जी के सम्मान मैं स्वयं करना चाहूंगा। डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे जी। सर हमारे बीच में महाकौशल विज्ञान परिषद की अध्यक्षा एवं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की जूलॉजी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम हैं, जिनके सम्मान के लिए मैं एमपी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन रजक से अनुरोध करूंगा कि वे
हमें एमपी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. रजक जी के सम्मान के लिए अपने सहयोगी डॉक्टर अजय मिश्रा से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पे आएं तथा डॉक्टर एस.एन. रजक जी का सम्मान करें। डॉक्टर अजय मिश्रा, कौशल विकास केंद्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। मैं एमपी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रधान वैज्ञानिक और मेरे विद्यार्थी डॉक्टर निपुण सिलावट के सम्मान के लिए मैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी को, जो कि सेंट्रल आइसिस कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आए एवं डॉक्टर निपुण सिलावट जी का सम्मान करें। डॉक्टर रश्मि चौबे। इस कार्यक्रम के सूत्रधार मैं सुरेंद्र सिंह सर से आग्रह करूंगी और डॉक्टर मीनल दुबे जी को बुलाना चाहूंगी कि सर का सम्मान करें। विज्ञान सर्वत्र पूजते के इस गरिमामय मंच पे उपस्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु परम सम्माननीय प्रोफेसर कपिल मिश्र जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ में हमारे मंच पे उपस्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुल सचिव प्रोफेसर विजय सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा एमपी काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे जी और उनकी पूरी टीम, जो पिछले 7 दिन तो कार्यक्रम हुआ है, 7 दिन उसके पहले से यहाँ अपनी टीम के साथ में उपस्थित रहे हैं। लगातार सारी चीजों का मार्गदर्शन करना, संयोजन करना, उसमें काम करना, और आज भी वो हमारे बीच में मंच पे उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। उनकी टीम के सदस्य डॉक्टर एस.एन. रजक साहब, हमारे विद्यार्थी डॉक्टर निपुण सिलावट जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है तथा हमारे लिए ये बड़ा ही गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में महाकौशल विज्ञान परिषद के संरक्षक डॉक्टर वी.के. रैना साहब, उनकी वर्तमान महाकौशल विज्ञान परिषद की अध्यक्षा प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं तथा इस हाल में उपस्थित सभी सहयोगी गण, इंदौरी से प्रोफेसर बी.एल. द्विवेदी जी यहाँ उपस्थित हैं, प्राचार्य मेकल सुता महाविद्यालय, उनका स्वागत है। सेंट्रल आइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्राचार्य डॉक्टर मैडम और मंगलायतन विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी उपस्थित हैं तथा होम साइंस कॉलेज से डॉक्टर शंपा जैन, डॉक्टर राधा दवे मैडम, मैडम आपका नाम मुझे याद नहीं, किरण सिंह, और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, अजय मिश्रा जी हैं, मीनल दुबे जी हैं, एस.पी. त्रिपाठी जी हैं, सुनील हैं, महावीर त्रिपाठी हैं और मेकल सुता महाविद्यालय से जैन हैं और जितने भी विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष
और सभी महाविद्यालयों से उपस्थित प्राचार्यगण, अध्यापकगण, अधिकारीगण, मीडिया के सभी लोग और जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए। 7 दिन का ये कार्यक्रम वास्तव में एक बहुत बड़ा आयोजन विश्वविद्यालय के लिए होता है कि 1-2 दिन के कार्यक्रम करना और पूरे 7 दिन तक उस कार्यक्रम को लगातार चलाए रखना, उस सब को बावजूद भी आप सब लगातार पूरे उत्साह के साथ हमारी सभी गतिविधियों में हमारे छात्र छात्राओं ने आगे बढ़ करके एक से एक बढ़ करके सभी ने भाग लिया है। सभी बधाई के पात्र हैं। पुरस्कार की घोषणा होगी। जो लोग उसमें सफल हुए हैं वो तो सफल हैं, और जो नहीं भी हैं सबको हमारी तरफ से प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। और आप सब जो पीछे रह जाएंगे वो आगे आएंगे, आगे बहुत से कार्यक्रम हैं उसमें आप भाग लेंगे, तो वो कम से कम आप निकल के आए और इसमें पार्टिसिपेट किया तो वही बात है कि मंजिलें तो मिल जाती हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चल के गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकले। तो आप यहाँ तक आए, सफल हुए हैं, और इस सब के लिए मैं अपनी तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ। अब विज्ञान दिवस के, क्योंकि आज का दिन सर सीवी रमन जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है, और इस पे अपनी बात रखने के लिए मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में अपनी बात रखें। डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे जी। मां सरस्वती के चरणों में सादर नमन। इस विश्वविद्यालय के मुखिया परमादरणीय कपिल देव जी मिश्रा जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव ब्रजेश सिंह जी और महाकौशल विज्ञान परिषद की संरक्षक परमादरणीय वी.के. रैना जी, पिछले 15 दिन से विज्ञान सर्वत्र पूछते इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक जिनका प्रयास रहा है, ऐसी शख्सियत परमादरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, मैडम सुनीता शर्मा जी, मेरे कलीग शिवनारायण जी और निपुण सिलावट जी, दर्शक दीर्घा में बैठे विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के गुरुजन, विद्यार्थीगण और सभी सहपाठी बंधुओं, आप सबको नमन करते हुए इस सर्वत्र विज्ञान पूछते कार्यक्रम और विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। आज 28 फरवरी, अभी कुछ हमारे साथी विद्यार्थी बोल रहे थे कि आज चंद्रशेखर रमन जी की जयंती है। ना तो आज उनका जन्मदिन है और ना ही उनकी जयंती है। आज 28 फरवरी को उनका जो शोध किया था रमन इफेक्ट, वो उनकी खोज पूर्ण हुई थी 28 फरवरी 1928 को। रमन जी चूंकि एक वैज्ञानिक सोच की शख्सियत तो थे, 1921 में जब वो पानी के जहाज से जाते थे, अपनी यात्राएं करते थे, तो उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था कि पानी हमेशा नीला क्यों दिखता है। अगर उसको किसी और बर्तन में रहते हैं तो उसका स्वरूप बदलता था, उसका रंग बदलता था। तो वो अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए अनेक वर्षों तक वो अनुप्रयोग करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि जब प्रकाश की किरण नीचे आती हैं और किसी भी द्रव्य पदार्थ से जब क्रॉस करके नीचे जाती है, उसका डायरेक्शन क्यों बदल जाता है। जब उन्होंने देखा कि प्रकाश की किरण आती है और उसके बाद जब वो किसी द्रव्य पदार्थ से क्रॉस करके
स्कैटर्ड हो जाती हैं। इसी रमन इफेक्ट की इस खोज पर चंद्रशेखर रमन जी को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल जी, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रखा गया 1901 में। और ये जो नोबेल पुरस्कार है, विश्व के अनेक ख्याति प्राप्त साहित्यकार, वैज्ञानिक की विभिन्न क्षेत्रों की जो हस्तियां रहती हैं या जो मानव जीवन की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत को यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको मालूम है कि विज्ञान मानव जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में उसको मानव जीवन को अछूता रहे। और जो भी हमारा विकसित देश है, उस विकसित देश में जिसने भी विज्ञान और तकनीकी को आत्मसात करके अपने दैनंदिन कार्य किया है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में किया हो, कृषि के क्षेत्र में किया हो, संचार माध्यम के क्षेत्र में किया है, वो अपने आप में एक परम शक्ति के रूप में वो अपनी एक छवि बनाई हुई है। तो आज हमारा जो परमादरणीय हमारे जो प्रेरणा प्रधानमंत्री हैं, उनका ये हमेशा सोच था कि हम कैसे हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और आत्मनिर्भर के माध्यम से जिस तरीके से कि हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे हम पूर्ण सेल्फ डिपेंडेंट अपने देश, जो कि हमारा निर्यात कम है, आयात अधिक है और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो रॉ मटेरियल है वो हमारे देश से ही विदेश में जा रहा है और फिर उसकी ही सामग्री तय होकर के हमारे देश में आ रही है। इन सब चीज को ध्यान में रखते आप देख रहे हैं पिछले 7-8 वर्षों से यात्राओं के क्षेत्र में देख रहे हैं, अपने जो सड़क संचार के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, दूर संचार के क्षेत्र में देख रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में आप देखिए कभी कभी ये लगता है कुछ नहीं तो यहाँ से नागपुर जाएं या यहाँ से कन्याकुमारी जाएं, और जिस तरीके से सड़कों का विकास हो रहा है, उन सड़कों का विकास तो पहले होता था, लेकिन अब आज के दौरान जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी के कारण जो गति, उसकी गुणवत्ता को जिस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग जो रही है, तो ये सब चीजें मानव जीवन के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही है। जैसा कि आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि मैंने वर्ष 1987 में भोपाल में अपनी शासकीय सेवा प्रारंभ किया था और हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है कि सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस करते हैं मैनेजमेंट रिसोर्सेज मैपिंग के लिए। और उस समय हम लोग जब सेवा ज्वाइन किया था तो अमेरिकन लैंडसेट डेटा यूज करते थे और स्मार्ट सैटेलाइट डेटा यूज करते थे, क्योंकि हमारे देश का उस समय कोई सैटेलाइट नहीं था। और जब अमेरिकन लैंडसेट डेटा यूज करते थे तो उसका जो रेजोल्यूशन रहता था वो 72 मीटर बाई 72 मीटर रहता था। 72 मीटर का मतलब ये कि ग्राउंड का 72 मीटर, एक जो पिक्सल होती पिक्चर एलिमेंट, उस 72 मीटर की जो जानकारी रहती थी प्राकृतिक संसाधनों की, वो एक पिक्सल में आती थी। हम ये कहें कि एक सैटेलाइट 3 फीट बाई 3 फीट का, उसमें पूरे जिले की जानकारी का हम मानचित्रण करते थे और उस 3 फीट बाई 3 फीट या 4 फीट बाई की जो इमेजरी रहती थी, उसकी कास्ट करीब 3 से 4 लाख आती थी। एक स्पॉट डेटा होता तो फ्रेंच का सैटेलाइट रहता था जो हाई रेजोल्यूशन कहते थे, जिसकी रेजोल्यूशन पावर रहती थी वो 30 मीटर बाई 30 मीटर। उस समय हम लोग केवल विजुअल इंटरप्रिटेशन करते थे और विजुअल इंटरप्रिटेशन का मतलब लाइट टेबल पर सैटेलाइट की जो इमेज रखते थे पेपर पे, नीचे से लाइट जलती थी और ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आता था। तो जो डिफरेंट सरफेस फीचर्स रहते थे, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है या वेस्टलैंड है, वाटर बॉडीज है, उसके आधार पर हम लोगों को जो स्टडी किया था, जो अनुभव हुआ था, हम लोग उसको इंटरप्रेट करते थे।
एक वो समय है 30 वर्ष पूर्व का, और एक विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो एक क्रांति हुई है एक सैटेलाइट के क्षेत्र में, कि जो हम उस समय सैटेलाइट अमेरिका का यूज करते थे, आज ये स्थिति है। और जो रेजोल्यूशन की बात मैं करूं, जो 72 मीटर का रेजोल्यूशन था, आज मैं सोचता हूं कि मैं अपने सिर का ही फोटो सैटेलाइट के माध्यम से ले सकता हूं। हमारे जो सामने रानी दुर्गावती जी की मूर्ति लगी है और उनके सिर पर जो कैप है, उस पे जो है कहना चाहिए हम उसकी जो निकली हुई है नोक, हम उसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। इतना हाई रेजोल्यूशन डेटा आ गया है, और आज केवल हम इंटरप्रिटेशन उसका 3D मैपिंग करने की स्थिति में आ गए हैं। आप सोच सकते हैं ये विज्ञान का वास्तव में इतना बड़ा चमत्कार है कि हम जब 30 साल पहले अपने आप को देखते हैं और आज की स्थिति हम देखते हैं, तो लगता है कि हम जैसे कोई सपनों की दुनिया में आ गए हैं। तो मेरा कहने का ये है कि आज जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव जो 74वीं साल चल रहा है, 75वें साल पे हम 15 अगस्त को पूर्ण करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे वैज्ञानिकों ने विगत 75 वर्षों में उनकी क्या खोज रही है, उनके क्या विचार रहे हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, उनको चिंतन करना है। और आने वाले वर्षों में हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतों पर एक ऐसी कार्य योजना करें और हम संकल्प लें कि हमारा भारत कैसे आत्मनिर्भर भारत बने। हम कैसे जो सपना है कि हम हमारे देश को कैसे परम वैभव शक्तिशाली राष्ट्रों की में एक अग्रिम पंक्ति में उनको खड़ा करने की स्थिति में रहे। वास्तव में आज हमें जो भविष्य में हमारी जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें कार्य करने के लिए बहुत आवश्यकता है, जो हमारे अजय राजपूत जी जो जैविक कृषि की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा विषय रखा था कि आज जैविक कृषि पूर्णतः वैज्ञानिक। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है मानव जीवन को बचाने के लिए। अगर हम निरंतर एक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते रहे, कीटनाशकों का उपयोग करते रहे, खरपतवार नाशकों का उपयोग करते रहे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भले ही कितनी बड़ी संपत्ति देके जाएं, लेकिन उनके साथ में हम इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी हम सजा देके जाएंगे कि उसकी कोई पूर्ति नहीं होगी। तो अब आने वाला जो समय है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। आज ऊर्जा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, जब हम देखते हैं कि एक सीमित समय के लिए हमारा कोयला बचा हुआ है, तो हम अपने विज्ञान के माध्यम से हमारे जो नए नए ऊर्जा के क्षेत्र हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, आज हमारे लिए चिंतन और चुनौती इस क्षेत्र में है। अनेक और ऐसे साधन है कि हमारे दुर्गम ऐसे स्थल है जहां पर हमारी सड़कें नहीं थी, लेकिन आज विज्ञान की नई नई तकनीकी के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं या हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखते हैं कि 5-5, 10-10 किलोमीटर की कैसी सुरंग बनाई जा रही है। तो आज हमारी मजबूरी भी है और आज की आवश्यकता भी है कि हम विज्ञान और तकनीकी की जो नए नए विधाएं हैं वो हर मानव जीवन तक कैसे पहुंचाएं। पिछले 4-5 दिनों से जो हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट हमारे वक्ता आ रहे थे, जिन्होंने बताया कि साइंस कोई, मुझे लगता है कि आर्ट से कॉमर्स से सबसे कुछ सरल है वो साइंस है, लेकिन वास्तविक जानकारी के अभाव में वो आदमी उससे डर के भागते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे खेल खेल में मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, खेल खेल में कैसे रसायन की जो बता रहे हैं कि जादू नहीं विज्ञान है। कल हमारे मुकेश राय साहब ने भौतिकी का विषय लगा, तो पता नहीं चला 1.5 घंटे मुकेश जी ने बोला और 1.5 घंटे ऐसा लगा कि 10-15 मिनट उन्होंने अपना
पूरा पीरियड को कर दिया और कितने अच्छे भाषा तरीके से उन्होंने बताया कि भौतिकी कोई डरने की कोई चीज नहीं है, जो हम दैनंदिन नित्य हम जो काम कर रहे हैं उसी में भौतिकी कैसे प्रेशर और प्रेशर के साथ में जो वेव्स कैसे प्रज्वलित होती है, तरंगे कैसे उठती हैं, वही सब फिजिक्स का एक कारण है। तो हम वास्तव में आज जरूरत है कि हमारे जरूरतमंद, हमारे जो शोषित पीड़ित उपेक्षित वर्ग हैं, आज उन तक हम इन जरूरतों की जानकारी कैसे कैसे पहुंचा सकें। और हम सब लोगों का ये दायित्व है कि आज हमारे जो 80% जो ग्रामीण में हमारे विद्यार्थी रहते हैं, किसान रहते हैं, वंचित वर्ग के रहते हैं, कारीगर रहते हैं, उन तक भी जो विज्ञान और तकनीकी की नई नई विधाएं हैं हम उन तक कैसे पहुंचाएं। तो शायद हमारे जो आजादी के पहले हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो प्रेरणा दी है, जो विचार रखे हैं, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति हमारी एक अच्छी कृतज्ञता होगी। इसी बात को मैं यही विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे वक्ता मुझसे ज्यादा यही लग रहा है कि मैं अनावश्यक जैसे सूर्य के सामने एक दीपक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब विद्वानों से अपनी आज विज्ञान के समापन कार्यक्रम में इनकी बात सुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर इस जानकारी को देने के लिए। अब इसमें 7 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ है इसका प्रतिवेदन संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए मैं सुनीता शर्मा मैडम को आमंत्रित कर रहा हूं। समय अधिक हो रहा है, अतः घड़ी पर नजर रखें। धन्यवाद सर। आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के प्रेरणा स्रोत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर ब्रजेश सिंह जी, महाकौशल विज्ञान परिषद के संरक्षक डॉक्टर वी.के. रैना सर, डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक MPCST भोपाल, पूरे कार्यक्रम के समन्वयक सर 2 मिनट क्या क्या होगा उसमें। हाँ, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर जो कि पूरे कार्यक्रम के समन्वयक थे, निपुण सिलावट जी, यहाँ पर उपस्थित प्राध्यापक गण एवं हमारे प्रिय विद्यार्थी जो कि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। हम इस कार्यक्रम को अत्यंत संक्षिप्त रूप में सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम था और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्र से हुआ था और केंद्र से 22 फरवरी को पूरे देश में एक साथ उद्घाटन हुआ था, जिसमें कि माननीय श्री जी किशन रेड्डी, इसके अलावा श्री जितेंद्र सिंह जी भारत सरकार के मंत्री उपस्थित थे, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। स्थानीय कार्यक्रम का जो उद्घाटन था वो 23 फरवरी को किया गया, जिसमें कि माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, विज्ञान प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग के मंत्री मध्य प्रदेश शासन के हमारे बीच में आभासी माध्यम से उपस्थित हुए। श्री अशोक रोहाणी जी विधायक कैंट क्षेत्र जबलपुर उपस्थित थे। डॉक्टर अनिल कोठारी महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, प्रोफेसर सदानंद सप्रे वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व प्राध्यापक मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट भोपाल से उपस्थित थे। श्री प्रवीण रामदास जी राष्ट्रीय सचिव विज्ञान भारती भोपाल दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित थे। एवं ये जो पूरा कार्यक्रम था हमारे माननीय कुलपति जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक MPCST, डॉक्टर प्रवीण दिघर्रा जी सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट MPCST, प्रोफेसर ब्रजेश सिंह जी कुल सचिव, साथ ही साथ में पूरे कार्यक्रम के जो समन्वयक हैं प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर यहाँ पर उपस्थित थे विशेष तौर से। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम MOU जो था वो MPCST और विश्वविद्यालय के बीच में साइन हुआ। ये जो कार्यक्रम था 7 दिवसीय कार्यक्रम, इसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ आयोजन रखे गए थे, कुछ प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें कि जो पहली प्रतियोगिता थी पोस्टर प्रतियोगिता,
जिसमें कि सर सीवी रमन का चित्र बनाना था विद्यार्थियों को, और आज उन्हीं में से एक प्रथम आए हुए विद्यार्थी ने जो चित्र बनाया था उस पर हम लोगों ने माल्यार्पण करवाया है। पोस्टर प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी थे, दोनों प्रतियोगिताओं में लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसके बाद में एक व्याख्यान सत्र था जिसमें डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा NIRTH CSIR जबलपुर का लेक्चर लीलावती डॉटर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर आयोजित किया गया। दूसरे दिवस विचार लेखन एवं निबंध लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें कि लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और इस दिन व्याख्यान सत्र में श्री नरेंद्र सिंह जी जो कि नई दिल्ली से आए हुए थे, उन्होंने विज्ञान के जादू पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करके हमारे विद्यार्थियों के बीच में उपस्थित बतलाए। इसके बाद में अगले दिवस मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका विषय था भविष्य का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मॉडल में विभिन्न कॉलेज से आए हुए लगभग 50 विद्यार्थियों ने अपने 50 मॉडल शामिल हुए। इस दिन जो व्याख्यान आयोजित किया गया वो डॉक्टर पारितोष मालवीय, असिस्टेंट डायरेक्टर DRE ग्वालियर का था, जिन्होंने DRDO में आत्मनिर्भरता विषय पर अपना व्याख्यान दिया। इसके अलावा श्री BS राव जो कि रायपुर से आए हुए थे और मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने गणित के जादू के ऊपर अत्यंत रोचक व्याख्यान दिया। 26 तारीख को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था भविष्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रतियोगिता में लगभग 55 विद्यार्थियों ने भाग लिया। व्याख्यान जो आयोजित किया गया इस दिन डॉक्टर AN सिंह जो कि फेमस जियोलॉजिस्ट हैं, उनका व्याख्यान था, जो कि यहाँ पर बहुत सारे रत्न और पत्थर लेकर के आए थे। उन्होंने विद्यार्थियों को बुला करके उन सब चीजों को दिखाया और हमारे विद्यार्थी बहुत ही उनसे लाभान्वित हुए। 27 तारीख को विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें कि विषय था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका, भारतीय विज्ञान एवं वैज्ञानिक। इसमें लगभग 55 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। एवं इस दिन जो व्याख्यान था वो डॉक्टर CM नौटियाल जो कि बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से यहाँ पर पधारे हुए थे, उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर ब्रह्मांड में जीवन एक पहेली पर व्याख्यान था। इसके अलावा हमारे IIIT के प्राध्यापक डॉक्टर मुकेश राय का दैनिक जीवन एवं भौतिकी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग व्याख्यान हुआ। उन्होंने बहुत ही सरल प्रयोगों के माध्यम से विद्यार्थियों को ये समझाया। संपूर्ण प्रतियोगिता में सतना, जबलपुर, इसके साथ में जबलपुर के विभिन्न महाविद्यालयों में अगर देखें तो शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय होम साइंस महाविद्यालय, सेंट लॉइसेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माता गुजरी महिला महाविद्यालय, सेंट लॉइसेस कॉलेज, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मंगलायतन यूनिवर्सिटी जबलपुर, ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेकल सता महाविद्यालय ढिंडोरी के विद्यार्थियों ने भी इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में भारतीय वैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जो कि विज्ञान प्रसार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा एक चलित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जो कि विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र थी। हमारे विभिन्न सत्रों में जो व्याख्यान हुए उसमें विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी, डॉक्टर VK रैना सर, डॉक्टर SS संधू सर, साथ ही साथ में आपने अध्यक्षता की। और आज समापन का जो दिवस था उसमें सुबह राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसका प्रसारण यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से इस हॉल में किया गया, जिसमें कि सभी लोग उपस्थित रहे। 1 बजे से विज्ञान कृषक चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर PK मिश्रा, प्राध्यापक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से थे। डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, क्षेत्रीय निदेशक जैविक कृषि संस्थान भारत सरकार, जिन्होंने की यहाँ पर आकर के जो कृषक उपस्थित हुए थे उनके बीच में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी का न केवल सहयोग रहा बल्कि संपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर रुचि लेकर कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित किया। MPCST से आए हुए वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे, डॉक्टर प्रवीण दिघर्रा, डॉक्टर रजक ने पूरे कार्यक्रम में जो व्यवस्थाएं थी उन सभी को बहुत अच्छे से पूर्ण किया। बस ये जो रिपोर्ट थी 7 दिन के कार्यक्रम की थी और हमारे विद्यार्थी इससे निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे के साथ में थैंक यू मैडम। मैं अधिक न लेते हुए प्रोफेसर सुनीता शर्मा मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण आरंभ कराएं। प्रोफेसर सुनीता शर्मा। हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर मुक्ता पटेले से कि वो कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण की घोषणा करने का कष्ट करें एवं हमारे अतिथि विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर मुक्ता पटेले। धन्यवाद। I welcome all the esteemed guests on the dais and off the dais and my dear students. So hold your breath and be ready for the announcement of prizes. सबसे पहले मॉडल प्रतियोगिता के परिणामों को मैं घोषित करूंगी। मैं सम्मानीय मंच से आग्रह करूंगी कि उनको पुरस्कार दें जिन्होंने इसमें स्थान प्राप्त किया है। इसका सीन, आप मंगलायतन विश्वविद्यालय जबलपुर से हैं। आपको प्रोत्साहन पुरस्कार मॉडल प्रतियोगिता के लिए दिया जाता है। श्रेणु पॉल, आपने अपना विद्यालय नहीं अंकित किया था, आपको भी प्रोत्साहन मॉडल प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। ज्योति वर्मा, आपको भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है मॉडल प्रतियोगिता के लिए। जयश्री ठाकुर, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जयश्री ठाकुर, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है मॉडल प्रतियोगिता के लिए। अंजना मार्को, आप भी सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, आपको भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। समीक्षा तिवारी, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर, आपको भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। पीयूष बड़घारे, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर, आपको भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। कौशल किशोर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, कौशल किशोर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, आपको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। अनुराग तिवारी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से हैं, आपको मॉडल प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। सिद्धांत जैन, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडल प्रतियोगिता में आपने 3य स्थान प्राप्त किया है। अंकुश राय, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर, आपको भी 3य स्थान मॉडल प्रतियोगिता में दिया जाता है। मॉडल प्रतियोगिता में 3य स्थान स्नेहा जेलेक्सो, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडल प्रतियोगिता में भी 3य स्थान अभिलेखा वर्मा, सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडल प्रतियोगिता में डिंकी सिंह, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, 2nd स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। डिंकी सिंह, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, 2nd प्लेस गोज टू
मोहम्मद हसनैन बेग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, आपको भी द्वितीय पुरस्कार दिया जाता है मॉडल प्रतियोगिता में। मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नीलेश सिंह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और रचना द्विवेदी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। पोस्टर कंपटीशन कृष्णा गौतम मैकलसुता महाविद्यालय डिंडोरी प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रभुदा चतुर्वेदी सेंट अलोयसियस महाविद्यालय, आपको पोस्टर प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। विशाखा लोधी नचिकेता महाविद्यालय जबलपुर, तीसरा स्थान प्राप्त किया है पोस्टर प्रतियोगिता में। सना सिद्दीकी माता गुजरी महाविद्यालय द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पोस्टर प्रतियोगिता में। पोस्टर प्रतियोगिता में मोहिता पासी माता गुजरी महाविद्यालय जबलपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पेंटिंग हाँ जी, पेंटिंग प्रतियोगिता में संजोली गरेवाल शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्षा गुप्ता ने भी पेंटिंग में प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया है। भव्या विश्वकर्मा माता गुजरी महिला महाविद्यालय जबलपुर को पेंटिंग में तृतीय स्थान मिला है। भव्या विश्वकर्मा। आयुष द्विवेदी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पेंटिंग प्रतियोगिता में। आयुष द्विवेदी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, आपने सेकंड प्राइज गोज टू आयुष द्विवेदी इन पेंटिंग कंपटीशन। आयुष प्रियंका पुष्पा माता गुजरी महिला महाविद्यालय जबलपुर को प्रथम स्थान मिला है पेंटिंग कंपटीशन में। पोस्टर कंपटीशन में स्कूल में श्रेयांश विश्वकर्मा केंद्रीय VCGF क्रमांक 1 को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सूर्यांश नीखरे सेंट गैब्रियल स्कूल जबलपुर को सेकंड प्राइज मिला है। सूर्यांश नीखरे भाषण प्रतियोगिता में असद खान कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस में को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। अनुश्री बनर्जी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। भाषण प्रतियोगिता में अनीस टोपियो सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर थर्ड प्राइज प्राप्त किया है भाषण प्रतियोगिता में। सोनाली जिंदल सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। सोनाली जिंदल सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर की वर्षा मिश्रा ने। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वर्षा मिश्रा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय जबलपुर।
विचार लेखन प्रतियोगिता कीर्ति भारिया शासकीय होम साइंस कॉलेज को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। जितेंद्र सेंट अलोयसियस महाविद्यालय जबलपुर को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। भाषण विचार लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है निखिल लोधिया शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर। निखिल लोधिया शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ने विचार लेखन में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सोनाली बाक्सपोले ग्रामीण विकास रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने विचार लेखन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। विचार लेखन प्रतियोगिता में अक्षय कुमार शर्मा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अक्षय कुमार शर्मा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर विचार लेखन में प्रथम स्थान। निबंध लेखन प्रतियोगिता रावेका मशराम सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन पुरस्कार। एनी मेरी सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन पुरस्कार। साक्षी मिश्रा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। साक्षी मिश्रा शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ने निबंध लेखन में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अशद खान कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है निबंध लेखन में अशद खान द्वितीय स्थान। अक्षय शर्मा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को निबंध के लिए प्रथम स्थान दिया जाता है। अक्षय शर्मा क्विज कंपटीशन अभय कुमार झारिया प्रोत्साहन पुरस्कार। नवनीत भालेकर शासकीय विज्ञान महाविद्यालय प्रोत्साहन पुरस्कार। शिवम तिवारी गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज विज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रोत्साहन तृतीय स्थान दिया जाता है। ऋषभ सोनी विज्ञान प्रश्नोत्तरी में थर्ड प्राइज। गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज ऋषभ सोनी थर्ड प्राइज। सेकंड प्राइज is shared by Anushri Banerjee पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज जबलपुर and अशद खान पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज जबलपुर। सेकंड प्राइज अशद खान। So विज्ञान प्रश्नोत्तरी क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज गोज टू शिवानी चतुर्वेदी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और मोहम्मद हसनन बेग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। कृष्णा गौतम मेकल शुद्धा महाविद्यालय डिंडोरी से इनको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है पोस्टर कंपटीशन में।
धन्यवाद मंच। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि अपना आशीर्वचन दें। सम्मानीय मंच और हमारे समक्ष विराजमान सभी प्राचार्यगण, आचार्यगण और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं और वरीण विद्वज्जन, जाने का समय हो गया है। काफी एक सप्ताह से हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया। मैं पूरे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सभी को बहुत, जिसको कहिए कि एक सप्ताह का कार्यक्रम, डॉक्टर साहब कह रहे थे, प्रोफेसर सुनील सिंह जी बता रहे थे, एक सप्ताह का कार्यक्रम बड़ा दुरूह होता है आगे बढ़ाना, लेकिन इतने अच्छे ढंग से संपादित किया कि मैं पूरी टीम को, डॉक्टर सुनीता जी को, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी को, हमारे डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर निपुण जी और हमारे समक्ष विराजमान जो प्राचार्य हैं, निडोरी के प्राचार्य हैं, हमारी सेंट एलाइसेंस की, उनकी सहयोगिनी चतुर्वेदी जी, मंगलायतन विश्वविद्यालय, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारी वेटरनरी विश्वविद्यालय और हमारे जितने गेस्ट फैकल्टी के साथीगण हैं, सभी ने बहुत योगदान दिया है। और हमारे पीछे जो आचार्यगण बैठे हुए सम्मानीय, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ समय की कमी के कारण, आप सबको मैं बहुत बहुत आभार भी कुलपति होने के नाते व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपकी ऊर्जा और आपकी अहर्निश तत्परता के कारण ही ये पूर्णतः सफल हुआ है। और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित 75 स्थानों पर किया गया है, विज्ञान सर्वत्र पूजते आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, निश्चित रूप से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रत्येक विद्यार्थी जो युवा है, अथवा वो हमारे हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी हो या महाविद्यालय परिवार का हो या विश्वविद्यालय परिवार का हो, सब में एक जागरूकता आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी। जैसा हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक, जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर तिवारी जी, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को बड़ी गहराई लेकर के इन्होंने बताया। अभी हमारे डॉक्टर ब्रजेश जी कुल सचिव महोदय हैं, हमारे संरक्षक विज्ञान भारती के महाकौशल प्रांत के आदरणीय डॉक्टर रैना साहब, डॉक्टर निपुण जी बैठे हैं, हमारे आचार्यगण समक्ष बैठे हैं। मैं आप सबको, बच्चे भी सोच रहे हैं कितने का, अब तो पुरस्कार मिल ही गया है, सम्मान मिल गया है, अब छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है। और अब जो जो सिखा है आपने, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें आए, देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला है। निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी, हमने अभी इस रमन साहब भारत, जिनके कारण हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं, बेटी ने कितना सुंदर चित्र बनाया, बिल्कुल लगता है जीवन तो उतर करके वो स्वयं आ गए हैं, प्राण उसमें डाल दिया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसे मंचों पर गणों को अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का, मंच पर आने का अवसर मिलता है। मैं MPCST मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद को बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। उनके नेतृत्व में हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे नक्षत्र वाटिका और हर्बल गार्डन, औषधीय पौधे उद्यान का निर्माण करने का प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है। मैं पुनः विज्ञान भारती के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता जी, प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी को, संरक्षक महोदय को और हमारे संयोजक प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, जिनके नेतृत्व अहर्निश मुस्कुराते ही रहे, और लगता है अभी उनका 3 और 4 और 5 को पुनः राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा प्रोग्राम तय हो चुका है और वो आगे चलेगा जल प्रबंधन के ऊपर। और सच में काम जो करते हैं वो करते रहते हैं। इस देश में दूसरे वाले हम नाम नहीं लेंगे कि जो बच के निकल लेते हैं, वो बचते ही रहेंगे जीवन में, वो बड़े से बड़े दायित्व पाएं। अभी छोटा दायित्व यदि नहीं निर्वहन कर सकते तो बड़े दायित्व में क्या खड़े उतरेंगे। इसलिए नई पीढ़ी के लिए जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। और ये विज्ञान दिवस का संदेश भी है जो रखा है भारत सरकार ने। अभी चर्चा हो रही थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल फ्यूचर, और अपना उसकी जो शुरुआत, भविष्य हमारा कैसे होगा, ऐसे चिंतन को विज्ञान के माध्यम से हम जमीन पर उतारें। डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर शिवरे साहब, सही है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, कृषि हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, आज बिना विज्ञान के
वही राज्य करेगा, केवल अपने घर में ही नहीं, केवल प्रदेश में नहीं, केवल देश में नहीं, विश्व में वही राज करेगा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ बनेगा। यही 21वीं शताब्दी का आह्वान है। हम अपने युवा विद्यार्थियों से, जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका परिश्रम, आपने खूब श्रम निष्ठा तो की ही है, ईमानदारी से काम किया है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। आपके गुरुजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब उनके विद्यालय के बच्चों को पुरस्कार मिलता है तो क्या चमक आती है, वहाँ के प्राचार्य हों या वहाँ के प्राध्यापक हों या वहाँ के सहयोगी हों, एक अलग चमक ही आ जाती, जैसे लगता है कि मेरा बेटी और मेरा बेटा ही सम्मानित हो रहा है। ऐसे आचार्यों का, ऐसे प्राचार्यों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से ये चाहता हूँ, अभी 3 और 4 को युवा महोत्सव होने जा रहा है, यहाँ कार्यक्रमों की श्रृंखला लगी हुई है। मैं हमारे जो अतिथि विद्वान है, जो हमारी युवा टीम है, मैं चाहूंगा कि प्रदूषण मुक्त करें समाज को। विज्ञान की यही आवश्यकता है और विज्ञान उसी को आगे बढ़ाने में 21वीं शताब्दी में अपना रोल जो है, अपना रोल आगे बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रत्येक विद्यार्थी है, चाहे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का हो और चाहे हमारे महाविद्यालय का, आगे बढ़ करके सहभागिता करे, क्योंकि इन्हीं सहभागिता के माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, यह युग ही प्रतियोगिता का है, जो हर प्रतियोगिता में भाग लेता है वही जीतता है। जो भाग ही नहीं लेगा, डॉक्टर साहब सुना रहे थे हमारे सुरेंद्र सिंह जी, बड़ी अच्छी वो शेरो शायरी के माध्यम से, भाई जीतेगा तो वही जो आएगा मैदान में, जो घर से निकला ही नहीं वो जीत हार का स्वाद क्या जाने। इसलिए मैं बधाई देता हूं जिन्होंने सहभागिता की बच्चों ने, चाहे वो प्रमाण पत्र मिला हो या न मिला हो, आगे मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं पुनः मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद को, हमारे डॉक्टर शिवरे जी 17 तारीख से आए हैं, डॉक्टर निपुण जी और रजत जी जा चुके और साथी भी हमारे जा चुके, कल महाशिवरात्रि है। आप सबको मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे भी बहुत आनंद आया है। मुझे 2 दिन के लिए चित्रकूट में रुकना था, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में चित्रकूट पे भारत रत्न राष्ट्रपति नानाजी की पुण्यतिथि थी, सभी को मालूम है, जहां पर तमाम देश विदेश के राज्य जो नेतृत्व करने वाले हैं सब उतरते हैं, सब अपनी श्रद्धांजलि। मैं भी गया था बस कुछ क्षणों के लिए, लेकिन मेरा मन यही लगा हुआ था, तो मैं वापस आ गया बस वहां प्रणाम करके और सीधे किसी से मिला नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ जो आनंद की बारिश हुई, उनका भारत रत्न ऋषि नानाजी देशमुख जी का भी यही कथन है कि मैं अपने लिए नहीं, जो बार बार मैं कहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ। अपने वह हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े, उनको आगे लाने का काम करना है। और हम उसी कार्य को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार के माध्यम से अपने लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पुनः सेंट एलाइसस की प्राचार्य महोदय, उनके सहयोगिनी डॉक्टर चतुर्वेदी जी को, हमारे मंगलायतन के विश्वविद्यालय के, हमारे अभी कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को आना था, नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय कुलपति जी को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन दोनों लोगों को कभी कभी प्रकृति स्वयं रोक लेती है। नहीं तो अपने बच्चों को देखते कि सम्मान मिल रहा है। हमारे मेकल सुता के प्राचार्य जी आदरणीय सभी कार्यक्रमों में आगे शामिल रहते हैं। हमारे जितने गेस्ट फैकल्टी हैं, चाहे वो मीनल जी हों, चाहे वो हमारे सत प्रकाश जी हों, चाहे महावीर जी हों, चाहे डॉक्टर अजय जी हों, डॉक्टर शैलेश जी हों, हमारे ये साथी जो सम्मानीय आगे पीछे सभी बैठे हुए, मैं सभी को बहुत बहुत आभार और आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ये कार्यक्रम प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और डॉक्टर सुनीता जी के आगे चलता रहे और संरक्षक महोदय का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सर, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। माननीय कुलपति जी को भी जाना है। मैं डॉक्टर निपुण सिलावट जी से अनुरोध करूंगा कि वे इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करें, डॉक्टर निपुण सिलावट जी। और इसके बाद में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा। 4 और 5 तारीख को यहाँ वाटरमैन ऑफ इंडिया जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का कार्यक्रम है, वाटर मैनेजमेंट एंड लैंड यूज पे, उसमें आप सब सादर आमंत्रित। बस सर एक मिनट सर।
धन्यवाद दीजिएगा। बिल्कुल हमारे बिल्कुल तीनों मैडम को उधर जो पीछे बैठे बिल्कुल बिल्कुल हमारी तरफ से ढेर सारा। जी जी जी। सर का भी एक प्रोग्राम लगा हुआ, सर बहुत बिजी थे सुबह से, उसके बावजूद मतलब वो 7-8 दिन, लेकिन वो इस कार्यक्रम में हम लोगों को बहुत सहयोग दिया, हमेशा मार्गदर्शन दिया, तो सर को बहुत धन्यवाद। ये विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम बैककोस्ट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय महाकौशल विज्ञान परिषद, इन तीनों संस्थाओं ने, एजेंसियों ने इकट्ठे ऑर्गेनाइज किया है। और मैं मंचासीन अतिथि, आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर कपिल देव मिश्र कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को सब लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सर के मार्गदर्शन में इतना सुंदर प्रोग्राम, 7 दिन का प्रोग्राम कोई सहज नहीं होता, बहुत कठिन काम था, लेकिन उनके मार्गदर्शन में बहुत सरलता से हुआ। सर आपको हार्दिक धन्यवाद हम सबकी तरफ से। मैं कुल सचिव डॉक्टर विजय सिंह जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, MOU करना था, वहां पर हमको एक भूमि पूजन का कार्यक्रम था, इसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे। सर ने बहुत हंसते हंसते बहुत सरलता से इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं हमारे महानिदेशक प्रोफेसर अनिल कोठारी जी को धन्यवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में ये पूरा प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश में 3 जगह और 75 जगह के एक अलग था, तो ऑर्गेनाइज आज हुआ है। और ये बड़े उनके मतलब नेतृत्व क्षमता थी कि 3 जगह का प्रोग्राम केंद्र से लाना, वो भी एक बड़ी बात है। अदरवाइज हर एक स्टेट में एक जगह दिया है, 3 जगह बड़ी मुश्किल से दिया, तो मध्य प्रदेश में 3 जगह दिया और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सर के नेतृत्व में एक प्रोग्राम था, तो वो हो गया। हाँ जी। और हमारे मंचासीन हमारे प्रोफेसर विजय सर, जिनका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार आए और अपना आशीर्वाद दिया, एक मैंने चेयरमैनशिप भी करी और सर का बिल्कुल नेतृत्व हम महाकौशल विज्ञान परिषद को मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। मैडम सुनीता शर्मा, जिनका पाथे आपने देखा, जिनका नेतृत्व में सारी चीजें ढंग से ऑर्गेनाइज हुई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर, जो मेरे गुरु हैं और जिन्होंने MSc से लेके आज तक मार्गदर्शन दिया और अनंत काल तक देंगे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु का मौका भी नहीं छोड़ते, तो गुरु से बिल्कुल चिपके हुए, तो इस प्रोग्राम नहीं हमेशा और आगे भविष्य के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आना हुआ। हमारे जो फैकल्टीज है सेंट अलोयसियस महाविद्यालय की जो प्राचार्य मैडम पांडे, डॉक्टर रश्मि चौबे, डॉक्टर डिक्की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी, उनको घर में बोलते हैं, और भी जो इनके साथ के नेतृत्व में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट से हमारे मैडम शंपा जैन मैडम, डॉक्टर मुकेश राय जी मैडम बैठी हैं, और जो भी हमारे साथ डॉक्टर BL द्विवेदी जी, ये सब लोग हमसे जुड़े रहे और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में आप सबका बहुत सहयोग रहा, आप सबको धन्यवाद। हमारे जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, डॉक्टर मिलन दुबे, डॉक्टर SP त्रिपाठी, श्री महावीर जी, डॉक्टर अजय मिश्रा, श्री शैलेश प्रसाद जी, सम्राट बोस, और भी जो हमारे गेस्ट फैकल्टी है, डॉक्टर जावेद, ये सब गेस्ट फैकल्टी हमेशा लगी रही और 7 दिन, और बल्कि उसके पहले भी इन लोगों का काफी सहयोग रहा। डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर मुक्ता पटेल मैडम, इन्होंने जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ और जो पुरस्कार वितरण है और उसके बाद जो आपका रिजल्ट बना है, यहाँ तक की पूरी डॉक्टर मुक्ता पटेल मैडम ने की है, इनकी टीम ने की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास जैन बैठे, उनको डॉक्टर DK पांडे सर हैं, डॉक्टर अजय गुप्ता सर हैं, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, तो उन सबको धन्यवाद। मैडम विशा पांडे, जिन्होंने विशेष रूप से, जो सर का हमारे VC साहब का कहना था कि हम समाज के उस स्तर तक जाए जहाँ पे विज्ञान की रोशनी अभी उतनी नहीं पहुंची, तो हमारी जो महिलाएं आई हैं, बहुत दूर दूर के गांव से आई थी, हमारे जो कृषक भाई बहन आज आए थे, वो भी बहुत दूर से आए थे, और जैसे उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख जी का एक स्वप्न था कि हम उनके लिए काम करें जो पीड़ित और उपेक्षित है, तो सर ने उनको एक स्थान दिया, तो रानी दुर्गावती परिवार ने एक स्थान दिया उनको, यहाँ मंच और उनसे एक संवाद किया, उनकी जरूरतें समझी और उसका वैज्ञानिक हल प्रोवाइड करवाया, तो सर उनको भी धन्यवाद जो आए, और सर आपको बिल्कुल धन्यवाद हार्दिक रूप से, क्योंकि आपने ऐसे सब लोगों को इकट्ठा यहाँ पर एक मंच पे किया जी। और भी है हमारी ये जो टीम है, अमरकांत जी,
राजेश मालवी जी और जो ये टीम हमारी स्टाफ जो लगा रहा, ये दिन रात लगा रहा जी जी। और मैं बच्चों को बुलाना चाहता हूँ ग्रुप फोटोग्राफी के लिए सर के साथ जी। और इसके बाद राष्ट्रगान होगा, तो आप लोग हाँ 7 दिन हमारा जो मीडिया जी के नेतृत्व में डॉक्टर धीरेन्द्र पाठक जी, डॉक्टर चौबे जी के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा बिल्कुल साथ दिया है और आगे भी देगा, उसको बिल्कुल हृदय से धन्यवाद। मुकेश जी, प्रोफेसर लोकेश जी, सारे लोग आ जाइए। जी हाँ मैं पीछे आ जाता हूँ। सब आगे बैठ जाओ। तुम्हारी एकदम फोटो भी छवि दी जाए तो बैठ के इधर से जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। कहाँ चला गया यार? चला रोटी चला, वो थोड़ा सा है मेरी ख्याल से। सबसे बड़ा जी सबसे बड़ा तो जी चढ़ी वाला काम ना करो कि हमको भी बुलाओ, ये बात कहिए। तू भी जा रहा, मैं उतार रहा हूँ। इससे कौन निकाल? नहीं इससे उतार रहा हूँ, इससे कुछ नहीं आया, उतार दिए तो सब। ऐसा लीजिए सब आ जाए, देखिए वहाँ से। अरे साइड आइए, मिश्रा जी इधर आइए, इस तरफ को। हाँ खड़ा हो। एक कदम आगे बढ़ जाओ बस, एक कदम और ऐसे। ठीक सर, थैंक यू। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं, जो जहां है वहीं पर। सभी सावधान की स्थिति में रहेंगे। सावधान, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय भारत माता के पिता पंजाब सिंध चुनाव मनाता हिंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जय गाथा जय गण मंगल गायक जय हे भारत माता पिता जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू। एक चाबी प्राप्त हुई है, अजय मिश्रा सर से प्राप्त कर लें जिस किसी की भी हो।
Yeah.